136 अध्याय 116 विचार 136 अध्याय 116 विचार दूसरा पहरा आ गया। योजक चिन्ह। झो मिकान के कदम रुक गए और वह पीछे मुड़कर जिनसे को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसके होठों के कोने हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें मेरी आलोचना करने की हिम्मत है? अपने गंदे विचारों को दूर रखो। जिनसे ने नाराजगी से उसकी ओर घूरते हुए कहा, लिन चुक्सिया के प्रति मेरी प्रशंसा शुद्ध है। कठिनाइयों को सहने की क्षमता, सक्रियता और सावधानी एक अच्छे डॉक्टर के लिए आवश्यक गुण है। एक ही व्यक्ति में ये सभी गुण मिलना आसान नहीं है। उसके शारीरिक गठन से ही पता चल जाता था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उस जैसी लड़की निस्संदेह अपने प्रयासों से अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहेगी। मैं इतनी होनहार युवती को गुमनामी में दबने नहीं दूंगा। झो मिकान ने लापरवाही से उसे देखते हुए कहा, किस हद से तुम कहते हो कि मुझसे शादी करना उसे दफनाना है? शादी? जिनसे ने कुछ देर तक झो मिकान को खाली निगाहों से देखा, फिर आखिरकार कहा, तुम्हारा मतलब है तुम लिन चुक्सिया से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल सही। झो मिकान ने सिर हिलाया। क्यों? ऐसा लगता है कि उसे शादी करने के लिए मुझे आपसे सलाह लेनी पड़ेगी। जिनसे की भौहें तन गई। क्या आपका मतलब यह है कि उसे मेरी सहायक न बनाने का अर्थ यह है कि उसे शादी करने के बाद आप उसे काम नहीं करने देंगे? यह मेरा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें उसके जीवन के बारे में फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जिनसे ने निराशा से सिर हिलाया। पहले मुझे लगता था कि तुम कुछ हद तक निरंकुश हो, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में तुम दूसरों की राय भी सुन सकते हो। अब मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। आप न केवल निरंकुश हैं, बल्कि हद से ज्यादा स्वार्थी भी हैं। वह अभी मुश्किल से 18 साल की है, एक ऐसी उम्र जो खिलने का समय है, पढ़ाई और कड़ी मेहनत करने का सुनहरा दौर है, और फिर भी आप उससे शादी करना चाहते हैं और उसे पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह रखना चाहते हैं। आपको लगता होगा कि चूंकि उसका परिवार ग्रामीण इलाके से है और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना उसके पिछले जन्म का आशीर्वाद ही होगा। और यह सोचकर कि आप पार्टी के सदस्य हैं, मुझे आपके विचारों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना गंदा है। झो मिकान ने उसे काफी देर तक घूरने के बाद आखिरकार कहा, क्या तुम्हारा काम हो गया? जिनसे ने सिर हिलाते हुए कहा, लगभग। इस समय मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। अब जब तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, तो मेरी बारी है। झो मिकान आगे बढ़ा, जिनकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसे सीधे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। अपनी अंतरात्मा की कसम खाकर बताओ, लिन चुक्सिया के प्रति तुम्हारा सम्मान केवल प्रशंसा है, सिर्फ इसलिए कि तुम प्रतिभा को महत्व देते हो। मैं जिनसे पूरी तरह से लिन चुक्सिया की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिभा को महत्व देता हूँ। बिना सोचे समझे जिनसे ने गंभीरता से झो मिकान के शब्दों को दोहराया। झो मिकान ने उसे छोड़ते हुए कहा, अच्छा तुमने जो कहा उसे याद रखना, नहीं तो तुम मुझे सचमुच निराश कर दोगे। जरा रुके। जिनसे ने असमंजस भरी नजरों से उसकी ओर देखा। क्या इसका मतलब यह है कि आप उसे मेरी सहायक बनने देने के लिए सहमत हैं? और आप उन अवसरों से सहमत हैं जो मैंने उसके लिए बनाए हैं? झो मिकान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, यही तो तुम सोचते हो। तुम जिनसे ने उसे अवाक होकर देखा, तो फिर तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या तुम सचमुच बेवकूफ हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? झो मिकान की भौहें गहरी से उड़ गईं। मैं उसे तुम्हारी सहायक नहीं बनने दे रहा हूँ, ये तुम्हारे भले के लिए है। क्या आपको लगता है कि मुझसे शादी करने के बाद भी वह आपकी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ पाएगी? यह जिनसे अचानक चुप हो गया। सच में वह झो मिकान की मां और भाभी को कैसे भूल सकता था? वे दोनों महिलाएं निश्चित रूप से झो मिकान की पत्नी को बच्चे पैदा करने के बजाय काम करने या पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देंगी। अभी तक वह आंतरिक रूप से इतना अंतर्विरोधग्रस्त था कि लगभग उसकी जान ही निकल गई थी। अंततः अपनी एक ऐसी प्रतिभा को खोज निकालने के बाद जिसे निखारा जा सकता था, वह रसोई तक सीमित एक गृहिणी बनने वाली थी, जो कि बस बहुत दुखद है ना? मैं लिन चुक्सिया की राय लूंगा और अगर वह तैयार हुई तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। लेकिन अपना वादा याद रखना, जिस स्त्री को मैं झो मिकान पसंद करता हूँ, वह केवल मेरी पत्नी हो सकती है। समझना, क्या यह आदमी इससे भी ज्यादा दबंग हो सकता है? क्या वह ऐसा कर सकता था? ये स्पष्ट रूप से उसके लिए खतरा था। अगर उसने लिन चुक्सिया के बारे में कोई भी गलत विचार रखने की हिम्मत की, तो वह उस पर दया नहीं करेगा। आखिरकार उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उनका ये चरित्र अभी अभी उनके सामने आया था। क्या उसके लिए इतना अहंकारी होना वाकई जरूरी था? अफसोस, उसे अचानक अंकल झो पर दया आ गई। ऐसे बेटे के साथ चाचा झो ने इतने वर्षों तक कैसे गुजारा किया होगा? चूंकि झो परिवार और जिंग परिवार घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए जिन जी को झो मिकान और फादर झो के बीच के मतभेद के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी, इसलिए उनकी भावनाएं ऐसी थी। जब जिन से अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी महान रेजिमेंटल कमांडर झो ने दरवाजा खोल दिया और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल गया। आखिरकार वह किस लिए आया था? क्या ये सिर्फ उसे चेतावनी देने के लिए था? शुरू में जिनसे ने सोचा कि महान रेजिमेंटल कमांडर टोंगजी लिन चुक्सिया को ढूंढने आए थे, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे ये स्पष्ट हो गया कि कमांडर विशेष रूप से उनके लिए आए थे। क्या इसका मतलब ये था कि महान रेजिमेंटल कमांडर टोंगजी को उससे खतरा महसूस होता था? हाँ, क्या ये जनजात आत्मसंतुष्ट बच्चा सचमुच डर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार वह सचमुच लिन चुक्सिया के प्यार में पड़ गया हो? क्या उसने वाकई दाई राव के साथ अपने अतीत को भुला दिया था? असंभव। जिनसे की भौहें तन गईं। उसने पहले झो मिकान को निशाना बनाया था क्योंकि उसका मानना था कि अगर झो मिकान सचमुच लिन चुक्सिया से प्यार करता है, तो उसे उससे शादी करने दे, उसे दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि समस्या ये थी कि वह अच्छी तरह से जानता था कि पुराने समय में झो मिकान और ये मेरू के बीच किस तरह का रिश्ता था। झो मिकान 27 वर्ष की आयु में महान रेजिमेंटल कमांडर के पद तक केवल पारिवारिक समर्थन के कारण नहीं पहुंचे, बल्कि ये मेरू के साथ अपने असफल प्रेम प्रसंग के बाद उन्होंने अपने करियर में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। आज उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह उनकी अथक मेहनत और लगन के दम पर ही संभव हुआ है। वह देखने में दबंग और निर्दयी लग सकता है, लेकिन असल में वह रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति था। ठीक वैसे ही जैसे उनका अपनी छोटी बहन झो के साथ घनिष्ठ संबंध था। हालांकि वह जानता था कि अंकल झो के पास अपने कारण थे, फिर भी वह किसी भी कीमत पर अंकल झो को माफ नहीं कर सका। उनका मानना था कि झो मिकान भी ये मेरू के बारे में शायद ऐसा ही महसूस करता होगा, भले ही उसे धोखा मिला हो, लेकिन उसके लिए अपना दिल खोलकर किसी दूसरी महिला को स्वीकार करना मुश्किल होगा। आंटी लिन और उसकी मां घनिष्ठ मित्र थी, और जब भी वह शिकायत करने के लिए उसके घर आती थी, तो हमेशा इसी बारे में बात करती थी कि झो मिकान ने एक अन्य लड़की को उसकी उपयुक्त परिस्थितियों के बावजूद अस्वीकार कर दिया था। इसलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि झो मिकान को उस युवती के लिए सच्ची भावनाएं हो सकती हैं जिसे वह केवल कुछ ही बार मिला था। लिन चुक्सिया से शादी करने की असली वजह शायद ये थी कि उनका मानना था कि ऐसी पत्नी उन्हें अपने परिवार की अपेक्षाओं से नहीं बांधेगी और वह उन क्षेत्रों में उनकी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा करने से अगर वह प्यार नहीं दे पाता, तो कम से कम उसका विवेक तो साफ हो जाता। या शायद वह कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहा था। शायद लिन चुक्सिया को भी ऐसा ही लगता होगा कि ऐसा विवाह दोनों पक्षों के लिए सुखदायी होगा। लेकिन किसी न किसी तरह ये बात उन्हें रास नहीं आई। वह इतनी प्रतिभाशाली लड़की को अपने पति और बच्चों के इर्द गिर्द घूमने वाली एक गृहिणी बनकर रह जाने को सहन नहीं कर सकता था। आज सुबह कैफेटेरिया में लिन चुक्सिया ने जिस तरह से आपातकालीन स्थिति को संभाला, उससे उसे यकीन हो गया कि उचित पालन पोषण और समय मिलने पर वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली रत्न बन जाएगी। दरवाजा खुला और ज़ेग मेई अंदर आ गई। जिनसे को बिना कुछ बोले सीधे उसकी ओर घूरते हुए देखकर उसने हैरानी से पूछा, महान चिकित्सक, आप इतने गंभीर क्यों हैं? जिनसे ज़ेग मेई आगे बढ़ी और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। नमस्ते। जिनसे चौंक उठा और होश में आते हुए बोला, क्या चेकअप पूरा हो गया? हाँ, तुम किस बारे में दिवास्वप्न देख रहे थे? ज़ेग मेई ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा, क्या तुम किसी लड़की पर मोहित हो गए हो? बताओ, वो कौन है? हो सकता है मैं उसे जानती हूँ या शायद मैं आपकी मदद भी कर सकूं। क्या आपको पता है कि आपका तीसरा भाई लिन चुक्सिया से शादी करने जा रहा है? क्या तुम्हें इसके बारे में भी पता है? ज़ेग मेई ने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या मेरे तीसरे भाई ने तुम्हें बताया? हाँ, मैं लिन चुक्सिया को अपना सहायक बनाना चाहता था। जिनसे ने फिर वही सब दोहराया जो उसने पहले झो मिकान से कहा था। ज़ेग मेई से और अंत में कहा, यही स्थिति है।
मैं सचमुच इस सदमे से उबर नहीं पा रहा हूँ। इतनी होनहार प्रतिभा को ढूंढना आसान नहीं होता और फिर उसे इस तरह बर्बाद होते देखना। ज़ेक मेई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि आप जिस वजह से असहज महसूस कर रहे हैं, वह सिर्फ वही है जिसका आपने जिक्र किया? तुम जिंगज़े ने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, तुम भाई-बहन हो, जाहिर है तुम उसका ही साथ दोगे। मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे इस बारे में तुमसे बात क्यों करनी चाहिए? मुझे लिन चुक्सिया से आमने-सामने बात करनी चाहिए। वह कहाँ है? क्या वह वापस चली गई है? वह चली गई। ज़ेक मेई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह पता लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं। मेरे तीसरे भाई ने बस इतना कहा कि लिन चुक्सिया को आपके द्वारा निर्धारित मार्ग पर न चलने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। मुझे पता है कि जब लिन चुक्सिया मेरे तीसरे भाई से शादी करने के लिए राजी हुई, तो उसने 3 मांगें रखी, जिनमें से एक ये थी कि मेरे तीसरे भाई को उसे काम जारी रखने की अनुमति देनी होगी, अन्यथा वह उससे शादी नहीं करेगी। लिन चुक्सिया को सिर्फ इसलिए कम मत आंकिए क्योंकि वह कमजोर दिखती है। जब वह जिद्दी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरा तीसरा भाई भी उसे संभाल नहीं सकता। खैर, मेरे तीसरे भाई ने उसकी शर्तें मान ली हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा तीसरा भाई ऐसा व्यक्ति है जो अपना वादा नहीं निभाता? जिनसे ने अविश्वास भरी नजरों से देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, ज़ेक मेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। आखिरकार हम साथ-साथ बड़े हुए हैं। मुझे भी एक समय तुम पर क्रश था। तो मुझे बताइए, क्या मैं इस तरह की किसी बात पर आपके साथ मजाक कर सकता हूँ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझ पर क्रश था? मुझे लगता है कि यह बात अविश्वसनीय है। जिनसे ने ज़ेक मेई के चेहरे पर आए बदलाव को देखा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेशक, मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका तीसरा भाई क्या सोच रहा है। ये काफी पेचीदा है। जिनसे आपको लिन चुक्सिया पसंद है? ज़ेक मेई ने उसे गौर से देखा। आपने अभी कहा कि आप लिन चुक्सिया को गुमनामी में दफन नहीं होने देना चाहते, लेकिन अब जब आप जानते हैं कि मेरा तीसरा भाई उसे नजरअंदाज नहीं करेगा, तो आप कहते हैं कि आप ये समझना चाहते हैं कि मेरा तीसरा भाई क्या सोच रहा है। असल में आप बस अपने लिए बहाने बना रहे हैं। तुम भाई-बहन, जिनसे ने झुंझलाहट भरी नजर से देखा, तुम सब इतने अभिमानी क्यों हो? क्या मुझे यह नहीं पता कि मैं लिन चुक्सिया को पसंद करता हूँ या नहीं? जारी रहेगा। 137 अध्याय 116 विचार 137 अध्याय 116 विचार झो मिकान के कदम रुक गए। पीछे मुड़कर उसने जिंगजे को गौर से देखा और कुछ देर बाद उसके होठों के कोने एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जो मानो एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान हो। तुम्हें मुझ पर आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने गंदे विचारों को दूर रखो। जिंगजे ने नाराजगी से उसकी ओर घूरते हुए कहा, लिन चुक्सिया के प्रति मेरा सम्मान पूरी तरह से प्रशंसा से प्रेरित है। कठिनाइयों को सहने की क्षमता, सक्रियता और सावधानीपूर्वक साहस एक अच्छे डॉक्टर के लिए आवश्यक गुण है, लेकिन इन सभी गुणों को एक ही व्यक्ति में पाना आसान नहीं है। उसके शारीरिक गठन को देखकर कोई भी बता सकता है कि उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ऐसी लड़की को अवश्य ही अपने प्रयासों से अपने परिवार को गौरवान्वित करने की आशा होगी। उसकी जैसी होनहार लड़की को मैं दफन नहीं होने दूंगा। झो मिकान, जो पूरी तरह से सहज देख रही थी, उसे देखती रही। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मुझसे शादी करने का मतलब होगा कि उसे दफना दिया जाएगा? शादी? जिंगजे ने झो मिकान को खाली निगाहों से देखा और काफी देर रुकने के बाद आखिरकार कहा, तुम्हारा मतलब है तुम लिन चुक्सिया से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल सही। झो मिकान ने सिर हिलाते हुए कहा, क्यों? लगता है मुझे उसे शादी करने के लिए आपकी राय की जरूरत है। जिनसे की भौहें तन गईं। तुम उसे मेरी सहायक नहीं बनने दोगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे शादी करने के बाद तुम उसे काम करने की अनुमति नहीं दोगे? यह मेरा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें उसके जीवन के बारे में फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जिनसे ने निराशा से भरा सिर हिलाया। पहले तो मुझे सिर्फ यही लगता था कि तुम कुछ हद तक दबंग हो, लेकिन नाजुक क्षणों में तुम दूसरों की राय भी सुन सकते हो। अब मैं अपना वह विचार वापस लेता हूँ। आप न केवल दबंग हैं बल्कि हद से ज्यादा स्वार्थी भी हैं। वह अभी मुश्किल से 18 साल की है, फूलों जैसी उम्र में पढ़ाई और मेहनत करने का सबसे अच्छा समय, और आप उससे शादी करके उसे एक चिड़िया की तरह अपने पास रखना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से सोचते होंगे कि चूंकि उसका परिवार ग्रामीण इलाके से आता है और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इसलिए उसकी सराहना करना एक ऐसा सौभाग्य है जिसे उसने कई जन्मों तक अर्जित किया है। ये बहुत दुख की बात है कि आप अभी भी पार्टी के सदस्य हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपके विचार इतने कितना घिनौना है। झो मिकान ने उसे काफी देर तक घूरने के बाद कहा, बात खत्म हो गई। जिनसे ने सिर हिलाते हुए कहा, लगभग यही है, फिलहाल और कुछ नहीं सोच रहा। तुमने अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है। झो मिकान आगे बढ़ा, उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे सीधे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। अपनी अंतरात्मा की कसम खाकर बताओ, क्या तुम लिन चुक्सिया की प्रशंसा सिर्फ उसकी प्रतिभा के कारण करते हो? मैं जिनसे पूरी तरह से लिन चुक्सिया की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिभा को महत्व देता हूँ। बिना सोचे समझे जिनसे ने गंभीरता से झो मिकान के शब्दों को दोहराया। झो मिकान ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, अच्छा, तुमने जो कहा उसे याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें सचमुच नीचा समझूंगी। जरा रुके। जिनसे ने उसे चिंता से देखा। क्या इसका मतलब यह है कि आप उसे मेरी सहायक बनाने के लिए सहमत हैं? और क्या आप मेरे द्वारा उसके लिए निर्धारित शर्तों से सहमत हैं? झो मिकान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये तो तुम्हारे विचार हैं। तुम जिनसे ने उसे अवाक होकर देखा, तो फिर अभी ये सब कहने का क्या मतलब था? क्या तुम सचमुच बोले हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? झो मिकान की भौहें तन गईं। मैं उसे तुम्हारी सहायक बनने से रोक रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए। क्या आपको लगता है कि मुझसे शादी करने के बाद भी वह आपकी योजनाओं के अनुसार विकसित हो पाएगी? यह जिनसे अचानक अवाक रह गया। दरअसल वह झो मिकान की माँ और छोटी बहन के बारे में भूल ही गया था। वे दोनों महिलाएं निश्चित रूप से झो मिकान की पत्नी को बच्चे पैदा करने के बजाय काम करने या पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देंगी। लेकिन वह अंदर से बेहद दुविधा में था। इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोजने के बाद उसका जल्द ही रसोई में बंधी एक गृहिणी बन जाना, ये बहुत ही दुखद था। बहुत दुखद था, है ना? मैं लिन चुक्सिया की राय लूंगा। अगर वह तैयार है तो मैं उसके लिए लड़ूंगा, लेकिन अपना वादा याद रखना। जिस स्त्री पर झो मिकान का दिल टिका है, वह केवल मेरी पत्नी हो सकती है, समझे? क्या यह आदमी इससे भी ज्यादा दबंग हो सकता है? क्या वह ऐसा कर सकता था? ये स्पष्ट रूप से एक खतरा था। अगर उसने लिन चुक्सिया के बारे में कोई भी विचार रखने की हिम्मत की, तो उसे असभ्य होने के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और उसने उसे बस एक झलक के तौर पर देखा था, तो क्या उसे इतना घमंडी होने की जरूरत थी? अफसोस, उसे अचानक अंकल झो पर दया आ गई। ऐसे बेटे के साथ चाचा झो इतने वर्षों तक कैसे जीवित रहे? झो मिकान और फादर झो के बीच ही संघर्षों को अच्छी तरह से जानते हुए जिनसे को और भी अधिक मार्मिकता महसूस हुई। जब जिनसे अभी भी भावुक महसूस कर रही थी, तभी महान रेजिमेंटल कमांडर झो ने दरवाजा खोल दिया और अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ गए। आखिर वह यहाँ किस लिए आया था? क्या ये सिर्फ उसे चेतावनी देने के लिए था? शुरू में जिनसे ने अनुमान लगाया था कि महान रेजिमेंटल कमांडर लिन चुक्सिया का इंतजार करने आए थे, लेकिन वर्तमान प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो गया कि वह विशेष रूप से उनके लिए ही आए थे। यानी महान रेजिमेंटल कमांडर को उससे खतरा महसूस होता था। आहा, बचपन से ही दिखावा करने वाला ये बच्चा अब डर गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार वह सचमुच लिन चुक्सिया के प्यार में पड़ गया हो? क्या वह वाकई ये मेरू के गम से उबर चुका है? असंभव। जिनसे की भौहें तन गईं। उसने पहले झो मिकान को निशाना बनाया था क्योंकि उसे लगता था कि अगर झो मिकान वास्तव में लिन चुक्सिया से प्यार करता है, तो उसे उससे शादी करने दे। उन्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मुद्दा ये था कि वह झो मिकान और ये मेरू के बीच के रिश्ते के बारे में पूरी तरह से अवगत था। झो मिकान 27 वर्ष की आयु में रेजिमेंटल कमांडर के पद तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें संरक्षण दिया था, बल्कि इसलिए कि ये मेरू के साथ उनका प्रेम संबंध विफल होने के बाद उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने करियर में लगा दी थी। आज उनके पास जो कुछ भी है, वह उन्होंने अपने जीवन भर के संघर्ष से कमाया है। वह दबंग और निर्दयी लग सकता है, लेकिन असल में वह ऐसा व्यक्ति है जो रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। छोटी बहन झो के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की तरह, ये जानते हुए भी कि चाचा झो के पास उस तरह से व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर सका।
उनका मानना था कि जो मिकान भी ये मेरू के प्रति कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। भले ही उसे उस लड़की ने धोखा दिया था, लेकिन उसके लिए अपना दिल खोलकर किसी दूसरी लड़की को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। आंटी लिन और उनकी माँ आपस में गहरी दोस्त थी। जब भी वह शिकायत करने उसके घर जाता था, तो हमेशा यही बात होती थी कि जो मिकान ने किसी परिवार की बेटी को फिर से ठुकरा दिया है, जबकि वे लड़कियां किसी भी मामले में कमतर नहीं थी। इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मिकान सचमुच उस लड़की के प्यार में पड़ सकता है जिसे वह केवल कुछ ही बार मिला था और लिनचुक्सिया से शादी करने का इरादा रखता था। शायद असली कारण यह था कि उसे लगा कि ऐसी पत्नी से शादी करने से वह उसके परिवार के बंधनों में नहीं बंधेगा और वह उसकी सबसे बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकेगा। इस तरह भले ही वह उसे प्यार न दे पाए, उसका अंतरात्मा साफ रहेगा। या शायद वह जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रहा था। जहां तक उसे पता था, लिनचुक्सिया को इस तरह की शादी से दोनों पक्षों को खुशी मिल सकती थी। हालांकि किसी कारणवश उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। वह इतनी प्रतिभाशाली लड़की को केवल अपने पति और बच्चों के इर्द गिर्द घूमने वाली गृहिणी बनते हुए नहीं देख सकता था। आज कैफेटेरिया में लिनचुक्सिया ने जिस तरह से आपातकालीन स्थिति को संभाला, उससे उन्हें यकीन हो गया कि उचित पालन पोषण के साथ समय आने पर वह निश्चित रूप से एक चमकदार मोती बन जाएगी। दरवाजा खुला और जेंग मेई अंदर आ गई। जिंगजे को लंबे समय तक चुपचाप सीधे उसकी ओर घूरते हुए देखकर उसने हैरानी से पूछा, महान चिकित्सक जिंग, आप इतने गंभीर क्यों हैं? जिंगजे, जेंग मेई आगे बढ़ी और उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो। जिंगजे चौंक उठा और होश में आते हुए बोला, क्या चेकअप पूरा हो गया? हाँ, तुम किस बारे में दिवा स्वप्न देख रहे हो? जेंग मेई ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा, क्या तुम किसी की बेटी पर मोहित हो गए हो? मुझे बताओ वो कौन है, हो सकता है मैं उसे जानती हूँ। या शायद मैं तुम्हारी मदद भी कर सकूं। क्या आपको पता है कि आपका तीसरा भाई लिनचुक्सिया से शादी करने जा रहा है? क्या तुम्हें भी पता है? जेंग मेई ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मेरे तीसरे भाई ने तुम्हें बताया? हाँ, मैं लिनचुक्सिया को अपना सहायक बनाना चाहता था। जिंगजे ने जेंग मेई को जो मिकान के साथ हुई सारी बातचीत बताई और अंत में कहा, यही स्थिति है, मैं सचमुच से उबर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा पौधा ढूंढना आसान नहीं है और उसे इस तरह बर्बाद होते देखना। जेंग मेई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ उसी वजह से है जिसके बारे में आपने कहा कि आप असहज महसूस कर रहे हैं? तुम जिंगजे ने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, आखिर तुम भाई बहन हो, तुम स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लोगे। आपसे इस बारे में बात करना मेरी मूर्खता थी। इसे भूल जाए, मैं लिनचुक्सिया से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। क्या वह वापस चली गई है? वह चली गई है। जेंग मेई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सच कहूं तो मैं आपको सलाह देती हूं कि आप अपनी भावनाओं के बारे में सोचें, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे तीसरे भाई ने सिर्फ इतना कहा था कि लिनचुक्सिया को आपके द्वारा निर्धारित मार्ग पर न चलने दें। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह काम नहीं कर सकती। जहां तक मुझे पता है, लिनचुक्सिया ने मेरे तीसरे भाई से 3 शर्तों पर शादी करने के लिए सहमति दी थी, जिनमें से एक ये थी कि मेरे तीसरे भाई को उसे काम जारी रखने की अनुमति देनी होगी, अन्यथा वह उससे शादी नहीं करेगी। आपको लग सकता है कि लिनचुक्सिया कमजोर है, लेकिन जब वह जिद्दी हो जाती है, तो शायद मेरा तीसरा भाई भी उसे संभाल नहीं पाता। बहरहाल, वह उसकी शर्तों पर सहमत हो गया। क्या आपको लगता है कि मेरा तीसरा भाई अपना वादा नहीं निभाएगा? जिंगजे के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। क्या ये सच है? बिल्कुल, जेंग मेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। आखिरकार हम साथ पले बड़े हैं और मुझे कभी तुम पर क्रश था। तो मुझे बताइए, क्या मैं इस बारे में आपसे मजाक कर सकता हूँ? क्योंकि तुम मुझ पर फिदा थी, इसीलिए मुझे ये बात अविश्वसनीय लगती है। जिंगजे ने जेंग मेई के चेहरे का भाव बदलते देखा और जल्दी से कहा, ठीक है, बस मजाक कर रही थी। बेशक, मुझे भरोसा है कि आप मुझे इस तरह की चीजों से धोखा नहीं देंगे। दरअसल मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपका तीसरा भाई क्या सोच रहा है। ये वाकई पेचीदा है। जिंगजे, तुम लिनचुक्सिया को पसंद करते हो? जेंग मेई ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, तुमने अभी कहा कि तुम नहीं चाहते कि लिनचुक्सिया को नजरअंदाज किया जाए, लेकिन अब जब तुम्हें पता है कि मेरा तीसरा भाई उसे नजरअंदाज नहीं करेगा, तो तुम कहते हो कि तुम मेरे तीसरे भाई के विचारों को समझना चाहते हो। असल में आप बस अपने लिए बहाने बना रहे हैं। तुम भाई बहन, जिंगजे के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तुम इतने अभिमानी क्यों हो? क्या मुझे यह नहीं पता कि मुझे लिनचुक्सिया पसंद है या नहीं? आज की यही अपडेट है। करने के लिए जारी। अध्याय 117। दस्ते के नेता क्याओ का गुस्सा फूटा। रात हो चुकी थी और महीना खत्म होने वाला था। दोस्तों, ज्यादा रूढ़िवादी मत बनो। टिल्ड योजक चिन्ह। जिंगजे, क्या हम भाई बहन घमंडी नहीं हैं? अभी निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगी। इस समय आपके लिए खुद को संभालना ज्यादा जरूरी है। जेंग मेई ने हाथ उठाकर जिंगजे के कंधे पर थपथपाया। आह भरी और दफ्तर से चली गई। तुम, जिंगजे हंसते हुए बोला और उसने अपना सिर हिलाया। तुम दोनों हमेशा किसी न किसी बात पर बुदबुदाते रहते हो, उसने कहा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। झो मिकान और जेंग मेई बिना किसी कारण की परेशानी खड़ी करने वाले लोग नहीं थे। चूंकि उन्होंने इस बारे में आवाज उठाई, इसका मतलब यह था कि उनके कार्यों से उन्हें वास्तव में यही आभास हुआ था। लेकिन सच कहें तो वह लिनचुक्सिया की सचमुच बहुत प्रशंसा करता था। जनरल मिलिट्री हॉस्पिटल में मुख्य चिकित्सक के रूप में उन्हें हर साल विभिन्न प्रशिक्षण अड्डों पर तैनात किया जाता था और उनका सामना हर तरह के रंगरूटों से होता था। कई रंगरूटों के लिए कठिनाइयों को सहना एक बात है, लेकिन अहंकारी या उत्तेजित न होना वास्तव में दुर्लभ है। कुछ कक्षाएं पढ़ाने के बाद उन्होंने गौर किया कि जब उनसे ऐसे सरल प्रश्न पूछे जाते थे जिनका उत्तर अन्य लोग दे सकते थे, तो लिनचुक्सिया कभी भी अपना हाथ नहीं उठाती थी। जब उसे ऐसे स्पष्ट प्रश्नों का सामना करना पड़ा जिनका उत्तर दूसरे नहीं दे सकते थे, तभी उसने अपने प्रश्न उठाए। उसने ये सब बहुत सहजता से किया और उसे विश्वास था कि अन्य रंगरूटों को शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उन्होंने जिन सवालों के जवाब दिए और लिनचुक्सिया ने जिन सवालों के जवाब दिए, उनमें क्या अंतर है। उन्होंने लिनचुक्सिया की फाइल की समीक्षा की थी। उसने अभी हाई स्कूल का अपना पहला वर्ष पूरा किया था। इसी कारण से उन्होंने जानबूझकर कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जो उसकी शैक्षिक स्तर से परे थे और उसने उन सभी का सटीक उत्तर दिया। ऐसा क्यों था, ये पूछने का उसे अभी तक मौका नहीं मिला था, लेकिन वह वास्तव में उसके स्वभाव की प्रशंसा करता था। उनकी उम्र में, खासकर सैन्य रंगरूटों में से कितने लोग वह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने की। और आज सुबह उनके प्रदर्शन की तरह, हालांकि उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक तरीका था जिसके बारे में उन्होंने एक किताब में पढ़ा था, उस समय उनके हाव-भाव से वह समझ गए थे कि यह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने बताया था। उसका स्वभाव इतना उतावला नहीं था। उसके कार्यों से पता चलता था कि उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ग्रामीण इलाके में पली बड़ी और ज्यादा से ज्यादा काउंटी कस्बे में ही घूमने जाती थी। उस लड़की के बारे में बहुत सारे रहस्य थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उन रहस्यों से आकर्षित थे और उन्हें और गहराई से समझना चाहते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे उनकी प्रतिभा को दबने नहीं देना चाहते थे। हाँ, यही उनका सबसे सच्चा विचार था। इसके अलावा उन्हें लगता था कि लिनचुक्सिया को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। शायद वह इतनी छोटी थी कि उसे यह पता नहीं था कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। नहीं, वह चुपचाप खड़े होकर उसे खुद को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था। ये सोचकर जिंगजे अब और चैन से नहीं बैठ सकती थी। वह जल्दी से दफ्तर से बाहर निकला और महिला छात्रावास क्षेत्र की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही वह अचानक रुक गया। क्या उसके उसे ढूंढने जाने से और भी अधिक गलतफहमियां पैदा नहीं होंगी? अगर वह सचमुच उससे मिलने गया होता, तो न केवल झो मिकान और जेंग मेई, बल्कि सभी रंगरूट लिनचुक्सिया के प्रति उसके इरादों को गलत समझ लेते। अच्छा काम करना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, उसकी माँ और चाची लिन के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। शायद इस मामले पर उनकी माँ के विचार जानना उपयोगी होगा। छात्रावास में लौटने के बाद स्क्वाड लीडर के नेतृत्व में सभी लोग सैन्य जिले की 10वीं वर्षगांठ के उत्सव की तैयारियों में जुट गए। जब चुक्सिया छात्रावास लौटी, तो वहां हर कोई हंगामा कर रहा था। यह एक सामूहिक गतिविधि है, हमें इसमें भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? किसने कहा कि आप भाग नहीं ले सकते? सवाल यह है कि क्या आपके पास ऐसी प्रतिभा है जिसे प्रदर्शित करने लायक है? न तो कंपनी कमांडर और न ही प्लाटून लीडर ने कहा कि हमें किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता है जो प्रदर्शन के योग्य हो और भाग ले सके।
क्या हर कोई पाठ नहीं कर सकता? 10 लोग भाग ले सकते हैं, है ना? हाँ, क्या तुम हास्यास्पद नहीं हो? क्या आप सैन्य जिले के 10वें स्थापना दिवस समारोह में कविता पाठ करेंगे? अगर ऐसा होता तो हमें इस पर चर्चा करने के लिए बैठक करने की क्या जरूरत होती? क्या आप इसे चर्चा कहते हैं? आपने शुरू से ही ये तय कर लिया है कि कौन प्रस्तुति देगा। ये तो मूलतः फांसीवाद है। तुम फांसीवादी हो। बस करो, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। हम यहाँ इस मामले पर चर्चा करने आए हैं और अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। इस सारी कहासुनी के बीच हम चर्चा कैसे जारी रख सकते हैं? कियाओ निंगई ने अपना सिर घुमाया, चुक्सिया को देखा और उसे इशारा करके बुलाया। लिन चुक्सिया, इधर आओ, हमें कुछ सुझाव दो। वह युआन मिंगमिन ने व्यंग्य किया, जो अभी सुनशान मेई के साथ तीखी बहस कर रही थी। स्क्वाड लीडर, आप उससे सुझाव मांग रहे हैं? क्या आप हमारी कक्षा को और भी हास्यास्पद बनाने की कोशिश कर रहे हैं? युआन मिंगमिन, हम सब यहाँ साथी हैं, क्या तुम इतनी कठोर आवाज में बात नहीं करोगी? दस्ते के नेता कियाओ का चेहरा उतर गया। पूरे दस्ते में सिर्फ तुम ही हो जो सबसे ज्यादा हंगामा करती हो। आप अब नकारात्मक सोचना बंद करके सकारात्मक सोचना शुरू कर सकते हैं। युआन मिंगमिन, जो स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं थी, ने पलटवार करते हुए कहा, स्क्वाड लीडर, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मैं एक सीधा सादा व्यक्ति हूँ और मैं केवल सच बोलता हूँ। सच बोलना हमेशा सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं मुसीबत खड़ी कर रहा हूँ? बस करो, शांत रहो। यांग शियाओली ने युआन मिंगमिन को खींचते हुए स्क्वाड लीडर कियाओ की ओर देखा और कहा, लेकिन स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है कि मिंगमिन की बात सही है। आगामी 10वीं वर्षगांठ समारोह को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अत्यंत महत्व दिया जा रहा है। मैंने सुना है कि कमांडर भी उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक दस्ता उत्सव प्रदर्शन के दौरान अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक है। अगर हम टीम के सभी सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोई ऐसा कार्यक्रम चुनते हैं जिसमें कोई तकनीकी सामग्री न हो, तो यह उल्टी बात होगी। तकनीकी सामग्री क्या है? स्क्वाड लीडर कियाओ ने उदासीनता से पूछा। क्या इसका मतलब वही है जो युआन मिंगमिन ने अभी कहा? क्या आप वायलिन बजाते हैं? वह गाती है और कीवी जेहोंग नृत्य करती है। तीसरी कक्षा में सिर्फ आप तीनों ही नहीं हैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि दूसरों के कार्यक्रम आपके कार्यक्रम से घटिया हैं? और आप ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि सामूहिक प्रदर्शन निश्चित रूप से सबसे साधारण होगा? ठीक है, ज्यादा बोलने के लिए मेरी गलती है, यांग शियाओली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कृपया बैठक जारी रखें, स्क्वाड लीडर। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में तीसरी कक्षा निश्चित रूप से सभी को चौंका देगी। पफ, स्क्वाड लीडर कियाओ की ठंडी निगाहों को देखकर युआन मिंगमिन ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन धीरे से बुदबुदाना नहीं भूली। जब तक कि कोई ऐसी बेकार चीज न हो जो सबको चौंका दे, मैं आभारी रहूंगी। अगर स्क्वाड लीडर कियाओ ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी, तीसरी कक्षा की बेइज्जती हुई, तो तुम्हें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह मत भूलिए कि आप तीसरी कक्षा के सदस्य भी हैं। मुझे यह मत बताओ कि तुम अभी जो कर रहे हो वह तीसरी कक्षा को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो आप लगातार खामियां नहीं निकालते और फूट नहीं डालते। और तुम, स्क्वाड लीडर कियाओ ने यांग शियाओली की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम्हें स्क्वाड लीडर होने के कारण अन्याय महसूस होता है? तो क्या आप हर दिन यही उम्मीद करते हैं कि मैं कोई गलती कर दूं? यदि आपको वास्तव में लगता है कि डिप्टी स्क्वाड लीडर का पद आपके लिए छोटा है, तो आप आधे महीने में अपनी क्षमता से सबको साबित कर सकते हैं। लेकिन अभी, जब आप डिप्टी स्क्वाड लीडर की कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपको डिप्टी स्क्वाड लीडर के दायित्वों को कर्तव्यनिष्ठा से निभाना होगा। एक उपदस्ता नेता का काम दस्ते के नेता की सहायता करना होता है, न कि गुट बनाकर दस्ते के नेता के लिए मुसीबतें खड़ी करना। हर समय उदासीन और अलग थलग रहना, क्या आपको ये घृणित नहीं लगता? अगर तुम सचमुच उदासीन और शांत होते, तो तुम एक मामूली दस्ते के नेता के पद को लेकर इतने परेशान नहीं होते और मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसे मैं पिछली जंग का तुम्हारा कट्टर दुश्मन हूँ। दोनों पक्षों को साधने की आपकी यह मानसिकता मुझे बेहद घृणित लगती है और सच कहूं तो मैं इससे तंग आ चुका हूं। अगर आप असहमत हैं, तो अभी जाकर कप्तान से शिकायत कीजिए। आंखें फटी रह गईं, मुंह खुला रह गया, सन्नाटा छा गया। लगातार चुप्पी। क्या शांत और सौम्य स्वभाव वाले स्क्वाड लीडर टोंगजी का वह गुस्सा वाकई में ऐसा ही था? क्या वाकई यह स्क्वाड लीडर टोंगजी हो सकता है, या किसी चीज ने उसे वश में कर लिया था? डांट खाने के बाद यांग शियाओली का चेहरा पीला से लाल हो गया, उसकी रंगत एक चित्रकार के पहले की तरह बदल गई। फिर भी उसने स्क्वाड लीडर कियाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, स्क्वाड लीडर कियाओ, अगर आप मुझसे असंतुष्ट थे, तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था। आप अपने गुस्से को इस हद तक क्यों बढ़ने दे रहे हैं? स्क्वाड लीडर कियाओ ने तुरंत एक चमकदार मुस्कान बिखेरी, चाहे आधे महीने बाद तीसरी कक्षा का स्क्वाड लीडर कोई भी हो, अभी तो मैं ही हूँ, कियाओ निंगई। जो कोई भी तीसरी कक्षा के सम्मान को हल्के में लेने की हिम्मत करता है, उसे मुझे हल्के में लेने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। इसी क्षण सभी लोग अचानक होश में आ गए और उनके चेहरे के भाव अलग अलग तरह से झिलमिलाने लगे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि स्क्वाड लीडर टोंगजी का असली व्यक्तित्व वास्तव में ऐसा होगा। यांग शियाओली के हार मान लेने के बाद युआन मिंगमिन ने स्वाभाविक रूप से विपरीत दिशा में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अभी स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं थी, फिर भी वह चुप रही। लिन चुक्सिया, बाकी सब लोग तो अपनी राय दे ही चुके हैं, अब बारी तुम्हारी है। आइए आपके विचार जानें। अचानक पूछे गए इस सवाल से घबराकर चुक्सिया ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, स्क्वाड लीडर, इस समय मेरे पास वास्तव में कोई अच्छा विचार नहीं है। स्क्वाड लीडर कियाओ की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। उसने विशेष रूप से चुक्सिया की राय मांगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि कई मामलों में उसके पास अनूठी अंतर्दृष्टि है और बेकार जवाबों का ढेर मिलने के बाद उसे वास्तव में कुछ रचनात्मक सुझावों की उम्मीद थी। स्क्वाड लीडर कियाओ के बारे में चुक्सिया की अच्छी राय थी, खासकर आज के उनके गुस्से भरे व्यवहार के बाद और भी ज्यादा प्रशंसा की भावना उसके मन में जागी और स्वाभाविक रूप से वह मदद करना चाहती थी। हालांकि उनके उसे आने वाले विचार प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन वे इस युग के लिए अनुपयुक्त थे। क्या वह पॉप गाने गाने की हिम्मत करेगी? नृत्य प्रस्तुतियों की तैयारी के लिए उनके पास मौजूद समय से अधिक समय की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए वाद्य यंत्र भरोसेमंद नहीं थे और हास्य संवादों की बात करें तो उन्हें कोई भी ऐसा संवाद याद नहीं आ रहा था जो इस युग के लिए उपयुक्त हो। कविता पाठ की तो बात ही छोड़िए, क्या इसकी भी कोई आवश्यकता थी? बैठक जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्क्वाड लीडर कियाओ के हालिया आक्रोश के बाद युआन मिंगमिन पहले की तरह दुस्साहसी होने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जिससे फिलहाल एक दुर्लभ सौहार्दपूर्ण वातावरण बन गया था। अराजक चर्चा के दौरान लू शियाओकियों ने चुक्सिया को पिछली बैठक के विवरण के बारे में जानकारी दी। युआन मिंगमिन ने मंच पर तीनों के प्रदर्शन के बारे में सोचा, सन शांगमेई ने समूह पाठ पर विचार किया, लियू मेजू ने एक लाइव नाटक का सुझाव दिया, लिन मिंगरान और क्यू शियाओजी ने मार्शल आर्ट प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्क्वाड लीडर कियाओ ने अपनी राय नहीं दी थी। लियू मेजू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, स्क्वाड लीडर कियाओ में कोई विशेष प्रतिभा होगी जो शायद समूह प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए, टीम की बैठक यही समाप्त करते हैं। सभी लोग जाओ और पता लगाओ कि अन्य टीमें क्या योजना बना रही हैं। इस समय का उपयोग इस पर विचार करने के लिए करें। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर सभी प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे। बिना किसी खास विचार के स्क्वाड लीडर कियाओ ने अस्थायी विराम की घोषणा कर दी। करने के लिए जारी 139 अध्याय 118 रक्तपात 139 अध्याय 118 रक्तपात। दूसरी घड़ी आ गई है। यह अध्याय छोटी सी साजिश है और अगला अध्याय इसका खुलासा करेगा। उद्देश्य के बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। प्रिय पाठकों, कक्षा 1 के स्क्वाड लीडर कविता पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 2 के स्क्वाड लीडर ने एक मॉडल नाटक प्रस्तुत करने की योजना बनाई है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया है कि कौन सा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। कक्षा 4 के स्क्वाड लीडर रेणु वादन का एकल प्रदर्शन कर रहे हैं। कक्षा 5 के स्क्वाड लीडर द ईस्ट इज रेड गीत का कोरस कर रहे हैं। कक्षा 6 के स्क्वाड लीडर एक समूह नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 7 के स्क्वाड लीडर भी सामूहिक कविता पाठ कर रहे हैं। कक्षा 8 के स्क्वाड लीडर एक गायन प्रस्तुत करेंगे, गीत का चयन अभी बाकी है। कक्षा 9 के स्क्वाड लीडर एकल मार्शल आर्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। कक्षा 10 के स्क्वाड लीडर ने अभी तक फैसला नहीं किया है। ऐसा लगता है कि वे अन्य कक्षाओं की योजनाओं पर भी नजर रख रहे हैं। आधे घंटे बाद सभी ने अन्य कक्षाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर ली थी। प्रत्येक कक्षा के अस्थायी कार्यक्रम पहले सुझाए गए कार्यक्रमों के समान थे।
हालांकि उस दौर को देखते हुए ऐसा लगता था कि यही वो कौशल थे जो हर किसी के पास थे। कुछ देर सोचने के बाद कियाओ निंगई ने फैसला किया, चलो ऐसा करते हैं, हमारी कक्षा भी एक साथ गायन करेगी, लेकिन मैं सबके लिए एकल अकॉर्डियन वादन प्रस्तुत करूंगी। जहां तक गाने की बात है, हर कोई उस गाने का नाम बताए जिसे आप सबसे अच्छे से गा सकते हैं। अंत में हम उसी को चुनेंगे जिसे ज्यादातर लोग करना जानते हैं। इस तरह हम गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। युआन मेंगमेंग ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, स्क्वाड लीडर यांग शियाओली भी अकॉर्डियन बहुत अच्छे से बजाती है। इस बार ये लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? मेंगमेंग यांग शियाओली ने कियाओ निंगई की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देखते हुए दांते हुए कहा, स्क्वाड लीडर मेंगमेंग की बात मत सुनो। मुझे यकीन है कि मेरा अकॉर्डियन बजाना आपके जितना अच्छा नहीं है। कियाओ निंगई ने उसे हल्की सी नजर से देखा, माफ करना, यह मेरी ओर से अनुचित था। आप अकॉर्डियन बजाए और मैं संचालन करूंगा। अब आप सभी अपने अपने गाने लिखना शुरू करें, उन्हें कागज पर लिखें और मुझे सौंप दें। हाँ, यांग शियाओली ने जवाब दिया, फिर आगे कहा, गिनती का काम मैं संभाल लेती हूँ। आप सही कह रहे हैं स्क्वाड लीडर, मैं वास्तव में उप स्क्वाड लीडर के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहा हूँ। अच्छा, कियाओ निंगई ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि तुम सही और महत्वपूर्ण के बीच अंतर कर सकती हो। स्क्वाड लीडर यांग शियाओली ने बेबसी से आह भरी, मेरे प्रति आपका पूर्वाग्रह बहुत गहरा लगता है। कोई बात नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी ईमानदारी को समझ जाएंगे। क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? लुओ शियाओकियोन ने चुकसिया से फुसफुसाते हुए कहा, ये बहुत नकली है, सचमुच बहुत नकली है। क्या किसी व्यक्ति का चरित्र सचमुच इतना बदल सकता है? वैसे भी मैं नहीं करता। चुकसिया ने उसे चेतावनी भरे लहजे में चुटकी काटी। किसी खलनायक को नाराज करने की बजाय एक सज्जन व्यक्ति को नाराज करना बेहतर होता है। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि यांग शियाओली एक खलनायिका है या नहीं, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में असमर्थ रहते हुए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। इतना समय साथ बिताने के कारण वे एक दूसरे को बुनियादी रूप से समझ चुके थे और लुओ शियाओकियोन तुरंत चुप हो गई। परिणाम सामने आया और हर कोई द ईस्ट इज रेड गाना जानता था। हमने निर्णय लेने से पहले जाकर जानकारी एकत्र की, इसलिए हम किसी अन्य कक्षा के समान कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए ऐसा करते हैं, कियाओ निंगई ने आह भरी, चलिए इसे बदलकर शूटिंग प्रैक्टिस से लौटना कर देते हैं। केवल सन शानमेई को ही यह गाना नहीं पता है। यांग शियाओली, तुम उसे सिखाओ। ठीक है, उसे मुझे क्यों सिखाना पड़ेगा? यांग शियाओली और सन शानमेई ने लगभग एक साथ कहा, क्योंकि तुम इसे नहीं जानती हो। कियाओ निंगई ने सन शानमेई को उदासीनता से देखा, यही एकमात्र विकल्प है। अगर आप इसे अच्छे से गाना नहीं सीखते तो आप परफॉर्मेंस से बाहर हो जाएंगे। मैं क्यों? क्या हम अभिव्यक्ति बदल सकते हैं? कियाओ निंगई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा क्योंकि तुम इसे नहीं जानते। तुम मुझे तंग कर रहे हो। सन शानमेई की गर्दन गुस्से से लाल हो गई। जो चाहो सोचो। कियाओ निंगई खड़ी हुई और बोली, कक्षा की बैठक यही समाप्त होती है। अब सब लोग खाना खाने जा सकते हैं। मैं कप्तान से एक अकॉर्डियन उधार लेने के लिए कहूंगा और हम रात के खाने के बाद अभ्यास शुरू करेंगे। तुम दोनों साथ में खाना खा लो। मैं सुन शानमेई के साथ चलूंगी। यांग शियाओली ने सुन शानमेई की ओर चलते हुए कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद मैं जल्दी से तुम्हें सिखाऊंगी। सन शानमेई ने एक पल के लिए उसे ठंडेपन से देखा, फिर लुओ शियाओकियोन की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगी? क्या ये ठीक है? आह, लुओ शियाओकियोन, जो अभी भी असमंजस में थी, इस अनुरोध पर थोड़ी घबरा गई। जब तक तुम इसे सीख सकती हो और तीसरी कक्षा को शर्मिंदा नहीं करती, तब तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सिखाता है। यांग शियाओली ने लुओ शियाओकियोन पर मुस्कुराते हुए कहा और फिर युआन मेंगमेंग और क्यूई जेहोंग के पीछे चली गई, जो पहले ही छात्रावास छोड़ चुकी थी। लुओ शियाओकियोन ने सन शानमेई की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं और पूछा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? तुम्हें क्या लगता है? सन शानमेई ने उसे घूरते हुए कहा, हम दोनों रेड फ्लैग कम्यून से हैं। वहां मौजूद सभी लोगों में से आपको सबसे अच्छा अवसर मिला था, क्या आपको अपने साथी ग्रामीण की मदद नहीं करनी चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। लुओ शियाओकियोन ने बेबसी से आह भरी। सन शानमेई, क्या रेड फ्लैग कम्यून आपके दिल में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? बैककोट, बेशक, मेरा जन्म और पालन पोषण रेड फ्लैग कम्यून की भूमि पर हुआ था, उस जमीन के टुकड़े पर। चुकसिया और लियू मेजुन ने लुओ शियाओकियोन की ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा और फिर जल्दी से छात्रावास से बाहर निकल गईं। मेरा इंतजार करो। बिना सोचे समझे लुओ शियाओकियोन ने अपना लंच बॉक्स उठाया और बाहर भाग गई। आप सभी अपने गृहनगर से उतना प्यार नहीं करती। सन शानमेई ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, जब मैं वापस आऊंगी, तो मैं आप सभी के साथ इस विवाद को सुलझा लूंगा। चुकसिया और लियू मीजुन को पकड़ते हुए लुओ शियाओकियोन ने चीखते हुए कहा, ये निश्चित रूप से सन शानमेई मुझे कोस रहा है। तुम दोनों में इतनी कम वफादारी है, तुम मुझे यूं ही छोड़कर कैसे भाग सकते हो? चुकसिया ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये जानते हुए भी कि सुन शानमेई को बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है, फिर भी तुम सीधे आग में कूद पड़े। हम आपके कष्टों से जुड़ना नहीं चाहते। ये सिर्फ जिज्ञासा थी। मैं यह नहीं बता सका कि वह सिर्फ दिखावा कर रही थी या वह वास्तव में रेड फ्लैग कम्यून को इतना प्यार करती है। मैं बस इसे समझना चाहता था। ठीक है, शायद वह भी इसे नहीं समझ पाएगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम समझ पाओगी? लियू मेजुन ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, यह एक बेकार का मुद्दा है, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। आपको असल में इस बारे में सोचना चाहिए कि उसे शूटिंग प्रैक्टिस से लौटना गाना कैसे सिखाया जाए। मैंने कभी कभार जो गुनगुनाहट सुनी है, उससे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह सुरताल बिल्कुल नहीं समझती। हाँ, बधाई हो, आपको एक चुनौतीपूर्ण मिशन मिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लुओ शियाओकियोन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह मरना चाहती हो। मुझे डराओ मत, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन तुम्हारे डराने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा। जैसा कि लियू मेजुन ने भविष्यवाणी की थी, उसी रात जब शिक्षण सत्र शुरू हुआ, लुओ शियाओकियोन सचमुच घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। एक धुन जो काफी सरल थी, वह सुन शानमेई के लिए समझना बेहद मुश्किल हो गई। कोई और विकल्प न होने के कारण उसने सन शानमेई को अपना सर्वश्रेष्ठ गीत द ईस्ट इज रेड गाने दिया। उसे ये देखकर बेहद निराशा हुई कि सन शानमेई का जो गाना सबसे अच्छा माना जाता था, वह पूरी तरह से बेसुरा था। कैसा रहेगा अगर आप गाना न गाएं? जब समय आए तो बस शब्दों का अभिनय कर देना, लुओ शियाओकियोन ने अंतिम उपाय के रूप में सुझाव दिया। बिल्कुल नहीं, मैं एक सैनिक हूं और मैं बेईमानी करने से इनकार करता हूं। लुओ शियाओकियोन, मृत्यु की कामना। अगले कुछ दिनों में हर कक्षा में असाधारण रूप से उत्साह का माहौल था। इस उम्र की सभी लड़कियों को रोमांच बहुत पसंद था, खासकर इतने बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन का रोमांच, जिसकी अतीत में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नतीजतन सुबह की कक्षाओं से चक्कर आने और दोपहर के प्रशिक्षण से बुरी तरह थक जाने के बावजूद रात में हर कोई अचानक जीवंत हो उठता था, ऊर्जा से भरपूर। बेशक चुकसिया एक अपवाद थी। आगामी वर्षगांठ परेड के कारण, जिसमें उन जैसे सभी नए रंगरूप शामिल थे, उन दिनों प्रशिक्षण काफी तेज कर दिया गया था। उसे सटीक गतिविधियों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वास्तव में इस दैनिक दिनचर्या को सहन करना उसे थका रहा था। सौभाग्य से हालांकि वह गति बनाए रखने में असमर्थ थी, लेकिन वह बेहोश भी नहीं हुई। इन कुछ दिनों में तीसरी कक्षा का वातावरण अभूतपूर्व रूप से सौहार्दपूर्ण था। एकॉर्डियन बजाने की जिम्मेदारी संभालने वाली यांग शियाओली खुश थी और युआन मेंगमेन भी खुश थी, जिसका मतलब था कि अब वह बेतरतीब ढंग से किसी को भी परेशान नहीं करती थी। युआन मेंगमेन द्वारा कोई परेशानी न पैदा करने के कारण तीसरी कक्षा में स्वाभाविक रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण था। बेशक सन शानमेई को छोड़कर, जो लगातार बेसुरा गाती थी और कई दिनों के अभ्यास के बावजूद गायन मंडली से बाहर किए जाने से संतुष्ट नहीं थी, बाकी किसी में भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस हद तक बेसुरा होना सचमुच दुर्लभ था। उस शाम जब सभी लोग रिहर्सल कर रहे थे, कियाओ निंगई से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हिचकिचाते हुए इशारा किया, सन शानमेई, तुम तीसरी कक्षा की सदस्य हो, है ना? क्या स्क्वाड लीडर मुझे गायन मंडली से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? सन शानमेई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आपके पास एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसे आप अच्छे से गाते हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, तीसरी कक्षा के सदस्यों को जीने का मौका दीजिए।
कृपया कोई आवाज न करें, ठीक है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। सन शानमेई का चेहरा गुस्से से फूल गया। कियाओ निंगई ने बेबसी भरे चेहरे से कहा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वास्तव में हीनता की निशानी है, सन शानमेई। यह आपकी कमजोरी है, आपको इसे स्वीकार करना सीखना होगा। इस दुनिया में कोई भी चीज उस व्यक्ति के लिए कठिन नहीं है जो किसी काम को करने का मन बना लेता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब समय नहीं है। कियाओ निंगई ने आह भरी, सन शानमेई, तुम्हारे पास मंच पर जाने के कई अवसर होंगे, न केवल वर्षगांठ पर, बल्कि नव वर्ष दिवस पर, वसंत उत्सव पर भी, सभी अवसरों पर प्रदर्शन होंगे। अगर आप अभी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें, तो मुझे विश्वास है कि तब तक आप आत्मविश्वास के साथ उस मंच पर खड़े हो सकेंगे। मैं तीसरी कक्षा की सदस्य हूँ, इसलिए मुझे भाग लेना ही होगा। सुन शानमेई जिद्दी थी, आप भाग ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बस इतना अनुरोध करता हूँ कि कोई आवाज न करें। ये तो सरासर धोखा होगा। सन शानमेई ने ठंडी आवाज में कहा, अन्य कक्षाएं संगीत कार्यक्रम कर सकती हैं, तो हमारी क्यों नहीं कर सकती? आप बस अपने शहर के लोगों के कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। कियाओ निंगई, मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। सिरदर्द से परेशान कियाओ निंगई ने अपना माथा रगड़ा। ठीक है, उसे सच में नहीं पता था कि सन शानमेई के साथ क्या करना है। सन शानमेई, क्या तुम मेरे साथ टहलने चलना चाहोगी? यांग शियाओली मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हें अच्छा इंसान होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सन शानमेई ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम स्क्वाड लीडर की चापलूसी करना चाहती हो तो करो, मुझे अपनी चापलूसी के लिए सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल मत करो। सन शानमेई, तुम सचमुच एक पागल कुत्ते जैसे हो। युआन मिंगमेंग आगे बढ़ी और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, दिन रात तुम खुद को सद्गुणों की मूर्ति के रूप में पेश करती हो, लेकिन अब तुम्हारी वजह से तीसरी कक्षा हंसी का पात्र बन गई है। क्या यही आपका तथाकथित सद्गुण है, या फिर यही रेड फ्लैग कम्यून का गुण है? आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन हमारे कम्यून के बारे में नहीं। आह, मेरी आंखें। सुन शानमेई के मुंह से युआन मिंगमेंग बिस्तर पर गिर पड़ी, अपनी आंखें ढंक ली और सिकुड़कर एक गेंद की तरह हो गई। खून, यांग शियाओली ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा और तेजी से बाहर भाग गई। करने के लिए जारी 140 अध्याय 119 140 अध्याय 119 मैं बहुत थका हुआ था, मेरा शरीर कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, इसलिए मैं अपना सैन्य मेकअप अपडेट नहीं कर सका। मैंने शादी से पहले के एक दस्तावेज का एक अध्याय टाइप कर लिया है और मैं इसे कल पूरा कर लूंगा। भोर होने से पहले 3 अपडेट आएंगे और आप कल दोपहर के आसपास एक और अध्याय आने की उम्मीद कर सकते हैं। आप दोपहर करीब 12 बजे इसकी जांच कर सकते हैं। योजक चिन्ह। युआन मिंगमेंग की उंगलियों से खून बहता देख सुन शानमेई का दिमाग सुन्न हो गया और वह वहीं जम गई। उसने जो मुक्का मारा उसमें उसकी ताकत का केवल 70% ही लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यदि युआन मिंगमेंग की आंखें अंधी हो जाती। क्यूई जहोन तुरंत युआन मिंगमेंग के पास दौड़ी और बोली, मिंगमेंग इधर उधर मत हिलो, शियाओयान डॉक्टर जिंग को ढूंढने गई है। बस एक पल रुके, थोड़ी देर और धैर्य रखिए। तब तक कियाओ निंगई पास आ चुकी थी। झुककर उन्होंने युआन मिंगमेंग को धीरे से थपथपाते हुए कहा, अभी रोना मत, पहले देख लो कि कहीं आंखें आसपास चोट तो नहीं लगी है। वह आगे बोल नहीं पाई, चादर पर खून का धब्बा इतना भयावह था कि वह और कुछ नहीं देख पाई। चुक्स्या, लू शियाओक्योंग और लियू मेजुन भी आसपास जमा हो गई और दया भाव से भरे चेहरों के साथ युआन मिंगमेंग को देखने लगी। वह आमतौर पर कितनी भी असहनीय क्यों न हो, आखिरकार वह एक साथी ही थी। अगर यदि खून का वह जमावड़ा देखकर किसी के मन में सकारात्मक विचार नहीं आ रहे थे। मिंगमेंग, डरो मत, डॉक्टर जल्द ही आ जाएंगे, बस हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। ची जेहोंग का आधा शरीर लगभग युआन मिंगमेंग पर दबाव डाल रहा था। वाह, क्या आप अंधे हो जाएंगे? मैं बहुत छोटी हूँ, मैं नहीं चाहती अंधा होना। वाह, कियाओ निंगई ने चिंता से उसे टोकते हुए कहा, रोना बंद करो, तुम्हारी आंखें घायल हैं और तुम फिर भी रो रही हो। क्या तुम्हें सच में अपनी आंखें नहीं चाहिए? वो पहले से ही बहुत डरी हुई थी और तुम उसे और डरा रही हो। ची जेहोंग ने गुस्से से कियाओ निंगई को घूरते हुए कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो ये सब तुम्हारी गलती होगी। अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो शियाओयान को सन शानमेई से बात करने की जरूरत न पड़ती, कोई संघर्ष न होता और मिंगमेंग इसे सहन न कर पाती और सन शानमेई से लड़ाई न करती। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम कियाओ निंगई ने उसे अवाक होकर देखा। इसका किसी भी बात से क्या लेना देना था? ची जेहोंग ने अभी भी स्तब्ध सुन शानमेई की ओर मुड़कर देखा। अगर मिंगमेंग की आंखों में कुछ गड़बड़ है तो मैं शर्त लगाती हूँ कि मिंगमेंग की मां तुम्हारी आंखें निकाल देगी। मेरा मतलब वो नहीं था। होश में आते हुए सुन शानमेई ने बचाव में हकलाते हुए कहा, मैंने ज्यादा ताकत नहीं लगाई। उसी क्षण यांग शियाओयान घबराकर अंदर आए और बोली, मिंगमेंग कैप्टन से आ गए हैं। उसके ठीक पीछे जेग में ही सीधे युआन मिंगमेंग के पास गई और धीरे से बोली, मिंगमेंग डरो मत, धीरे से अपना सिर उठाओ और मुझे देखने दो कि तुम्हें ठीक कहाँ चोट लगी है। मुझे नहीं पता, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक से बता नहीं सकती कि कहाँ। युआन मिंगमेंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उसकी उंगलियों के बीच की दरारों में खून सूख गया था। ये देखने में बेहद भयानक लग रहा था। अपना हाथ हटाओ, डरो मत, एक बच्चे को दिलासा देते हुए जेग मेई ने धीरे से उसे थपथपाया। जैसे जैसे उसने अपनी उंगलियां एक एक करके खोली, युआन मिंगमेंग की कसकर बंद आंखें दिखाई देने लगी। अपनी आंख के कोने पर लगे घाव को देखते हुए जेग मेई ने राह की सांस ली। लगता है कि तुम्हें सिर्फ आंख के कोने पर ही चोट लगी है। अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश करो। बगल में खड़ी यांग शियाओयान ने चिंता से अपनी गर्दन झुकाई और बोली, मिंगमेंग अच्छा व्यवहार करो, इन्हें धीरे धीरे खोलो। अपनी पलकें झपकाते हुए युआन मिंगमेंग ने आंसू भरी आवाज में कहा, दर्द हो रहा है कप्तान जी, बहुत तकलीफ हो रही है। आप इतने लंबे समय से उन्हें कवर कर रहे हैं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण निश्चित रूप से ये दर्दनाक लगेगा। सुनो, इन्हें धीरे धीरे खोलो, मुझे देखने दो। लिन मिंगरान और क्यू शियाओजिंग जो अब तक अपनी जगह से हिले बिना टकटकी लगाए देख रहे थे, अब और करीब आ गए। किसी के धक्के का एहसास होते ही क्यूई जेहोन पीछे मुड़ी और उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? लिन मिंगरान ने शरारती अंदाज में भौहें उठाते हुए चिढ़ाया, क्या तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं सबको बताऊं कि मैंने अभी क्या किया? ची जेहोंग की निगाहें तेजी से घूमी और वो मुस्कुराते हुए उठी। अगर आप मुझसे मिलने आना ही चाहते थे तो आप मुझसे विनम्रता से पूछ सकते थे। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना समय हो गया है और तुम अभी भी मजाक कर रही हो? युआन मिंगमेंग की आंखें अभी खुली भी नहीं थी कि दोनों फिर से झगड़ने लगी। जेग मेई को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। इस तीसरी टीम के साथ इतनी परेशानी क्यों? अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे और उनके बीच 2 बार लड़ाई हो चुकी थी। दोनों बार चोटें आई, वाकई बहुत प्रभावशाली। बिना कुछ कहे लिन मिंगरान ने अपने हाथ फैलाए और उसकी हथेली में एक छोटा सा ब्लेड पड़ा था, जो रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले चाकू जैसा पतला और छोटा था। तुम्हारा क्या मतलब है? जेग मेई ने उसकी ओर देखा। उसे एहसास हो गया था कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। लड़कियों को खूबसूरती पसंद होती है तो वो ऐसा क्यों न करे? कप्तान को मेरा मतलब समझ आ गया होगा, है ना? लिन मिंगरान ने यांग शियाओली की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों, क्या तुम्हें बोरियत नहीं हो रही? क्या स्क्वाड लीडर के पद के लिए लड़ना वाकई सार्थक है? लिन मिंगरान द्वारा तलवार लहराते ही यांग शियाओली का चेहरा पीला पड़ गया और अब तो वह बिल्कुल राख जैसा हो गया था। लिन मिंगरान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुमसे क्या दुश्मनी है कि तुम मुझे इस तरह फंसा रहे हो? जब से कैप्टन जेग ने प्रवेश किया तब से सन शानमेई, जो कोने में सिकुड़कर बैठी थी मानो दीवार की दरार में घुसना चाहती हो, आखिरकार जीवंत हो उठी। कुछ ही तेज कदमों में वह यांग शियाओली के सामने थी। तो तुमने ही मुझे फंसाया था, उसने हैरानी से कहा। फिर कैप्टन जेग की ओर मुड़ी। कैप्टन, मैंने अभी बहुत कम बल का प्रयोग किया और मुझे लगा कि मैं उसकी आंख को किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचा सकता था। यांग शियाओली ने ही मुझे फंसाया था। पिछले कुछ दिनों से वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक कर रही थी, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। कमांडर जेग ने उसे चुप रहने का इशारा किया और लिन मिंगरान की ओर मुड़कर कहा, हमें बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था? वह लिन मिंगरान ने क्यूई जेहोंग की ओर इशारा किया। जब उसने युआन मिंगमेंग से ब्लेड लिया तो मैंने उसे संयोगवश देख लिया और उससे पहले मैंने उन्हें शौचालय में फुसफुसाते हुए कुछ वाक्य सुने। सारी कड़ियों को जोड़ने पर मुझे स्वाभाविक रूप से पूरी सच्चाई समझ आ गई।
कैप्टन जेग ने यांग शियाओली नाम की तीनों महिलाओं की ओर देखते हुए कहा, मैं बहुत लोकतांत्रिक हूँ, अगर आपको कुछ समझाना है तो अभी कह दीजिए। वह मेरी बदनामी कर रही है। यांग शियाओली, जिसका चेहरा और गर्दन लाल हो गए थे, ने लिन मिंगरान की ओर इशारा किया। उसके हाथ में हर समय चाकू था। अभी अभी जब वह जेहोंग के करीब आई तो उसने उसकी हथेली पर एक कट लगा दिया। लिन मिंगरान ने उसे घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से अभी उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी, है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह, जिसके हाथ पर अभी अभी चोट लगी थी, ऐसा क्यों दिखावा कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं? मुझे यह मत बताओ कि हम दोनों दोस्त हैं और वह जानबूझकर सच्चाई छिपाने में मदद कर रही है। ये बात तो मूर्ख भी नहीं मानेंगे। ये कहते हुए उसने युआन मिंगमेन का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां खोली और देखा कि उसकी हथेली पर एक पतला सा कट लगा हुआ था। आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने ही उसे ये चोट पहुंचाई है? यांग शियाओली का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दांत भींचते हुए उसने आक्रोश से भरी आंखों से लिन मिंगरान को देखा और पूछा, तुम मुझे निशाना बनाने पर इतने अड़े क्यों हो? मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था कि हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हमें चुपचाप खड़े भी नहीं रहना चाहिए। लिन मिंगरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर तुमने हद पार न की होती तो मैं दखलंदाजी करने की जहमत ही न उठाता। इस मामले का शियाओली से कोई लेना देना नहीं है, यह मेरा विचार था। मैं नहीं चाहता था कि कियाओ निंगे स्क्वाड लीडर के रूप में बनी रहे और मैं नहीं चाहता था कि सन शानमेई शियाओली की सहायक बने। इन कुछ दिनों के बाद मुझे सन शानमेई के चरित्र का कुछ अंदाजा हो गया है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे लड़ाई के लिए उकसाया। फिर अपनी आंखों को ढके हुए मैंने जानबूझकर अपनी हथेली और आंख के कोने को काट लिया। शुरू में मैं आंख के पास वाले कट को और गहरा करना चाहता था, लेकिन डर की डर से मैं ऐसा नहीं कर सका। कप्तान, लिन मिंगरान स्पष्ट रूप से दस्ते का नेता बनना चाहता है और जानबूझकर शियाओली को इसमें घसीट रहा है। हम तीनों हमेशा साथ रहते हैं और उसने सोचा कि ऐसा करने से शियाओली अपना नाम साफ नहीं कर पाएगी, लेकिन असल में इस मामले का शियाओली से कोई लेना देना नहीं है। चुक्सिया ने युआन मिंगमेन पर एक अनपेक्षित नजर डाली। आश्चर्यजनक रूप से जब जरूरत पड़ी तो वह काफी वफादार साबित हुई, लेकिन जैसे जैसे उसके विचार घूमने लगे उसे अपने कार्यों के पीछे का मकसद समझ में आ गया। यांग शियाओली पर हमला करना, अगर सब कुछ व्यर्थ था तो उसकी चोटें भी बेकार हो जाएंगी। उसे यकीन था कि वह और ची जेहोंग किसी न किसी मकसद से सेना में आए होंगे। अगर युआन मिंगमेन इस घटना की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेती तो ज्यादा से ज्यादा उसे खुद ही सजा मिलती। इसी के अनुरूप यांग परिवार संभवतः युआन परिवार को मुआवजा देगा, जिससे उसके सभी प्रयास सार्थक हो जाएंगे। वह सचमुच एक राजनीतिक परिवार की संतान है जो चतुराई से खेल खेलती है, लेकिन अंत में थोड़ी बोली भी है। क्या उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि भले ही लिन मिंगरान को सच्चाई का पता न चले, कैप्टन जेग एक डॉक्टर है और उसके चेहरे पर लगे घाव को देखकर उन्हें शक हो सकता है। कौन किसी को मुक्का मारकर एक साफ सुथरा और सटीक घाव छोड़ सकता है? नहीं, हो सकता है कि वे शुरू में तलवार वाली घटना के लिए सन शानमेई को दोषी ठहराने की योजना बना रहे हों। ऐसे में सुन शानमेई ने वाकई इस बार अपनी किस्मत पलट दी है। वह लिन मिंगरान, जब चुक्सिया ने उधर देखा तो उसकी नजरें सीधे लिन मिंगरान से मिली। लिन मिंगरान ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, फिर युआन मिंगमेन की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपको यकीन है कि यांग शियाओली को कुछ भी पता नहीं था? युआन मिंगमेन ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल, क्योंकि जेहोंग को भी मैंने मजबूर किया था। अभी जब उसने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैंने जबरदस्ती उसके हाथ में चाकू थमा दिया, अन्यथा उसे चोट नहीं लगती। अब मैं असमंजस में हूँ। जब तुम थोड़ी देर पहले बिस्तर पर गिरे थे तो तुम्हारा सिर मेरी तरफ था और तुम्हारी पीठ यांग शियाओली की तरफ थी जो तुम्हारे पीछे थी। आपने खून कैसे देखा? लिन मिंगरान ने हैरानी से पलकें झपकाई। यांग शियाओली, क्या तुम्हारे पास कोई विशेष क्षमता है? क्या आपके पास एक्सरे जैसी दृष्टि है? मैं मिंगमेन, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। यांग शियाओली ने युआन मिंगमेन की बात काटते हुए कैप्टन जेग की ओर मुड़कर कहा, कैप्टन, ये सब वास्तव में मेरी ही गलती थी। मुझे कियाओ निंगे को दस्ते का नेता बनने देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वह मुझसे बेहतर कैसे है? तीसरी कक्षा की अनगिनत समस्याएं इस बात को साबित करती हैं। सक्षम लोगों को नेतृत्व करना चाहिए। क्या ये गलत है कि मैं चाहूं कि तीसरी श्रेणी सबसे मजबूत हो? मुझे पता है कप्तान, आप कहेंगे अगर मैं स्क्वाड लीडर बनना चाहता था तो मैंने प्रतियोगिता के सामान्य तरीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन इस कमरे में मौजूद लोग स्वाभाविक रूप से मुझे मिंगमेन और जेहोंग को अस्वीकार कर देते हैं, केवल हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण। लेकिन क्या इसके लिए हमें दोषी ठहराया जा सकता है? समय पर्याप्त नहीं है, वे मुझे कभी समझ नहीं सकते थे, इसलिए मुझे कुछ रणनीतियों का सहारा लेना पड़ा। जहां तक सन शानमेई की बात है, मुझे उसे कोई वास्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। संक्षेप में बात यही है, यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। युद्ध में छल को मना नहीं किया जाता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतियों का उपयोग करना स्वीकार्य है। जारी रहेगा 141 अध्याय 120 अप्रत्याशित 141 अध्याय 120 अप्रत्याशित। एक अपडेट आ चुका है और आज 2 और आने बाकी हैं। प्रिय पाठकों, थोड़ा गुलाबी रंग बिखेर दीजिए, है ना? योजक चिन्ह। यांग शियाओली के विद्रोही चेहरे को देखकर जेग मेई ने धीरे से आह भरी, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें अकेले ऑफिस क्यों लाई हूँ? कमांडर, आप मुझे एक मौका देना चाहते थे। क्या ये बात स्पष्ट नहीं थी? जेग मेई ने झुंझलाते हुए अपना माथा छुआ और कहा, यांग शियाओली, सिर्फ दस्ते के नेता के पद के लिए क्या ऐसा करना उचित था? यांग शियाओली ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, एक राजा बनता है, एक हारा हुआ व्यक्ति दंडित होता है। कमांडर, आप जो भी सजा तय करें मैं उसे स्वीकार करूंगी। सीधे खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि आपने सही काम किया है। राजा और हारने वालों की बात हो रही है। जेग मेई कुछ कह नहीं पा रही थी, उसकी तरफ देखती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने टीम के प्रत्येक सदस्य के दस्तावेजों का अध्ययन किया था। यांग शियाओली भी इसका अपवाद नहीं थी। यांग शियाओली के पिता शहर ए के मेयर थे। उनके दादाजी राज्यपाल पद से अभी सेवानिवृत्त हुए थे और उनके चाचा भी प्रांत ए में महत्वपूर्ण पदों पर थे। वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली परिवार थे। बूढ़े मास्टर यांग के 3 बेटे और 4 पोते थे, लेकिन केवल एक पोती थी, यांग शियाओली। कोई कल्पना कर सकता है कि घर पर उसे कितना लाड प्यार मिलता होगा। स्कूल में यांग शियाओली निर्विवाद रूप से सबकी चहेती थी। प्राथमिक विद्यालय से ही युआन मिंगमेन और क्यू जेहोंग उसकी छोटी सहेलियां थीं। दोनों साथियों के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थे, लेकिन जब भी कोई समस्या आती थी तो वे एकजुट होकर एक साथ आ जाते थे। इस बार यांग शियाओली को सेना में शामिल होने के लिए भेजना और मास्टर यांग का विचार था। इससे पहले यांग परिवार ने उसे विश्वविद्यालय भेजा था, लेकिन जल्द ही वह सभी लड़कियों की दुश्मन बन गई। जब मां यांग अपनी बेटी से मिलने गई और उसने गंभीर स्थिति देखी तो उसे अपनी बेटी के खिलाफ साजिश रचे जाने का डर सता रहा था, इसलिए उसने उसे विश्वविद्यालय से निकालने का फैसला किया। स्कूल में पहले से ही हो चुकी यांग शियाओली घर लौटकर एक चिंतामुक्त जीवन जीने के लिए खुश थी। उसने अपना सामान पैक किया और अपनी मां यांग के साथ सिटी वापस चली गई। अपने युवा दिनों में वह अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे और अब उसे इस हालत में देखकर बूढ़े मास्टर यांग यह व्यक्त नहीं कर सकते थे कि यह उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने यांग शियाओली को सेना में भर्ती होने के लिए भेजने का फैसला किया। साधारण महिला सैनिकों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे बूढ़ा अधिकारी सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी पोती को चिकित्सक बनने के लिए भेज दिया। बेशक उन्होंने अपनी पोती को कला और प्रदर्शन के क्षेत्र में एक सैनिक बनने देने पर विचार किया था, लेकिन अच्छा प्रदर्शन न कर पाने का विचार उनके मन में बना रहा, जिसके कारण अंततः उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। क्योंकि जेग मेई को ये सारी जानकारी पता थी, इसलिए नए रंगरूटों के आने के दिन से ही वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थी। ये देखने के लिए कि यांग शियाओली इस अपमान को कैसे संभालेगी, उसने उसे दस्ते का नेता नहीं बनाया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से इससे असंतुष्ट होगी। हालांकि इसके बाद की अवधि में यांग शियाओली का प्रदर्शन जेग मेई के लिए काफी अप्रत्याशित था। हालांकि उसने अपनी असंतुष्टि जाहिर की, लेकिन उसने कुछ भी हद से ज्यादा अनुचित नहीं किया था। शुरू में उसे लगा कि यांग शियाओली खुले चयन के दौरान अपनी मजबूत छाप छोड़ने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है, लेकिन उसने स्थिति को गलत समझा था।
अगर चयन प्रक्रिया के दौरान आपने अपनी काबिलियत के दम पर टीम लीडर का पद हासिल किया होता तो मैं आपकी प्रशंसा करता, लेकिन आपका मौजूदा रवैया सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यांग शियाओली ने ज़ेग मेई की ओर तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा, फिर अपना सिर खिड़की की ओर घुमा लिया। इस तरह का विरोध करने से तुम केवल कमजोर ही दिखोगी। ज़ेग मेई ने स्थिर भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा। जन्म से ही आपको अन्य बच्चों की तुलना में बहुत कुछ मिला है। शायद क्योंकि आपको चीजें बहुत आसानी से मिल गई, इसलिए आपने हर चीज को हल्के में ले लिया। आपको लगता है कि आप जहां भी हो दूसरों को आपका सम्मान करना चाहिए, है ना? लेकिन यांग शियाओली, ऐसा क्यों? दूसरे लोग आपके सामने झुके क्यों? क्या आप इसके हकदार हैं? दूसरों का सम्मान अर्जित करना आपके प्रयासों पर निर्भर होना चाहिए, न कि बड़ों द्वारा दी गई छाया पर। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप मुझे घर वापस भेज सकते हैं, यांग शियाओली ने उदासीनता से कहा। ज़ेग मेई ने भौहें चढ़ाई, कुछ तो बहुत गलत था। अगर यांग शियाओली की यही इच्छा होती तो वह शुरू से ही कियाओ निंगे के साथ सहयोग नहीं करती। या शायद उसका पहले का व्यवहार वास्तव में चुनाव के दौरान अपने लिए अंक हासिल करने के उद्देश्य से सैनिकों का समर्थन पाने के लिए था, लेकिन किस परिस्थिति ने उसे अचानक अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैंने अभी जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अगर कोई ऐसी बात है जिस पर आप खुलकर चर्चा नहीं कर सकती तो मुझसे बात करें। ज़ेग मेई खड़ी हो गई और सीधे उसकी ओर देखने लगी। इस तरह वापस जाना, क्या तुम्हारे दादाजी इसे स्वीकार कर पाएंगे? मैं, यांग शियाओली की आंखें लाल हो गई। मुझे वापस जाकर अपने दादाजी के साथ रहना है। तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ेग मेई पूरी तरह से हैरान थी। मेरे दादाजी को लाइलाज बीमारी है। यांग शियाओली के चेहरे से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उन्होंने मुझे सेना में भर्ती होने के लिए भेजा क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी जगह कोई और नहीं ले पाएगा। उन्होंने मेरे भविष्य को पहले से ही सुरक्षित करने के बारे में सोचा। मुझे अपनी पिछली नासमझी पर बहुत पछतावा है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। कमांडर, कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए। रात में मेरे सपनों में हमेशा मेरे दादाजी होते हैं, मुस्कुराते हुए, जैसे जैसे वे मुझसे दूर होते जाते हैं मैं टूटने की कगार पर हूँ। आपको कब पता चला? परसों। तुमसे किसने कहा? मेंगमेंग की माँ उससे मिलने आई थी। उनका चेहरा हमेशा थोड़ा उदास सा रहता था। मैंने उस पर दबाव डाला और उसे मुझे बताना ही पड़ा। मुझे पता है कि अगर मैं छुट्टी मांगूंगा तो कमांडर निश्चित रूप से उसे मंजूर कर देगा, लेकिन छुट्टी बहुत लंबी नहीं हो सकती, खासकर इसलिए क्योंकि मैं अभी नया रंगरूट हूँ और इसके बढ़ाए जाने की संभावना भी बहुत कम है। कमांडर, मैं जीवन भर इस बात का पछतावा नहीं करना चाहता। मैं घर जाना चाहता हूँ और मेरे दादाजी के मुझे सेना में भर्ती होने के दबाव को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। ज़ेग मेई ने उसकी ओर देखते हुए भौहें चढ़ाई और कहा, मैं तुम्हारे लिए इस मामले की जांच करूंगी, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित कर लो कि तुम ठीक से प्रशिक्षण लो, ठीक है? कमांडर, यांग शियाओली ने आश्चर्य से कहा, मैंने जो किया है उसके बाद आप मुझे बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसे दूसरों को कैसे समझाएंगे? यह मेरा निजी मामला है। ज़ेग मेई ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह माता पिता के प्रति सम्मान दिखाना है? अगर आपके दादाजी को पता चलता है कि आपको इस कारण से वापस भेजा गया है, तो क्या आपको लगता है कि वह शांतिपूर्वक आपको अपने साथ आने देंगे? अगर वह गुस्से से न मरे तो यह एक चमत्कार ही होगा। मैं आपको ये भी चेतावनी दे रहा हूँ और कोई बेतुकी परेशानी पैदा न करें। अगर मुझे एल्डेयान के चरित्र के प्रति सम्मान न होता तो मैं आपकी मदद न करता। कमांडर, यांग शियाओली ने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लिन चुक्सिया के प्रति इतने अच्छे क्यों हैं? क्या वह ग्रामीण इलाके की एक साधारण महिला सैनिक नहीं है? हम चुक्सिया का जिक्र दोबारा क्यों कर रहे हैं? ज़ेग मेई ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, अभी वापस जाओ। इस मामले की जांच करने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करना है ये तय करूंगी। कमांडर, ज़ेग मेई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, कोई चर्चा नहीं। हाँ, यांग शियाओली केवल इतना ही कह सकी और सिर झुकाए बाहर चली गई, ये जानते हुए कि उसके दादाजी बचपन से ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वह उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगी। दरवाजे पर पहुंचकर अचानक कुछ याद आने पर यांग शियाओली रुक गई। कमांडर, अगर ये लिन चुक्सिया की भलाई के लिए है तो आपको उसके प्रति ऐसा पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। मैंने कब उसके प्रति पक्षपात दिखाया है? ज़ेग मेई ने सहज भाव से पलटवार किया। आपने पक्षपात किया है या नहीं यह आप अच्छी तरह जानते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर है और आपको उस पर दया आती है, इसलिए आप इस तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप उसे प्यार करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई उसे प्यार करता है। आप उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे दूसरे लोग उसे उतना ही अधिक अस्वीकार करेंगे। इसके अलावा अगर वह बाद में मेडिकल टीम में शामिल हो जाती है और शारीरिक रूप से साथ नहीं दे पाती है। यांग शियाओली थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, युद्ध कमजोरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। इससे पहले कि ज़ेग मेई कुछ कह पाती, यांग शियाओली की आकृति तेजी से गायब हो गई। ज़ेग मेई की भौहें तन गई। यांग शियाओली की बातें निराधार नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका चाचा राष्ट्रीय गुप्त सेवा के लिए काम करता है। हालांकि उसके बड़े चाचा अपनी भतीजी को ऐसी गोपनीय बातें तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, केवल एक ही संभावना है, उसने इसे छुपकर सुन लिया होगा। अफसोस की बात है, इस नजरिए से देखें तो ये लड़की उतनी बुरी नहीं है जितना कि अफवाहें बताती हैं, वह बस थोड़ी बिगड़ी हुई होने के कारण घमंडी हो गई है। जब यांग शियाओली छात्रावास लौटी तो सभी लोग अभी भी जाग रहे थे। जैसे ही वह अंदर आई, युआन मेंगमेंग और क्यूई जेहोंग सबसे पहले उसके पास पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। मैं ठीक हूं। उसकी निगाहें सीधे चुक्सिया से मिली। लिन चुक्सिया, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लुओ शियाओकियों ने बिना सोचे समझे तुरंत खुद को चुक्सिया के सामने खड़ा कर लिया और कहा, जो भी बात हो बस यही कह दो। लियू मेजुन हिचकिचाई, फिर बिना कुछ बोले चुक्सिया के करीब चली गई। उसका रुख स्पष्ट था कि वह चुक्सिया का साथ दे रही थी। चुक्सिया ने उन्हें बाहों में भर लिया और दिलासा देते हुए थपथपाया, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। चुक्सिया, लुओ शियाओकियों ने घबराहट से उसकी बांह पकड़ ली, तुमने अभी अभी जो हुआ वो देखा ही होगा। चिंता मत करो, चुक्सिया ने धीरे से उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, अब वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगी, खासकर तब जब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। डरने की कोई बात नहीं है ना? यांग शियाओली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लिन चुक्सिया, अब तो मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करने लगी हूँ। यांग शियाओली, मुझे विश्वास है कि तुम जल्दबाजी में कोई काम करने वाली नहीं हो। कियाओ निंगई खड़ी हो गई और यांग शियाओली को घूरते हुए बोली, सच में अगर कोई व्यक्तिगत बात नहीं है तो तुम छात्रावास में सबके सामने बोल सकती हो। क्या तुम्हें भी इस बात की चिंता है कि मैं लिन चुक्सिया को नुकसान पहुंचाऊंगी? यांग शियाओली ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, कियाओ निंगई, मैंने पहले भले ही तुम्हारा अनुसरण किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा ऐसा ही करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुनूं, तो तब तक इंतजार करें जब तक आप अपनी क्षमताओं के बल पर स्क्वाड लीडर का पद हासिल न कर लें। अब मैं और बात नहीं करना चाहता। लिन चुक्सिया, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ बाहर चलो। बोलने के बाद वह मुड़ी और पीछे देखे बिना छात्रावास से चली गई। धन्यवाद स्क्वाड लीडर, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कियाओ निंगई के पास पहुंचकर चुक्सिया ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ देर रुक गई। तुम, कियाओ निंगई हिचकिचाई, उसकी निगाहें युआन मेंगमेंग और ची जेहोंग के चेहरों पर टिकी रहीं और अंत में उसने कहा, बस सावधान रहना। शाओकियों, तुम्हें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो, वह मुझे कुछ नहीं करेगी। भले ही वह कभी कभी ऐसा करती हो, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं करेगी, मेरा यकीन मानो। इसके बाद चुक्सिया ने पीछे आ रही लुओ शियाओकियों को धक्का दिया और बाहर निकल गई। बाहर चुक्सिया को निकलते देख यांग शियाओली मुड़ी और खेल के मैदान की ओर आगे आगे चलने लगी। जब वे खेल के मैदान के एक कोने पर पहुंचे तब वह रुकी और चुक्सिया को ध्यान से देखते हुए बोली, लिन चुक्सिया, हालांकि मुझे नहीं पता कि कमांडर जो तुमसे शादी क्यों करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बताऊं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जारी रहेगा। 142 अध्याय 121 मित्र या शत्रु। 142 अध्याय 121 मित्र या शत्रु। दूसरी घड़ी आ गई है। योजक चिन्ह, उसे कैसे पता चल सकता था? एक पल में चुक्सिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने यांग शियाओली को घूर कर देखा। इतना आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। यांग शियाओली के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगर तुम नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही ये शब्द चुक्सिया के कानों तक पहुंचे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और गले तक आ गया।
जिस रहस्य को उसने इतने मुश्किल से छुपाने की कोशिश की थी, क्या वह पहले ही फैल चुका था? या फिर क्या वह अकेली मूर्ख थी जिसने भोलेपन से यह मान लिया था कि किसी और को इसके बारे में पता नहीं है? तब लुओ ज़ियाओक़ियून था, वह हमेशा से उसे यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे कभी सही मौका नहीं मिला। जितना अधिक समय तक वह इस बात को छुपाती रही, खुलासा करना उतना ही मुश्किल होता गया और पिछले कुछ दिनों से झो मिकान न तो उसे ढूंढ रही थी और न ही कोई संदेश भेज रही थी, इसलिए वह इस बारे में बात करने के लिए और भी कम इच्छुक थी। जहां तक इस युग में उसकी इकलौती दोस्त की बात थी, वह इस बात का बहुत ख्याल रखती थी कि वह क्या सोचती है। लिन बाओहे और झाओ युलान के अलावा लुओ शियाओक़ियोन वह व्यक्ति थी जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करती थी, यहाँ तक कि अपने दादा दादी से भी ज्यादा। लुओ शियाओक़ियोन के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए चुक्सिया अभिभूत महसूस कर रही थी। कैसे? आपको कैसे पता चला? उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी, जो खुद उसे भी अजीब लग रही थी। यांग शियाओली ने उपहास उड़ाते हुए कहा, लिन चुशिया, क्या तुम्हें इस बात से रोमांचित नहीं होना चाहिए कि हर कोई तुम्हारे सामाजिक स्तर पर ऊपर चढ़ने के बारे में जानता है? तुम मासूम से छोटे खरगोश की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता चला? चुक्सिया ने लगभग चिल्लाते हुए ये सवाल पूछा, उसका मुंह बेहद उत्तेजित था। या शायद अवचेतन रूप से उसे हमेशा लगता था कि जब तक ये खबर नहीं फैलती, तब तक उसके और झो मिकान के रिश्ते के लिए अभी भी एक मौका है। अगर यह बात सचमुच फैल गई होती, तो झो के स्वभाव को देखते हुए उसका उससे शादी करना निश्चित ही होता। यांग शियाओली उसके अचानक हुए इस व्यवहार से चौंक गई। उसने अपनी छाती पर हाथ फेरा और आंखें घुमाते हुए कहा, अब तो तुम बहुत उग्र हो रही हो, है ना? मुझे आपको ये क्यों बताना चाहिए कि मुझे ये कैसे पता चला? चुक्सिया झटपट आगे बढ़ी और यांग शियाओली का कॉलर पकड़कर बोली, क्या तुम ये कहने वाली हो या नहीं? यांग शियाओली की लंबाई 172 सेंटीमीटर थी और चुशिया की 165 सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई के मामले में यांग शियाओली को निश्चित रूप से फायदा था। उसने चुक्सिया को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, मुझसे सख्ती करने की कोशिश कर रही हो? हे, क्या आपको लगता है कि मेरे साथ सख्ती बरतकर आप फायदा उठा सकते हैं? ठीक है, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आओ, मुझे मारो, मुझे जोर से मारो, जैसे तुम्हारी पतली भुजाओं और मूंग दाल जैसे मुक्कों से मुझे चोट लग सकती है। मानो मैं तुमसे डर जाऊंगा। पश, एक मूर्ख व्यक्ति को भी गुस्सा आता है। चुक्सिया की तो बात ही अलग है, जिसका स्वभाव भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उसने तुरंत यांग शियाओली पर मुंह के बरसाने शुरू कर दिए। यांग शियाओली ने पीछे हटने के बजाय जानबूझकर अपना आधा शरीर चुक्सिया की ओर झुकाया। अच्छा, तुम में हिम्मत है? मुझे मारो, मुझे जोर से मारो, मैं वादा करता हूँ कि मैं पलटवार नहीं करूंगा। क्या वह पागल है? चुक्सिया ने झट से अपनी मुठ्ठियां रोक ली और यांग शियाओली को हैरानी से देखा, जो लगभग उसकी बाहों में गिरने ही वाली थी, और उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए एक कदम पीछे हट गई। क्या तुम जानबूझकर मार खाना चाहती हो? मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों में दर्द हो। हम बात करो या न करो, अगर कुछ जरूरी नहीं हुआ तो मैं वापस जा रहा हूँ। रुको, यांग शियाओली ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है और तुम जा रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें पिटने के लिए बुलाया था? क्या यही वजह नहीं है? चुक्सिया ने पीछे मुड़कर उसे हल्के से देखा। तुम्हें बस मुफ्त मसाज चाहिए, है ना? कृपया बताएं, क्या आप सेवा शुल्क वहन कर सकते हैं? चुक्सिया के उत्तर आधुनिक व्यंग्य का सामना करते हुए यांग शियाओली कुछ हद तक अवाक रह गई और इसलिए उसने टिप्पणी को अनदेखा करते हुए सीधे मुद्दे पर बात की। लिन चुक्सिया, गंभीरता से कहूं तो मुझे आपसे वास्तव में कुछ काम है। घोषित करना। दरअसल मैं अभी आपकी परीक्षा ले रहा था। सच कहूं तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि रेजिमेंटल कमांडर जो आप पर कैसे मोहित हो सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में जिन लड़कियों ने उसे पसंद किया, उन सभी की स्थिति आपसे बेहतर है और यह मामूली अंतर नहीं है, लेकिन उसे उनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। ओह, शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन मेरा परिवार और झो परिवार भी काफी प्रतिष्ठित है। मेरे दादा और दादा झो अच्छे दोस्त हैं और मेरी माँ और चाची लिन भी अच्छी दोस्त हैं। चुक्सिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरी शादी झो मिकान से होने की खबर उसकी माँ से आई है? नहीं, यांग शियाओली ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक झो परिवार के किसी भी सदस्य ने ये खबर नहीं सुनाई है। वैसे जिंगजे की माँ को भी आप में काफी दिलचस्पी है। चुक्सिया ने अधीरता से उसे फिर से टोकते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या आप मुझे सीधे-सीधे बता सकते हैं कि यह अफवाह कहाँ से शुरू हुई और क्या टीम के अधिकांश सदस्यों को इसके बारे में पता है? मुझे सिर्फ इन्हीं दो चीजों की परवाह है। क्या आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखेंगे? अगर हम इस रिश्ते को स्पष्ट नहीं करेंगे, तो क्या आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यांग शियाओली ने झुंझलाते हुए पलटकर जवाब दिया। 143 अध्याय 121 मित्र या शत्रु। अंडस्को 2143 अध्याय 121 मित्र या शत्रु। अंडस्को 2 चुक्सिया ने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो, ठीक है अब। वाह, क्या खूबी है। यांग शियाओली ने अपनी आंखें घुमाई और आगे कहा, रेजिमेंट कमांडर जो ने खुद जिंगजे से कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहते हैं और जिंगजे की तुम्हें अपना सहायक बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जिंगजे उसके साथ पली बड़ी थी और स्वाभाविक रूप से इस अचानक लिए गए फैसले पर संदेह करती थी। ये सवाल करती थी कि क्या वह प्यार के कारण तुमसे शादी करना चाहता है। खैर, उन दोनों की बातचीत सुखद अंत के साथ समाप्त नहीं हुई। जिंगजे आपकी प्रतिभा की वाकई सराहना करते हैं। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी प्रतिभा किस क्षेत्र में है, लेकिन जिंगजे ने कहा, आप वाकई प्रतिभाशाली हैं। चुक्सिया के चेहरे पर खुशी से उदासी छाते देख यांग शियाओली ने तुरंत विषय को वापस मोड़ते हुए कहा, जिंगजे तुम्हारी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहता, इसलिए वह अपनी माँ, मेरी चाची लिन से बात करने के बारे में सलाह लेने वापस गया है। मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी, इसलिए मुझे इसके बारे में पता चल गया। चिंता मत करो, मैंने किसी को नहीं बताया है, यहाँ तक कि मेंग और जेहोन को भी नहीं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे अलावा यूनिट में किसी और को नहीं पता है। बेशक ये सिर्फ मेरे चैनल के माध्यम से ही संभव है। मुझे नहीं पता कि कमांडर झो ने दूसरों से इस बारे में बात की है या ये बात पहले ही फैल चुकी है। ओह हाँ, मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहती थी? यांग शियाओली ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ऐसा कैसे हुआ कि मैंने आपके विचारों का अनुसरण किया और आपको इस मामले के बारे में बताना शुरू कर दिया? ओह जी हाँ, मैं अपनी चाची की ओर से आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि एक महिला को पुरुषों से सम्मान और समाज से मान्यता प्राप्त करने के लिए सफलता हासिल करने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना चाहिए। वह नहीं चाहती कि आप इतनी कम उम्र में शादी कर लें और एक महत्वहीन जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि एक महिला अपने दम पर एक रोमांचक जीवन जी सकती है, उसे शानदार जीवन जीने के लिए किसी पुरुष पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाची, क्या हम करीबी दोस्त हैं? चुक्सिया को समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी जिससे वह कभी नहीं मिली थी, उसके जीवन में दखल क्यों देना चाहता है। चाहे ये दयालुता के कारण हो या नहीं, यह उसकी स्वीकार्यता से परे लग रहा था। शायद वह आपके बहुत करीब नहीं है, लेकिन जिंगजे ने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, आपकी इतनी प्रशंसा की है कि नीचे कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर मेरी चाची के भी अपने कुछ विचार थे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा रहस्य भी बताता हूँ। मेरी चाची और चाची लिन अच्छी दोस्त है, लेकिन साथ ही जीवन भर की प्रतिद्वंद्वी भी हैं। जिंगजे का मेरी चाची से चाची लिन को मनाने के लिए कहना वाकई एक गलती थी। भले ही आंटी लिन शुरू में इस विचार के खिलाफ थी, लेकिन मेरी आंटी के दबाव से वो तुरंत मान जाती, और अगर वह पहले से ही इसके खिलाफ नहीं थी तो और भी ज्यादा। आंटी लिन की पहली प्रतिक्रिया निश्चित रूप से यही होगी कि मेरी आंटी तुम्हें पसंद करती हैं और तुम्हें अपने परिवार में शादी के बंधन में बांधना चाहती हैं, इसलिए वह मेरी आंटी की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी और तुम्हें कसकर पकड़ लेंगी और तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगी। लिन चुक्सिया, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें ऐसी क्या खासियत है कि दो बेहतरीन पुरुष तुमसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और तुम्हारे लिए ईर्ष्या कर रहे हैं। भले ही जिंगजे यह बात स्वीकार न करे, लेकिन मेरी चाची और मेरी माँ दोनों को लगता है कि अगर उसे तुम्हारे लिए जरा सा भी स्नेह न होता, तो वह तुम्हारी प्रशंसा करने में इतना हंगामा क्यों मचाता। काफी देर तक सोचने के बाद चुक्सिया ने यांग शियाओली की कही हुई सारी बातों को समझ लिया और कहा, आप सबने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है।
डॉक्टर जिंग सचमुच मेरी प्रतिभा को महत्व देते हैं। ठीक है, अपनी प्रतिभा के बारे में इस तरह बोलना थोड़ा घमंड भरा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो शारीरिक शक्ति में मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन सांस्कृतिक अध्ययन में मैं निश्चित रूप से आप में से किसी से भी कम नहीं हूं। इसके अलावा कैफेटेरिया में मिली आपातकालीन सहायता ने भी मुझे कुछ अंक दिलाए। तो आप सभी ने डॉक्टर जिंग को वास्तव में गलत समझा। शायद उन्हें सच में लगा होगा कि अगर मैं इस तरह शादी करके बच्चे पैदा कर लूं तो ये बहुत दुख की बात होगी। बाकी बातें उसने जोर से नहीं कही। इस युग में विविध ज्ञान रखने वाली लड़कियां बहुत कम थीं। उसे महसूस हो रहा था कि जिंग से उसकी परीक्षा ले रहा है और उसने जानबूझकर अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं छिपाया। उसे अवसरों की जरूरत थी। क्यों छिपाना? यदि उसकी शारीरिक क्षमता पहले से ही खराब थी तो और अधिक छिपने से वास्तव में उसे वापस घर लौटना पड़ेगा। यांग शियाओली ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बहस नहीं करेंगे। वह आपको पसंद करता है या नहीं, ये बात आखिरकार स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि आप उनके स्नेह के अनुरूप जीवन जी सकेंगे। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप कैप्टन जे के लिए चीजों को थोड़ा आसान बना देंगे। आपने देखा ही होगा, वह हर जगह आपका पक्ष ले रही है, लेकिन अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कोई ना कोई उसकी शिकायत जरूर करेगा। साथ ही आपके लिए उस यूनिट में रहना भी मुश्किल होगा। अचानक चुक्सिया को ऐसा महसूस हुआ कि बेहद भोली यांग शियाओली अचानक बहुत समझदार हो गई है। उसका मानना था कि यांग शियाओली का उसे सलाह देने आना किसी के निर्देश पर ही होगा और साथ ही यह उसकी अपनी इच्छा भी थी। मैं समझ गई, बिना और बहस किए चुक्सिया ने जवाब दिया। शुरू में तो उसने खुद के लिए भी गहन प्रशिक्षण शुरू करने का इरादा किया था, लेकिन तभी उसकी निगाहें चुपके से कैफेटेरिया की ओर चली गईं। चुक्सिया की नजर का पीछा करते हुए यांग शियाओली ने अपनी आंखें घुमाई और उसे अपने साथ खींचकर जाने लगी। चुक्सिया ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसे छात्रावास क्षेत्र से तेजी से खींचकर कैफेटेरिया के बाहर ले जाने दिया। उसने मौन का इशारा किया, नीचे बैठ गई और चुक्सिया को अपने पीछे आने का संकेत दिया। कैफेटेरिया की उस तरफ मुड़ते हुए जहां एक छोटी नीची दीवार थी, यांग शियाओली ने उस पर हाथ रखा, कुछ ताकत जुटाई और छलांग लगा दी। चारों ओर सतर्कता से देखते हुए उसने चुक्सिया को हाथ हिलाकर इशारा किया और उसे भी दीवार पर खींच लिया। फिर खुद पहले नीचे कूद गई और चुक्सिया को भी नीचे कूदने का संकेत दिया। आउच! लड़खड़ाते हुए चुक्सिया अपने नितंबों के बल गिर पड़ी। और तो और एक बड़ा आलू ठीक उसके नीचे पड़ा था, जो उसके शरीर में चुभने से उसे तेज दर्द दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह छोटा सा आंगन कैफेटेरिया के लिए सब्जी भंडारण क्षेत्र के रूप में काम करता था। दबी हुई आवाज में यांग शियाओली ने समझाया, पहले मेरे दूसरे चाचा डिवीजन में थे और अक्सर मुझे यहाँ खेलने के लिए लाते थे। चिंता मत करो, गश्त यहाँ से नहीं गुजरती है। अगर आपको अकेले आने में डर लग रहा है तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जारी रहेगा। 144 अध्याय 122 स्वयं की गलती से विपत्ति 144 अध्याय 122 स्वयं की गलती से विपत्ति बोर होने से पहले मैं प्रोत्साहन चाहता हूँ, दुलार चाहता हूँ। टिल्ड योजक चिन्ह। खेल के मैदान में बैठी कैंटीन से चुराए गए एक बड़े सफेद बन को कुतरते हुए चुक्सिया ने संतुष्टि से अपनी आंखें सिकुड़ी। वाह, आखिरकार वो उन दिनों तक पहुंच ही गई जब चाहे बंस खा सकती थी। यांग शियाओली ने उसकी ओर देखा और अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, मैं सचमुच नहीं बता सकती, इतने पतले शरीर के साथ आप इतना सारा खाना कैसे खा लेते हैं? ये सब कहा जाता है, आपका वजन जरा भी नहीं बढ़ता। खाने की कितनी बर्बादी है। छी! चुक्सिया ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। क्या आपको लगता है कि मेरे परिवार की स्थिति आपके परिवार जैसी ही है, जहां आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं देते? क्या वे सचमुच आपके माता पिता हैं? चुक्सिया ने एक बार फिर उसकी ओर आंखें घुमाई। क्या आपको चीनी भाषा समझ नहीं आती? ग्रामीण इलाकों में यह एक कार्य बिंदु प्रणाली है और शायद ही किसी परिवार को पेट भर खाना मिल पाता है। मेरे माता पिता सारा अच्छा खाना मेरे लिए बचाकर रखते हैं। अफसोस, पहले मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं खाने पीने के मामले में बहुत नखरे करती थी, इसलिए आप समझते हैं, मुझे समझ आ गया। यांग शियाओली ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन चुक्सिया, क्या तुम बचपन से ही ग्रामीण इलाके में पली बड़ी हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल भी गांव के बच्चे जैसे नहीं दिखते। मैं ठीक से बता तो नहीं सकता, लेकिन जब आप उनके बगल में खड़े होते हैं तो आप तुरंत अलग दिखने लगते हैं। धन्यवाद, मैं इसे प्रशंसा के रूप में लूंगा। क्या आपको जिज्ञासा नहीं होती कि मैंने अचानक आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना क्यों शुरू कर दिया? क्या आपको डर नहीं है कि मैंने उबले हुए बंस में जहर मिला दिया है? चुक्सिया ने बन का आखिरी टुकड़ा निगल लिया, संतुष्टि से अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरा और बोली, पेट भरा होना कितना अच्छा लगता है। काश ऐसा ही होता तो मैं खुशी खुशी मर जाती। ओह! यांग शियाओली ने उसे ध्यान से देखा, फिर गंभीरता से बोली, चुक्सिया, मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करने लगी हूँ। चुक्सिया ने उसे एक नजर डाली, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे बंस चुराने के लिए कैंटीन ले गए और मैंने तुम्हारे पीछे आने से पहले कोई सवाल नहीं पूछा। हाँ, यांग शियाओली ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर मैं होता तो मुझ में जाने की हिम्मत नहीं होती और मुझे इस बात की चिंता होती कि तुम मुझे फंसा रहे हो। मुझे कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता जिसकी वजह से तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। चुक्सिया ने ईमानदारी से कहा, हमारे बीच कोई निहित स्वार्थ नहीं है। यहाँ तक कि स्क्वाड लीडर चुनने की बात भी आए तो वे मुझे नहीं चुनेंगे, है ना? और हाँ, आपको जो मिकान पसंद नहीं है, ये तो स्पष्ट है। आप न केवल उसे नापसंद करते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप उससे डरते भी हैं। इसलिए अगर वह मुझसे शादी करना भी चाहे तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी सब बातों के लिए मैं आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, इसलिए बहुत सोचने के बाद मुझे आपके द्वारा मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए क्यों न एक बार आप पर भरोसा किया जाए। यदि कोई व्यक्ति हमेशा संदेह करता रहता है और दूसरों की परीक्षा लेता रहता है तो वह कभी भी सच्चा स्नेह अर्जित नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थे। आप सभी को इतना नाजुक और कोमल देखकर मुझे घिन आ रही थी, लेकिन उसके बाद हुए प्रशिक्षण के दौरान आपके प्रदर्शन ने आपके बारे में मेरी राय थोड़ी बदल दी। मेन मैन हमेशा तुम्हें परेशान करती है, इसलिए नहीं कि वह तुम्हें सच में नापसंद करती है, बल्कि इसलिए कि वह इस बात से नाराज है कि मुझे स्क्वाड लीडर नहीं चुना गया और उसे अपनी निराशा निकालने की जरूरत थी। संयोगवश आप ही आसान निशाना थे। हे, ऐसा लगता है कि अच्छे लोग अंत में हार जाते हैं वाली कहावत में कुछ सच्चाई है। ऐसा अब नहीं होगा, चाहे मैं मेडिकल टीम में रह पाऊं या नहीं, मैं उसे दोबारा तुम्हें निशाना बनाने नहीं दूंगी। असल में आपने भी काफी मुश्किलों का सामना किया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी 3 बन खाए हैं? हाँ, लेकिन यांग शियाओली हंसते हुए बोली, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह आपके समग्र व्यवहार पर भी निर्भर करता है। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम जो मिकान से शादी करके बहुत खुश होगे, दिखावा करोगे, उत्साहित होगे। हर किसी को चिड़िया से फीनिक्स बनने का मौका नहीं मिलता, है ना? लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। ये स्पष्ट है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं और आप वास्तव में अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अवसरों को हासिल करना चाहते हैं। चुक्सिया, मेरी पिछली गलतफहमी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। चुक्सिया ने उदारतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे गलत समझे जाने की आदत हो गई है। यांग शियाओली, क्या वह सचमुच इतनी विनम्र है? हाँ, चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, बहन में शर्म नहीं है, विनम्रता ही तो गर्व है। आप जानते हैं, तुम्हारी त्वचा, यांग शियाओली ने अपने होंठ सिकुड़े, मुझे लगा था कि मेरी त्वचा मोटी है, लेकिन तुम्हारे मुकाबले मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यांग जियाओली, तुम्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है ना? चुक्सिया अचानक गंभीर हो गई। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बिना किसी कारण के रातों रात इतना नाटकीय रूप से नहीं बदल जाता। अगर मुझे पीट कर मार भी डाला जाए तब भी मैं बिना किसी पृष्ठभूमि के इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। अभी भी पक्का नहीं पता। यांग शियाओली ने आंख भरी, बचपन से ही मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी की। जो मेरे भाइयों के पास था वह मेरे पास भी था, जो उनके पास नहीं था वह भी मेरे पास था। आप जानते हैं, मेरे भाई हमेशा मुझसे विशेष रूप से ईर्ष्या करते थे, लेकिन वे मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। हालांकि दादाजी के स्नेह की तुलना में उनका स्नेह कुछ भी नहीं था। मेरे दादाजी एक बेहद दयालु बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अगर मैं कर सकता तो मैं उनकी लंबी उम्र के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देता। पर अब चुक्सिया ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह उसके शांत होने का इंतजार करती रही।
कुछ देर बाद यांग शियाओली ने आगे कहा, इस समय हो सकता है कि वह किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो। शायद उसके पास जीने के लिए केवल 3 से 5 महीने ही बचे हैं। लिन चुक्सिया, मैं उनके जीवन की अंतिम यात्रा में उनके साथ जाना चाहता हूँ। चुक्सिया को अचानक समझ आ गया, मैं समझ गई। तो आज तुमने जो किया वो जानबूझकर किया था। हाँ, जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे बहुत लाड प्यार मिला। इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मेरी शैक्षणिक प्रदर्शन भी खराब नहीं है। मैंने स्कूल में हमेशा नेतृत्व की भूमिका निभाई है, इसलिए मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्क्वाड लीडर का पद मेरा ही होना चाहिए। मुझे डिप्टी स्क्वाड लीडर बनाए जाने पर बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई देखे कि लीडर न होने से मुझे कितना दुख हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था। फिर मैंने सोचा क्या ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सबकी स्वीकृति हासिल करने और फिर चुनाव के दौरान अपने विरोधियों को हराने के लिए अपनी रणनीति बदल दी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया, मुझे अपने दादाजी की बीमारी के बारे में पता चला। मुझे कोई और तरीका सूझी नहीं रहा था। मुझे सेना में भेजना उनका मेरे भविष्य को सुरक्षित करने और साथ ही मेरे व्यक्तित्व को निखारने का तरीका था। मुझे परसों ही पता चला कि उन्होंने मुझे स्क्वाड लीडर के रूप में न चुनने, मुझे कोई विशेष सुविधा न देने और मुझे बाकी सभी की तरह शुरुआत से ही सीखने का मौका देने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए थे। लिन चुक्सिया, मैं बचपन से ही जानती थी कि युआन मिंगमेंग और चीजेहोंग की मेरे प्रति आज्ञाकारिता केवल मेरे परिवार के कारण थी, न कि मेरे व्यक्तित्व के कारण। पहले मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था और खुद से झूठ बोलता था, ये सोचकर कि वे मेरे प्रति इसलिए दयालु थे क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। यान परिवार की सुरक्षा के बिना मैं क्या हूँ? साफ शब्दों में कहूँ तो अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया और मेरे पिता और चाचाओं की हालत खराब हो गई, तो वे मुझे तुरंत छोड़ देंगे। छोड़ो इसे, मैं विषय से भटक गया हूँ। खैर, इस समय मैं बहुत असमंजस में हूँ। मैं घर जाकर अपने दादाजी के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही उन्हें दिखाने के लिए कुछ हासिल भी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि वह इंतजार नहीं कर पाएगा। मैं आपको वास्तव में मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तर्क तो तर्क है और भावनाएं भावनाएं हैं। आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, यह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है और विकल्प अलग अलग होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जो भी रास्ता चुने, आपके दादाजी को ये जानकर तसल्ली मिलेगी कि उनकी पोती बड़ी हो गई है। यांग शियाओली के चेहरे पर आंसुओं से भरी मुस्कान थी। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे नीचा दिखा रहे हैं? आप पर है। लिन चुक्सिया, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे इन चीजों के बारे में बात करने को क्यों तैयार हूँ? क्योंकि मैं आपकी चापलूसी नहीं करता। क्या तुम थोड़े और बेवकूफ नहीं हो सकते? अगर मैं वैसा होता तो क्या तुम मुझसे तब भी बात करते? यांग शियाओली ने अपने माथे को छूते हुए कहा, मिंगमिंग, मैंने तुम्हें मनाने के लिए तुमसे मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। क्या मुझे आपके समझाने की जरूरत है? मुझे पहले से ही पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हमेशा से तुमसे ज्यादा समझदार रहा हूँ। क्या तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? लिन चुक्सिया, यांग शियाओली ने असमंजस भरे भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि झो मिकांग आपको आपकी सहनशीलता की वजह से पसंद करता हो? वैसे क्या आपको उनकी पूर्व मंगेतर के बारे में पता है? मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। चुक्सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये रवैया क्यों? वैसे उनका ब्रेकअप क्यों हुआ? ऐसा लगता है कि झो मिकांग को गंभीर भावनात्मक आघात पहुंचा है। मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, यांग शियाओली ने अपने हाथ ऐसे हिलाए जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। मैं उस बारे में गपशप करने की हिम्मत नहीं करती। आपको उससे पूछना चाहिए। अगर वह आपको बताना चाहेगा तो वह बता देगा। अगर वह तैयार नहीं है तो मैं सुझाव देता हूँ। आप ज्यादा कुछ नहीं मानते। क्या यह इतना गंभीर है? चुक्सिया ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसकी जिज्ञासा वाकई बढ़ गई थी। शायद वो कभी बाग के पिछले हिस्से को छू लेगी। अगर वह बाग को नाराज कर देती है तो वह उससे शादी करने का इरादा बदल सकता है और फिर वह अपनी खुशी की तलाश में संघर्ष के पथ पर बेधड़क दौड़ सकती थी। अरे, यांग शियाओली ने चुक्सिया को धक्का देते हुए कहा, इतनी अजीब तरह से मुस्कुराना बंद करो। चुक्सिया ने अपने चेहरे पर अनजाने में आई मुस्कान को तुरंत दबा लिया, क्योंकि उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। क्या ये जबरदस्ती थी? दरअसल झो मिकांग के पास रुतबा, खूबसूरती और वो सब कुछ था जिसकी कोई भी काम न कर सकता है। उनके जमाने में उच्च आय वाले आकर्षक पुरुष के लिए यही मानक था, बल्कि सामान्य से भी ऊपर का मानक था। तो फिर उसे इतनी घृणा क्यों हुई? बेहतर होगा कि आप झो मिकांग से लुओ ज़ियाओ के बारे में पूछें। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अफवाहें और भी बदतर होती चली जाएंगी। चुक्सिया ने पलकें झपकाई और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं उससे मिलने का मौका जरूर लूंगी। आप यहाँ वहाँ घूमिए और हमारी बातचीत पूरी होने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैं ही क्यों? यांग शियाओली ने अविश्वास भरी निगाहों से देखा। आप किसी के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं और वे आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। क्या तुम थोड़ी कम आत्ममुग्ध नहीं हो सकती? चुक्सिया को दयनीय नजर से देखते हुए देखकर उसने घृणा से भौहें चढ़ाई और हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करो। ठीक है, धन्यवाद। ये शब्द कहते ही चुक्सिया तेजी से दूर चली गई और यांग शियाओली मैदान पर अकेली खड़ी रह गई, अवाक और आसमान की ओर देखती हुई अपनी ही दखलंदाजी पर पछता रही थी। स्वयं द्वारा निर्मित, उसे ये सब सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास एक और तथाकथित दोस्त होता जिससे वह बात कर सकती। बहुत बुरा नहीं था। करने के लिए जारी। 145 अध्याय 123 समूह नेता टोंगसी का कबूलनामा 145 अध्याय 123 समूह नेता टोंगसी का कबूलनामा। आधी रात बीत गई। योजक चिन्ह, खट 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 खट। अंदर आए। दरवाजा खोलते हुए उस छोटी सी आकृति को ऊपर देखते हुए झो मिकांग के होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। मुझे लगा था कि तुम अब तक मुझसे मिलने आ जाओगे। चुक्सिया ने चिढ़कर सीधे सीधे पूछा, डायरेक्टर जू की तरफ से कोई खबर क्यों नहीं आई है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि यह सौदा निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा? ये कैसा रवैया है? झो मिकांग ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकती? चुक्सिया की छोटी छोटी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। तुमने सही कहा, ये निर्देशक जो और तुम्हारी मां की एक उत्कृष्ट कृति थी, सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक खेल। इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन हम जैसे आम लोगों को अपना जीवन जीने का अधिकार है। अत्यधिक जन दबाव हमें कुचल सकता है। निर्देशक जू बीमार पड़ गए हैं, शियाओ मियाओ उनकी देखभाल कर रही हैं। निर्देशक जू ने लुओ शियाओकियों को लेने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके जाने का कोई मतलब नहीं है। चिंता मत करो, जैसे ही डायरेक्टर जू की सेहत बेहतर होगी, वो तुरंत लुओ शियाओकियों को यहाँ ले आएंगी। तुम चुक्सिया ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें सब पता था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपको अंदाजा है कि अफवाहें अब कितनी बदसूरत हो गई हैं? मैं आजकल थोड़ा व्यस्त रहा हूँ। व्यस्त हो? चुक्सिया ने उसकी ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, मुझे जानबूझकर बेचैन किया ताकि मैं तुम्हें ढूंढने आऊं। हम मेरे अंदर आते ही तुमने जो पहली बात कही, उससे तुम्हारे इरादे पूरी तरह से उजागर हो गए। नीच। लिन चुक्सिया, झो मिकान खड़ा हो गया और अपनी ऊंचाई से उसे नीचे देखते हुए बोला, तुमने ही तो मेरे लिए इतने सारे नियम बनाए थे, हमेशा तुम्हारे पास आने से हमारे रिश्ते का खुलासा हो जाएगा, तो असल में नियम कौन तोड़ रहा है? छी। चुक्सिया ने उसकी पिंडली पर लात मारी और उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव परिवर्तन को देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। हिचकिचाते हुए उसने उसे दोबारा लात मारने के बारे में सोचा, लेकिन रेजिमेंटल कमांडर वापस बैठ गया। उन्हें जोड़ने वाली मेज की टांगों को देखकर वह केवल हार मान सकती थी। गुस्से को जाहिर करते हुए उसने एक ठंडी सी फुफकार लगाई और फिर कहा, अब भी बोलने की हिम्मत है तुम्हारी? आपने खुद ही नियमों का उल्लंघन कर दिया है। आपने डॉक्टर जिन को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों बताया? झो मिकान का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। तुम्हें कैसे पता चला? हम आपके द्वारा नियमों को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, विषय मत बदलो। आपने वादा किया था कि मैं काम करना जारी रख सकता हूँ, लेकिन फिर आपने डॉक्टर जिन को चेतावनी दी कि मुझे उनका सहायक न बनने दें। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? यांग शियाओली की बातों के दौरान चुक्सिया लगातार अपना गुस्सा दबाए हुए थी और अब आखिरकार उसे अपना गुस्सा निकालने की जगह मिल गई थी।
धतेरी की, जिस अवसर को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसे इस व्यक्ति ने सिर्फ एक शब्द से खारिज कर दिया। क्या उसे लगा कि उसका बैकग्राउंड भी उसी की तरह है और उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है? अगर वह उससे शादी भी कर ले, तो भी उसे उसके पास बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने उसे काम जारी रखने देने का वादा किया। वह अपने वचन से कैसे मुकर सकता था? ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वही पुरुष भी है और एक सैनिक भी। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ झो मिकान की भौहें तन गईं और उसने चुक्सिया की ओर देखते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें यही बताया था? लगभग इनकार करते हुए लुए ने अपने शब्दों को निगल लिया और दृढ़ता से हाँ में जवाब दिया। तो आप कह रहे हैं कि मुझसे मिलने आना? लू शियाओकियों का मामला तो बस एक पहलू है और इससे भी ज्यादा जरूरी यह सवाल करना है कि मैंने आपको जिंगसे का सहायक क्यों नहीं बनने दिया, है ना? गलत। चुक्सिया निश्चित रूप से ऐसी किसी बात को स्वीकार नहीं करेगी जिसे उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव उसे अंधाधुंध वफादारी न निभाने की याद दिला रहे थे। आप अपनी बाह से अपनी जान को नहीं मोड़ सकते। फिलहाल वह बाह वही थी। उन्होंने कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य लुओ शियाओकियों की स्थिति के बारे में पूछना था। जहाँ तक मेरे काम में आपके दखल देने की बात है, यह अचानक मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने इसके बारे में पूछ लिया। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरा काम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले मैं लुओ शियाओकियों की स्थिति को लेकर इतना चिंतित था कि मैंने आपके द्वारा मेरे काम में दखल देने के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। चुक्सिया की उलझी हुई व्याख्या सुनकर झो मिकान का चेहरा नर्म पड़ गया। आपने मेरी बात सुने बिना ही उसे खारिज क्यों कर दिया? क्या आपके मन में यह बात है कि मैं सचमुच इतना तर्कहीन और दबंग व्यक्ति हूँ? हाँ, ये सोचते हुए भी जाहिर है वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी। चुक्सिया ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, शायद मेरे बोलने के तरीके में ही कुछ गड़बड़ है। मुझे वास्तव में डॉक्टर जिंग की सहायक बनने की आशा है। मैं अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहता हूँ। झो मिकान ने लापरवाही से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, तो फिर तुमने मेरा सैलरी कार्ड लिया ही क्यों? पैसा कमाने वाला आदमी बिगड़ जाता है और मैं इसे पहले ही रोकना चाहती हूँ। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही चुक्सिया को खुद को कोसने का मन हुआ। आखिर उसने अपने असली विचार क्यों जाहिर कर दिए? झो मिकान की निगाहें थोड़ी देर के लिए झपकी। क्या तुम्हें मुझसे शादी करने में असुरक्षा महसूस हो रही है? हाँ। चुक्सिया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। हम पहले ही इसके विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसे दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे लिए असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक है। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा है, आपकी उम्र में आपके लिए डेटिंग न करना असंभव है। मैं महसूस कर सकता हूँ, आपके पिछले रिश्ते में आपने बहुत गहरा प्यार दिखाया था। ये योजना सफल क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए भावनाएं मुझसे कहीं ज्यादा गहरी हैं। अगर एक दिन इसमें कोई अगर वाली बात नहीं है, झो मिकान ने उसे बीच में ही रोकते हुए शिष्टता से कहा, तुम्हारी यह धारणा कभी सच नहीं होगी। चूंकि मैंने तुमसे शादी करने और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद वो चीज है जो व्यक्ति, इसलिए मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मैं कभी भी उस तरह का व्यक्ति नहीं बनूंगा। आप निश्चिंत हो सकते हैं? पक्का नहीं कह सकते। चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, भविष्य की भविष्यवाणी करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आपकी यह तीव्र प्रतिक्रिया बस यही दर्शाती है कि वह अभी आपके दिल में बसी हुई है। इसे नकारे नहीं, जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत भी होती है। लिन चुक्सिया, झो मिकान की आंखों में दर्द का एक अंश झलक रहा था। क्या तुम्हें खुश होने के लिए मेरे घावों को कुरेदना पड़ेगा? रेजिमेंटल कमांडर झो चुक्सिया अचानक आगे झुकी। उसकी आंखें सीधे झो मिकान की आंखों में देख रही थी। मैं भावनात्मक शुद्धता वाली व्यक्ति हूँ। अगर तुम्हारा दिल किसी और औरत से भरा है, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हो, तो इस जन्म में मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही नफरत करूंगी। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। मैं भावनात्मक शुद्धता को भी महत्व देता हूँ, इसलिए जिस महिला ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे इस जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। इसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी नजरों में मेरे सारे प्रयास उपहास और शर्मिंदगी में तब्दील हो गए। इसलिए अगर अब भी इस बारे में बात करते समय मुझे गुस्सा आता है, तो ये प्यार की वजह से नहीं, बल्कि शर्म की वजह से है। क्या तुम समझ रहे हो? उसके चेहरे पर क्रोध का भाव देखकर चुक्सिया की जिज्ञासा अचानक ही खत्म हो गई। वह उससे प्यार नहीं करती थी, तो इस बारे में पूछताछ करने की क्या जरूरत है? वह मुरझाते हुए पीछे हट गई, उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसे खाली निगाहों से देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। उसके रवैये को देखकर झो मिकान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही हो। तुमसे शादी तो कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ भी न बताओ, ये वाकई अन्याय है। चुक्सिया ने दुखी भाव से सिर हिलाया। बेशक मुझे अभी तक अपना पहला प्यार भी नहीं मिला है। झो मिकान के चेहरे के भाव तुरंत नरम पड़ गए। उसने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक रुक गया। चुक्सिया को अकड़ी हुई स्थिति में बैठे देखकर उसने बेबसी भरी मुस्कान दी। इतना रक्षात्मक मत दिखा। मुझे आपसे कोई दुर्भावना नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। से संबंधित ये मेरू और मेरी बात करें तो हमारे परिवारों ने बहुत कम उम्र में ही हमारी शादी तय कर दी थी। मैं काफी दृढ़ निश्चयी हूँ और मुझे लगता था कि चूंकि शादी तय हो चुकी है, इसलिए वही मेरे लिए एकमात्र जीवन साथी होनी चाहिए। वही परिवार की सबसे छोटी बेटी है, जिसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार मिला है, इसलिए उसने मेरी दयालुता को हल्के में ले लिया। चुक्सिया के होठों को थोड़ा सा हिलते हुए देखकर उसने अस्वाभाविक रूप से अपना गला साफ किया। बेशक मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो विशेष रूप से विचारशील हो या दूसरों की देखभाल करने में अच्छा हो। ये स्वाभाविक है कि उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रति मेरी भावनाएं सच्ची थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वे विचार बहुत गहरे थे, लेकिन जब से मुझे समझ आई है, मैंने यही सोचा है कि वह जीवन भर के लिए मेरी पत्नी रहेगी और मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाद में हम दोनों पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। शुरुआती आकर्षण खत्म होने के बाद उसे अक्सर ऊब महसूस होने लगी। वह चाहती थी कि मैं हर दिन उसके साथ रहूं और क्लास में न जाऊं, लेकिन हम वहां पढ़ने गए थे, खेलने नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे साथ रहने के लिए कोई मिल गया है और उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं उसकी उपेक्षा करता रहा तो वह किसी और के साथ भाग सकती है। उस समय तो मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन अंत में वह काफी देर तक चुप रहे और फिर बोले। एक दिन जब मैं अपने किराए के मकान में लौटा तो मैंने उसे वहां पाया, एक गोरे आदमी के साथ बिस्तर पर। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस आदमी की पिटाई कर दी। हालांकि उसने मुझे उससे दूर रखा और हठपूर्वक कहा कि वह किसी और का साथ चाहती है, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था। उसके बाद मैं वहां से चला गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं चीन लौट आया। जब हमारे माता पिता ने पूछा तो मैंने बस इतना कहा कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और बात वहीं खत्म कर दी। कुछ समय बाद वह भी लौट आई, मुझे ढूंढ लिया, माफी मांगी और कहा कि उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम इसलिए किया क्योंकि वह उस समय बहुत छोटी थी। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे वापस अपना लूंगा। उसने मुझे ये भी बताया कि वह उस आदमी की मीठी बातों में इसलिए आ गई क्योंकि वह अंदर से खालीपन महसूस कर रही थी। उसने इसे प्यार समझ लिया और मेरे अफेयर को उजागर न करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मैंने कहा है कि मैं भावनात्मक शुद्धता को महत्व देता हूँ। मैं उसे दोबारा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैंने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे कहा कि अगर मैं पूरी जिंदगी अविवाहित भी रहूं तो भी मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। बेशक उसने हार नहीं मानी और हर दिन मेरे घर आती रही। मेरी दादी उसे बहुत पसंद करती थी और वह हर समय मेरी दादी के साथ ही रहती थी। बाद में मेरी दादी की जान से मारने की धमकी से मजबूर होकर मेरे पास सहमत होने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब मैंने सहमति दे दी थी और उसे इस बारे में चर्चा करने का मौका ढूंढ रही थी, तभी अचानक वह गोरा आदमी चीन में आ गया। 3 दिन से भी कम समय में वह और वह आदमी फिर से एक साथ रहने लगे। इस बार उसने इसे किसी से छिपाने की कोशिश नहीं की और इसलिए मैं हमारे समूह में हंसी का सबसे बड़ा पात्र बन गया। उस समय मुझे किसी को जान से मारने का मन कर रहा था। अगर मेरी बहन मेरे साथ रहकर मुझे दिलासा न देती तो शायद मैं कोई चरम कदम उठा लेता।
यही पूरी कहानी है। अब क्या आप चैन से सो सकते हैं? अगर आपको अभी तसल्ली नहीं हुई है तो आप जिनसे से पूछ सकते हैं, उन्हें इस बारे में सब कुछ पता है। जारी रहेगा 146 अध्याय 124 चुक्सिया की मां की गलतफहमी 146 अध्याय 124 चुक्सिया की मां की गलतफहमी रात का दूसरा पहर हो चुका था। ये सब बताने के लिए आपका धन्यवाद। झो मिकान चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा और काफी देर तक चुक्सिया की बातों का जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक असहज रूप से बैठने के बाद चुक्सिया खड़ी हो गई और बोली, मैं पहले वापस जा रही हूँ। जल्दी नहीं है। झो मिकान ने सिर उठाया, चलिए थोड़ी देर बात करते हैं। ये सोचकर कि उसने उसके लिए दुखद मामलों का जिक्र किया था, चुक्सिया अचानक से जा नहीं सकती थी, फिर भी झो मिकान से बात करने का ख्याल उसे सहज रूप से विचलित कर रहा था। बातचीत किस बारे में? झो मिकान ने मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए पूछा, क्या तुमने अपने परिवार को पत्र लिखा है? मैंने भेजा था। चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे कुछ दिन पहले भेजा था। क्या आपने हमारे मामले का जिक्र किया, चाहे यह उसकी कल्पना हो या नहीं? चुक्सिया को लगा कि इस प्रश्न के बाद झो मिकान के चेहरे पर स्पष्ट रूप से बेचैनी के भाव आ गए। ये दबंग आदमी बेचैन, शायद उसके देखने का तरीका ही गलत था। अपनी पलकें झपकाते हुए उसने ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने झो मिकान को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में एक प्राकृतिक चमक आई। फिर खांसते हुए उसने नीचे देखा, मेज पर रखे कलमों और किताबों को व्यवस्थित किया और फिर अपनी निगाहें वापस चुक्सिया की ओर कर ली। हाँ, वो आदमी शर्मा गया। इसका मतलब था कि वो गलत नहीं थी। पुनर्मिलन के बाद से कभी भी हावी न रहने वाली चुक्सिया को अचानक बेहतर महसूस हुआ। उसकी आंखों और बाहों में मुस्कान आ गई। मैंने कर दिखाया। तुमने क्या कहा? झो मिकान का पूरा व्यवहार नर्म पड़ गया। जाहिर तौर पर वह खुश थी कि चुक्सिया ने इतनी जल्दी अपने परिवार को उनकी सगाई की खबर दे दी थी। मैंने बस इतना कहा कि सेना का नेता मुझसे शादी करना चाहता है और उनसे उनकी राय पूछी। क्या तुमने नहीं कहा कि यह मैं था? इस बार चुक्सिया को अपनी दृष्टि पर संदेह करने की भी आवश्यकता नहीं थी। कमांडर टोंगजी की चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। नहीं, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, जब मैंने पत्र लिखा था तब शियाओ की ऊँट झांक रही थी, इसलिए मैंने और कुछ लिखने की हिम्मत नहीं की, बस थोड़ा सा इशारा कर दिया। अगली बार जब आप लिखें तो यहाँ जरूर आएं। कोई जरूरत नहीं, मैं उसे इसके बारे में बताना चाहती हूँ। चुक्सिया ने तुरंत मना कर दिया और मजाक में कहा कि वह उसके घर से चिट्ठियां लिखने के बजाय मेडिकल टीम में काम करना पसंद नहीं करेगी, वरना उसे धूप में डुबो दिया जाएगा। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करने में विश्वास रखती थी। खासकर उसके पिछले जीवन की उथल-पुथल भरे विवाहों ने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि जो महिला पूरी तरह से एक पुरुष पर निर्भर रहती है, उसे एक दिन इसका पछतावा जरूर होगा। कई महिलाओं ने अपने कार्यों से इस बात को साबित कर दिया है, लेकिन वह इसे स्वयं अनुभव करने की इच्छुक नहीं थी। उसके रवैये से उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। क्या दूसरों को उनके बारे में बताना इतना शर्मनाक था? ऐसा सोचते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। चुक्सिया ने उसके चेहरे के भावों में अप्रत्याशित बदलाव देखा। इस आदमी का चेहरा जून के मौसम की तरह कैसे बदल सकता है? ऐसा लगता है कि किताब के पन्ने पलटने से भी तेजी से चेहरे बदलना, जैसे मुहावरे का इस्तेमाल उन्हीं जैसे लोगों के लिए किया जाता है ना? वह एक महिला थी, फिर भी वह उस आदमी की तरह मनमौजी नहीं थी। वह एक महिला से भी ज्यादा तुच्छ कैसे हो सकता है? हम तिरस्कार, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करूंगा। चुक्सिया मन ही मन झो मिकान को तरह तरह की गालियां दे रही थी। तभी उसके अचानक दिए गए बयान से वह अचंभित रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बड़े बड़े प्रश्न चिन्हों से भर गईं। अगर दूसरों को पता चल जाए तो कोई बात नहीं, भर्ती अवधि समाप्त होने के बाद मैं आपके लिए एक नई इकाई में स्थानांतरण की व्यवस्था कर सकता हूँ। वह एक नई यूनिट के बारे में बात कर रहा था, यानी वह उसे सेना में नहीं रखना चाहता था। उसका अचानक दिया गया बयान उसे उसकी योजना का पालन करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से था। उसे इस तरह दखल क्यों देना चाहिए? उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और वह पहले से ही उसके लिए फैसले ले रहा था। अगर उनकी शादी हो जाती तो क्या होता? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसकी पूर्व प्रेमिका किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। उसके गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। उसके विपरीत, जिसके पास भागने के साधन ही नहीं थे। लेकिन इस युग के लोग बहुत रूढ़िवादी हैं, है ना? उसकी पूर्व प्रेमिका ने जो किया, वह इस युग के मानदंडों के बिल्कुल विपरीत था, है ना? लिन चुक्सिया, चुक्सिया विचारों में खोई हुई, होश में आए और शर्माते हुए मुस्कुराई, क्या बात है? फिर उसे याद आया कि उसे गुस्सा दिखाना चाहिए था और सीधी होकर बोली, सेना में रहना है या नहीं, ये तय करने का अधिकार आपको कैसे हो सकता है? मैंने कब कहा कि तुम्हें सेना में नहीं होना चाहिए? अब कमांडर टॉमजी की बारी थी भ्रमित होने की। आखिरकार उन्होंने काफी बातें की थी। खैर, कुछ वाक्य ही तो थे, क्या ये सब व्यर्थ हो सकता है? इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि जब वह उससे बात कर रहा था तो उसका ध्यान भटक गया? क्या उसे लगता था कि वह सबके साथ इतना ही धैर्य रखता है? नहीं, वो उसके साथ इतना धैर्य क्यों रखता था? कमांडर टॉमजी भी दुविधा में थे। आपने अभी कहा कि आप मेरा तबादला दूसरी यूनिट में कर रहे हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अब सेना में नहीं रहना चाहिए? 147 अध्याय 124 चुक्सिया की मां की गलतफहमी अंडरस्कोर 2147 अध्याय 124 चुक्सिया की मां की गलतफहमी अंडरस्कोर झो मिकान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मैंने तुमसे बाद में पूछा था कि क्या तुम लिपिकीय कार्य करना चाहती हो या वास्तव में चिकित्सा कर्मचारी बनना चाहती हो? क्या तुमने नहीं सुना? माफ कीजिए, मैं अभी थोड़ी विचलित हो गई थी। चुक्सिया खड़ी हुई, थमस लिया और झो मिकान के कप में पानी भर दिया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद कमांडर। ये सब मेरी गलती है। ही। झो मिकान ने अचानक चापलूसी करने लगी चुक्सिया को देखा और वह अवाक रह गया। ठीक है, आपने लिपिकीय कार्य या चिकित्सा कर्मचारी की बात कही। कौन सा लिपिकीय पद? कौन सा चिकित्सा पद? ये प्रतिक्रिया। झो मिकान ने सिरदर्द से परेशान होकर अपना माथा रगड़ा, लेकिन फिर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचते हुए कि वह अभी 18 साल की होने वाली एक युवा लड़की ही थी। हालांकि थोड़ा असामान्य है, लेकिन उसकी कम उम्र और ग्रामीण परिवेश में परवरिश का मतलब था कि उसने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था, इसलिए उसका वर्तमान व्यवहार वास्तव में काफी अच्छा था। अगर चुक्सिया को पता होता कि कमांडर उसके लिए किस तरह बहाने बना रहा है, तो वह निश्चित रूप से निराश हो जाती। वह दुनिया को कैसे नहीं देख पाई? उसने उससे कहीं ज्यादा चीजें देखी थी। आप यहाँ किसी और को नहीं जानते। लिपिकीय कार्यों के लिए आपको मुख्य अस्पताल जाना होगा और लोअर शियाओकियों के साथ काम करना होगा। चिकित्सा कर्मचारियों के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, या तो मुख्य अस्पताल या शाखा अस्पताल। आपकी दूसरी चाची शाखा में उपनिदेशक हैं और वे आपका अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। ये व्यवस्था काफी विचारशील थी। उस क्षण चुक्सिया ने कुछ हद तक इस बात को स्वीकार कर लिया कि झो मिकान उसे जिनसे की सहायता करने नहीं दे रहा था। हालांकि अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पहले खुद के दम पर सफल होने की कोशिश करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। मैं अब से आपके द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहता। अगर मैं तुमसे शादी भी कर लूँ तो तुम सिर्फ मेरे पति होगे, मेरे माता पिता नहीं। मैं हर चीज के लिए आप पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। मुझे विश्वास है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अपनी स्वतंत्रता खो देनी चाहिए और आपके द्वारा तय की गई हर बात माननी चाहिए। आप ये बात समझते हैं, है ना? ठीक है, उसने हार्दिक सहमति जताते हुए कहा, मैंने ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की हैं क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आखिरकार तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में अधिक सोचना सीखना होगा। धन्यवाद, मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो। झो मिकान ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, लिन चुक्सिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अन्यथा मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम चुक्सिया ने उसे उलझन भरी निगाहों से देखा। क्या तुम्हारा मूल उद्देश्य मेरी उम्मीदों को कम रखना नहीं था? क्या आपका इशारा यह नहीं था कि आप मुझे भौतिक रूप से सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं? किस कान ने मुझे ऐसा कहते सुना? झो मिकान की आवाज अचानक गुस्से से भर गई। चुक्सिया डर के मारे पीछे हट गई। आपने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन सार यही था। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति के बीच ये कहना आसान नहीं था। उसके साथ रहना उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो प्राथमिक विद्यालय में किसी शिक्षक से मिल रही हो। वे पति पत्नी के रूप में एक साथ कैसे रह सकते थे? मैं वापस जा रही हूँ।
चुक्सिया झट से खड़ी हो गई और उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना दरवाजे की ओर बढ़ गई। अपने होठों के कोने को खेदपूर्वक खींचते हुए झो मिकान ने धीरे से कहा, वापस यहीं आओ। है और कुछ है क्या? चुक्सिया ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, खेल के मैदान में कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसकी जरूरत है, वह मेरी जगह खेल ले, थोड़ी ठंड लग रही है, आगे बढ़ो। झो मिकान ने हाथ हिलाया और चुक्सिया खरगोश की तरह तेजी से बाहर निकल गई। एक हताश आह भरते हुए झो मिकान ने अपनी नोटबुक खोली और खोया हुआ झाओ युलान और लिन बाओहे मोटी चाची के साथ खेत में काम कर रही थी। तभी लुओ गैंगशुन मुस्कुराते हुए और फुर्तीले कदमों से उनके पास आया। बच्चों ने चिट्ठियां भेजी हैं। उसने एक चिट्ठी झाओ युलान और लिन बाओहे को और दूसरी मोटी चाची को देते हुए कहा, मैंने उन्हें पढ़ लिया है, अब आप पढ़ लीजिए। जब झाओ युलान ने पत्र खोला तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके बगल में लिन बाओहे जोर जोर से सांस ले रही थी। चुक्सिया के जाने के बाद से ही दंपति को उसकी चिंता सताती रही थी। आमतौर पर मोटी चाची के साथ काम करते हुए उनकी बातचीत ज्यादातर अपने बच्चों, विशेष रूप से होंकी के लिए उनकी चिंता के इर्द गिर्द घूमती थी। कुछ दिन पहले झोंग होंगेंग को होंकी से एक पत्र मिला। मोटी चाची, जिन्हें झोंग होंगेंग कभी पसंद नहीं थी, विशेष रूप से झोंग होंगेंग से यह पूछने गई कि क्या बेटे के पत्र में उनकी बेटी और चुक्सिया का कोई जिक्र था। इसका जवाब जाहिर तौर पर निराशाजनक था। झाओ युलान और लिन बाओहे के लिए तो यह और भी अधिक सच है। केवल एक ही बेटी होने के कारण जिसका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक था, झाओ युलान और लिन बाओहे की चुक्सिया के प्रति चिंता निश्चित रूप से मोटी चाची और लुओ गैंगशुन की तुलना में कहीं अधिक थी। अब जब उन्हें आखिरकार अपनी बेटी का पत्र मिल गया था, तो कोई कल्पना कर सकता है कि दंपति कितने उत्साहित थे। लुओ गैंगशुन पहले ही पास आ चुका था। उसने देखा कि झाओ युलान को पत्र खोलने में काफी समय लग रहा है, इसलिए उसने उससे पत्र ले लिया, उसे खोला, उसके पन्ने पलटे और उसे वापस दे दिया। जाहिर है, पत्र पढ़ने के लिए तीन लोगों को एक साथ झुककर बैठना पड़ा। दोनों परिवारों के इतने करीब होने और चुक्सिया के लगभग उनकी बहू बनने की संभावना के साथ साथ बेटी के पत्र में अस्पष्ट विवरणों से कुछ हद तक असंतुष्ट होने के कारण लुओ गैंगशुन को चुक्सिया का पत्र पढ़ने में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। ट्रेन में चढ़ने से लेकर छावनी पहुंचने तक अपनी व्यवस्थाओं की बारीकियों और होंकी के साथ अपनी मुलाकात तक चुक्सिया ने सब कुछ स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया था। चुक्सिया कितनी समझदार है, उस शियाओ कियोंग जैसी लड़की के बिल्कुल विपरीत सिर्फ दो वाक्य बोले और वो और उसकी मां गुस्सा हो गई। पढ़ते हुए लुओ गैंगशुन आह भरे बिना नहीं रह सका। मोटी चाची भी काफी चिढ़कर बोली, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मुझे देखने दो। उस लड़की ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी और उनमें से एक लाइन में पापा मम्मी लिखा था। पिताजी माताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हमारी यूनिट का कमांडर चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं, वह एक बटालियन कमांडर है। अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो शायद मैं सेना में नहीं रह पाऊंगी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है। मामला सुलझ जाने के बाद मैं आपको दोबारा लिखूंगा। इस आखिरी हिस्से को पढ़ते ही झाओ युलान को लगा जैसे उसका सिर फट गया हो। क्या उसकी बेटी का खूबसूरत होना अपराध था? घर पर जबरन शादी करने के बाद अब बेस पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद कोई उसे फिर से निशाना बना रहा था। एक बटालियन कमांडर, उसकी उम्र कितनी हो सकती है? अगर सेना में न रहने का मतलब किसी बुरे आदमी से शादी न करना हो तो ऐसा ही सही। इस समय उसे ये भी याद नहीं था कि पिछली बार आने वाला बटालियन कमांडर केवल 20 वर्ष का था। जारी रहेगा। अध्याय 148, अध्याय 125। माता पिता का आगमन पहला अपडेट आ गया है, कृपया समर्थन करें। योजक चिन्ह 10वीं वर्षगांठ का उत्सव और दस्ते के नेता का पुनः चुनाव लगभग एक ही समय पर होने के कारण ज़िगमेई ने घोषणा की कि कक्षा नेतृत्व चुनाव को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। घोषणा के बाद सबसे शांत प्रतिक्रिया हमेशा उपद्रव मचाने वाली तीसरी कक्षा से आई, जहां यांग शियाओली ने अपना विरोध बंद कर दिया। युआन मिनमेंग और क्यूई जेहोंग को उसके नियंत्रण में रखा गया था क्योंकि वे कोई गड़बड़ करने से डरते थे। जहां तक सुन शानमेई की बात है, उनका मुख्य ध्यान उत्सव के दौरान सुर में गाने और अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करने पर था। ज़िगमेई पहले ही उससे बात कर चुकी थी और अगर प्रदर्शन से एक दिन पहले तक भी वह पूरा गाना सुर में नहीं गा पाती तो उसे लिप-सिंक करना पड़ेगा। ये बात सुन शानमेई को स्वीकार्य नहीं थी। उसे लगा कि अगर वह लिप-सिंक करेगी तो कक्षा 3 के अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, उनका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वह सामूहिक सम्मान से वंचित रहने की भावना को स्वीकार नहीं कर सकी। उस दिन रात के खाने के बाद सन शानमेई लुओ ज़ियाओकियोंग को खींचने के लिए आए। ज़ियाओकियोंग, चलो चलें। माथे पर शिकन लिए बिस्तर पर आधी लेटी हुई लुओ ज़ियाओकियोंग ने जवाब दिया, मुझे हिलने डुलने का मन नहीं कर रहा है। परसों मेरा प्रदर्शन है, आज और कल मेरे आखिरी मौके हैं। सुन शानमेई ने उसे जोर से खींचते हुए कहा। अरे, लुओ ज़ियाओकियोंग ने जोर से झटका देकर खुद को छुड़ाया। सन शानमेई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम गा नहीं सकती। क्या आप इसे हल्के में नहीं ले सकते? हम सब रेड फ्लैग कम्यून से हैं। चुप रहो। लुओ ज़ियाओकियोंग चिल्लाई, उसकी फैली हुई उंगलियां नियंत्रित रूप से कांप रही थी। क्या तुम रेड फ्लैग कम्यून का जिक्र करना बंद कर सकते हो? अगर तुमने दोबारा इसका जिक्र किया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? सुन शानमेई वहीं अचंभित खड़ी रही, अपने होठों को चाटती रही, फिर मुड़कर अकेले ही छात्रावास से चली गई। ये देखकर कियाओ निंगई जल्दी से उसके पीछे-पीछे बाहर चली गई। एक सप्ताह बीत चुका था और अस्पताल 401 से कोई खबर नहीं मिली थी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि लुओ ज़ियाओकियोंग किस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजर रही होगी। उसका न जाना एक बात थी, लेकिन बिना किसी संपर्क के अधर में लटके रहना दूसरी बात थी। ऐसा नहीं था कि चुक्सिया उसे सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। बात ये थी कि पिछले कुछ दिनों से सन शानमेई ने लुओ ज़ियाओकियोंग को इतना घेर रखा था कि उसे उसके साथ अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला था। आज के व्यवहार से संकेत मिलता है कि लुओ ज़ियाओकियोंग की तनाव सहन करने की क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। वह इसे और अधिक टाल नहीं सकती थी। चुक्सिया ने धीरे से आह भरी और लुओ ज़ियाओकियोंग की आस्तीन खींचते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो बाहर चलते हैं और बात करते हैं। क्या मैं आ सकती हूँ? लियू मेजुन ने अपना हाथ उठाया। चुक्सिया ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मेजुन, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं सचमुच इतनी अनजान हूँ? लियू मेजुन मुस्कुराए और उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। जाओ, हमें बाद में गाने का अभ्यास भी करना है। उसकी मुस्कान ने उसकी बेचैनी को छुपा दिया, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आखिरकार दाखिला लेने के बाद से ही वह चुक्सिया और लुओ ज़ियाओकियोंग के सबसे करीब रही थी। अब सबके सामने इस तरह स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए जाने के बाद वह बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर सकती थी। एक बार दरारे पर जाने के बाद उन्हें शायद कभी भरा न जा सके। चुक्सिया हिचकिचा रही थी, सोच रही थी कि क्या उसे लियू मेजुन को साथ लाना चाहिए। तभी यांग शियाओली ने कहा, लिन चुक्सिया, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन? चुक्सिया ने अनायास ही पूछा। उन्होंने कहा कि वे आपके माता पिता हैं और भी कई लोग थे। मैंने यह नहीं पूछा कि और कौन थे, क्योंकि मिनमेन, जेहोंग और मैं कैफेटेरिया से आते समय उनसे संयोगवश मिल गए थे। मेरे माता पिता? चुक्सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या उन्होंने खुद आपको बताया कि वे मेरे माता पिता हैं? यांग शियाओली झुंझलाते हुए बोली, तुमने मुझे कभी अपने परिवार की तस्वीरें नहीं दिखाई। मुझे कैसे पता चलता अगर उन्होंने मुझे बताया ही नहीं होता। पिछली घटना में शामिल नकली चाचा के बारे में सोचते हुए चुक्सिया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके आने को अभी आधा महीना भी नहीं बीता था और भले ही उसके माता पिता उसे याद कर रहे हों, वे इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता जा रहा था। पहले उसने अपने चाचा का रूप धारण किया और अब वह अपने माता पिता होने का नाटक करने की हिम्मत कर रही है। चाहे कोई भी हो, वह उनके प्रति कोई दया नहीं दिखाती थी। ये सरासर बेतुका था। क्या उन्हें सच में लगा था कि उसे इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है? युआन मिनमेन ने ताना मारते हुए कहा, लिन चुक्सिया, तुम्हारे माता पिता तुमसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं, है ना? अभी आधा महीना भी नहीं बीता है और वे आपसे मिलने के लिए पहले ही आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको उन्हें यही स्थायी रूप से बसने का सुझाव देना चाहिए, अन्यथा बार-बार आना जाना बहुत झंझट भरा हो जाता है। हाल ही में यांग शियाओली और चुक्सिया काफी करीब आ गई थी, जिससे मिनमेन को काफी जलन होने लगी थी। अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने आखिरकार कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने का मौका पा लिया। मेरे माता पिता मुझसे उतना प्यार नहीं करते, हालांकि यह इतना पास है, फिर भी वे मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आए हैं। लोगों के बीच मतभेद होना वाकई बेहद निराशाजनक है, क्यूई जेहोंग ने आगे कहा।
हालांकि वह युआन मिंगमेन की तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उतनी इच्छुक नहीं थी, लेकिन उनकी छोटी तिकड़ी की सदस्य होने के नाते वह निश्चित रूप से अपनी स्थिति को विस्थापित होते देखकर खुश नहीं थी। ठीक है, अगर तुम दोनों बात नहीं करोगे तो मैं यह नहीं सोचूंगी कि तुम मर गए हो। लिन मेंगरा ने उन पर आंखें घुमाई, फिर चुक्सिया की ओर मुड़ी। लिन चुक्सिया, तुम किस बात में खोई हुई हो? क्या आप इतने खुश हैं कि ठीक से सोच ही नहीं पा रहे हैं? लिन चुक्सिया, क्या तुम जल्दी नहीं करोगी? यांग शियाओली के दबाव के कारण चुक्सिया आखिरकार अपनी तल्लीनता से बाहर आ गई। बिना कुछ कहे वह तेजी से छात्रावास से बाहर निकल गई, जिससे हवा का एक झोंका उत्पन्न हुआ। लुओ शियाओकियोन को, जो आमतौर पर चुक्सिया से अलग नहीं होती थी, अभी भी वही स्तब्ध खड़ी देखकर यांग शियाओली को लगा कि वह परेशान है और उसने भी उसे छेड़ते हुए कहा, दुखी मत हो, अगर तुम लिन चुक्सिया जितनी नाजुक होती तो तुम्हारे माता पिता भी तुमसे मिलने आते। आह! लुओ शियाओकियोन कांप उठी, होश में आए और फिर चुक्सिया के पीछे दौड़ पड़ी, ये सोचकर कि चुक्सिया के माता पिता क्यों आए हैं जबकि उसे सेना में आए हुए आधा महीना भी नहीं हुआ था। क्या इसका मतलब ये था कि उसके माता पिता भी आए थे? लियू मेजुन कुछ देर तक हिचकिचाती हुई वहीं बैठी रही, लेकिन अंततः हिली नहीं। चूजिया गुस्से से भरी हुई शान से चलने लगी और उसके पीछे चल रही लुओ शियाओकियोन ने गलत समझा और कुछ ही कदमों में उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया। चूजिया, अंकल बाओहे और आंटी युलान का तुमसे मिलने आना ये दर्शाता है कि वे तुम्हें कितना याद कर रहे थे, तुम उन्हें दुखी नहीं होने दे सकती। मैं नहीं करूंगी, चुक्सिया ने बेपरवाही से जवाब दिया और आगे चलती रही। लुओ शियाओकियोन ने उसे फिर से खींचते हुए कहा, चुक्सिया, अंकल बाओहे और आंटी युलान सचमुच तुम्हारी परवाह करते हैं। मुझे पता है, चुक्सिया ने अनिच्छा से उसे समझाया। शियाओकियोन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इन दिनों सुन शान में तुमसे इतनी करीब से चिपकी रहती है कि मुझे मौका ही नहीं मिला। ऐसे समय में वह इस बारे में बात करने की सोच भी कैसे सकती थी? लुओ शियाओकियोन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जो भी हो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अंकल बाओहे और आंटी युलान को इंतजार मत करवाओ। और यांग शियाओली ने कहा कि शायद कोई और भी आया हो सकता है मेरे माता पिता भी यहाँ हों। जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। चुक्सिया ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। लुओ शियाओकियोन उसे खींचते हुए छात्रावास क्षेत्र से बाहर भागी। जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों को अपनी ओर तेजी से आते देखा, चुक्सिया ने अविश्वास से पलकें झपकाईं, फिर से पलकें झपकाईं, यह विश्वास नहीं करते हुए कि यह सब सच है। उसने खुद को चुटकी काटी। आह! फिर उसने जल्दी से लुओ शियाओकियोन को चुटकी काटी और घबराकर पूछा, क्या दर्द हो रहा है? मूर्ख लड़की! लुओ शियाओकियोन के जवाब देने से पहले ही झाओ युलान ने उसे कसकर गले लगा लिया था। उस क्षण उसे आखिरकार लगा कि यह सब सच है। झाओ युलान को गले लगाते हुए उसने बाकी लोगों का अभिवादन किया। पापा, बड़े चाचा, बड़ी चाची, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? ही। सबसे बड़ी मौसी, ये युवान आगे बढ़ी और उदास दिख रही लुओ शियाओकियोन को अपनी बाहों में भर लिया। बेटी, मैं भी तुम्हारी मां हूं, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? खुशी हुई अपनी होने वाली सास के गले लगने पर लुओ शियाओकियोन शर्माते हुए मुस्कुराई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। तब तक झाओ युलान अपनी बेटी को छोड़ चुकी थी और उसे सिर से पैर तक निहार रही थी। तुम इतनी पतली कैसे हो गई हो? और अंधेरा भी। आह चुक्सिया, यह मुश्किल रहा होगा, है ना? सेना में रहना हमेशा कठिन नहीं होता। लिन बाओहे ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। जब वह घर से निकली थी तब की तुलना में चुक्सिया का वजन काफी बढ़ गया है, उसका रंग निखर गया है और उसकी लंबाई भी बढ़ गई है। चुक्सिया बहुत परेशान थी। अभी तो बस कुछ ही हफ्ते बीते थे, उन्हें कैसे पता चलता कि उसकी लंबाई बढ़ी है या नहीं? एक छोटा पौधा भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, है ना? ज़ेग मेई और झाओ के लिए मुस्कुराते हुए आए, सबसे हाथ मिलाते हुए हंसे और बोले, चाचा चाची, आप अपनी बेटी को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहे होंगे, है ना? शर्मिंदा होकर झाओ युलान मुस्कुराई और बोली, मुख्य ज़ेग, माफ कीजिए, मैं अपनी बेटी को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। जब वह आई तो मैंने उसे कहा कि वह चुक्सिया को बुला ले। ज़ेग मेई ने समझदारी से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं समझती हूँ, इतनी दूर तक आने के लिए। और मुझे मुखिया मत कहो, मैं वास्तव में मुखिया नहीं हूँ। मुझे मेई कहो या शियाओ से भी चलेगा। आइए यहाँ खड़े होकर बातें न करें। पहले आइए सैन्य अतिथिगृह में कमरे सुरक्षित कर लें और फिर हम खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। धन्यवाद चीफ शियाओ ज़ेग। माफ कीजिए मुखिया जी, हम अपना खाना खुद लाए हैं। झाओ युलान ने अपने पीले बैग पर थपथपाते हुए कहा। चुक्सिया की दादी ने सफेद आटे से हरे प्याज के साथ पैनकेक बनाए हैं। मुख्य ज़ेग, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हमारे साथ शामिल हो जाए। ज़ेग मेई की हैसियत को भांपते हुए झाओ युलान को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उन्होंने अपनी बेटी की ओर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर कोई भाव न देखकर राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को शर्मिंदा नहीं किया था और न ही उसे नाराज किया था। ज़ेग मेई ने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए सुझाव दिया, कैसा रहेगा अगर हम पहले रहने की जगह तय कर लें और खाने के बारे में बाद में बात करें? क्या ये ठीक रहेगा? अभी तक ये न समझ पाने के कारण कि उसके माता पिता और बड़े चाचा और चाची इतनी जल्दी में क्यों आ गए थे, चुक्सिया एक गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह चिंतित महसूस कर रही थी। ज़ेग मेई के बोलते ही उसने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद कैप्टन ज़ेग। अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाना महत्वपूर्ण है। मेरे माता पिता और सबसे बड़े चाचा और चाची काफी समय से यात्रा कर रहे हैं, वे जरूर थक गए होंगे। चाचा चाची, चुक्सिया को लगता है कि मुझे चीजें समझने में देर लग रही है। ज़ेग मेई ने अपना हाथ उठाकर एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, जिससे लिन बाओहे और अन्य लोगों को आगे बढ़ने का संकेत मिला। झाओ युलान ने मुस्कुराते हुए जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, हम इस लड़की को बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। वह बिना किसी सम्मान की बात करती है। चीफ शियाओ ज़ेग, कृपया उससे नाराज न हो। हमारी चुक्सिया का कोई बुरा इरादा नहीं है, लिन बाओहे ने कहा। उनका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह मुश्किल से शब्द बोल पा रहे थे, जाहिर तौर पर अपनी बेटी का बचाव कर रहे थे। गलतफहमी का शिकार हुई ज़ेग मेई शर्मिंदा लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे समझाए। भाभी, कैप्टन ज़ेग का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह तो बस आपसे मजाक कर रही थी। कैप्टन ज़ेग चुक्सिया का अच्छे से ख्याल रखते हैं। झाओ किलियांग ने गेस्ट हाउस की ओर आगे बढ़ते हुए ज़ेग मेई का बचाव किया। आइए यहाँ खड़े होकर इतना ध्यान आकर्षित न करें, पहले हम व्यवस्थित हो जाएं। दरअसल वहां से गुजरने वाली हर महिला सैनिक उन्हें देखने के लिए अपनी गाड़ी की गति धीमी कर देती थी। आखिरकार सेना में आधे महीने से भी कम समय बिताने के बाद माता पिता का आना एक बहुत ही असामान्य घटना थी। करने के लिए जारी अध्याय 126 नेता व्यवहार कर रहा है। 149 अध्याय 126 नेता व्यवहार कर रहा है। आधी रात बीत चुकी है, मुझे कुछ प्रशंसा की उम्मीद है। टिल्ड योजक चिन्ह सभी के लिए व्यवस्था करने के बाद ज़ेग मेई ने चतुराई से स्वयं को वहां से विदा कर लिया। उसने आधिकारिक तौर पर यह कारण बताया कि चाचा चाचियों की यात्रा थका देने वाली थी, इसलिए उन्हें पहले नहा धोकर आराम कर लेना चाहिए और बाद में वह उन्हें भोजन के लिए बाहर ले जाने आएगी। लिन बाओहे और उनकी पत्नी, साथ ही झाओ युशान और उनकी पत्नी ज़ेग मेई के ध्यान के लिए पूरी तरह से आभारी थे, लेकिन साथ ही उन्होंने रात के खाने के निमंत्रण को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। ज़ेग मेई ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिलाया और चली गई। सेना का गेस्ट हाउस वाकई शानदार है। जिन काउंटी में हम बैठकों के लिए जाते हैं, वहाँ के सबसे अच्छे गेस्ट हाउस भी इसकी तुलना में कुछ नहीं है। झाओ युशान ने बैठते ही आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। 2 सिंगल बेड, एक चौकोर टेबल, 2 छोटे गोल स्टूल और एक थर्मस। चुक्सिया को ये गेस्ट हाउस बेहद सादा लगा, लेकिन झाओ युशान की नजर में यह साधारण रूप से अच्छा था। हालांकि उस दौर की परिस्थितियों और अपने परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुक्सिया अपने चाचा के कथन से सहमत होने लगी। जैसे ही वह पूछने ही वाली थी कि सब लोग इतनी जल्दी में क्यों आ गए, झाओ किलियांग ने उससे पहले ही पूछ लिया, पापा, मम्मी, छोटी चाची, छोटे चाचा, आप सब इतनी जल्दी में क्यों आ गए? क्या घर पर कुछ हुआ था? उन्होंने परिवार से मिलने के लिए अपनी छुट्टी अभी पूरी की थी और उनकी छोटी चचेरी बहन चुक्सिया 10 दिन से कुछ अधिक समय पहले ही वहां पहुंची थी। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि चारों बुजुर्ग इस समय इतनी जल्दी क्यों आ गए। भले ही उसकी छोटी चाची और उसके पति अपनी छोटी चचेरी बहन को याद कर रहे हों और उसके बारे में चिंतित हों और उसे देखने के लिए आने पर जोर दे रहे हों ताकि उन्हें तसल्ली मिल सके, लेकिन उसके माता पिता के लिए अपना काम छोड़कर तुरंत आने का कोई कारण नहीं था। बहरहाल वो पूरी तरह से हैरान था। जब उसने उन्हें पहली बार देखा तो उसने उनकी जल्दबाजी में आने का कारण पूछा, लेकिन उसके पिता ने उसे घूरकर देखा और उसे जल्दी से अपने छोटे चचेरे भाई के पास ले जाने के लिए कहा।
कोई और विकल्प न होने के कारण उसे अपनी जिज्ञासा को दबाना पड़ा और पहले उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ा। अब जबकि वे उसके छोटे चचेरे भाई से मिल चुके थे और उनके रहने की व्यवस्था हो चुकी थी, उसकी जिज्ञासा को अब और नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। आंखों में आंसू लिए झाओ युलान ने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, शिया, क्या तुमने अपने भाई को नहीं बताया? किस बारे में? चुक्सिया कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां अचानक इतनी भावुक क्यों हो गई है। ये झाओ युलान ने अपने होंठ काते हुए कहा, शिया, जैसे ही मुझे और तुम्हारे पिताजी को पत्र मिला, हम तुम्हारी दादी के घर गए। इस पर चर्चा करने के बाद हमने सोचा, भले ही हमें वापस जाकर कष्ट सहना पड़े, हम तुम्हें किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी नहीं करने दे सकते। क्या किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करनी चाहिए? क्या किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करनी चाहिए? झाओ किलियांग और लुओ शियाओकियों की आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं, खासकर लुओ शियाओकियों की, जिसका चेहरा पूरी तरह से असमंजस से भरा हुआ था। अचानक उसे चुक्सिया की कही हुई बात याद आ गई, जिसमें उसने बताया था कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसे बात करने का मौका नहीं मिला था, और उसने गलती से सोचा कि उसने इसका पता लगा लिया है। चुक्सिया, आखिर तुम्हें कौन मजबूर कर रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उन्हें सुलझा दूंगा। तुम्हें पता है, तुम चुपचाप सब कुछ क्यों सहते रहते हो और मुझे बताते नहीं हो? अगर सुन शानमेई मुझे परेशान भी कर रही होती, तो भी अगर तुम मुझे बस एक शब्द कह देते, तो मैं उसे भगा देता। अंकल बाओहे, आंटी युलान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने माता-पिता द्वारा दिए गए काम को पूरा करने में असफल रहा। मैंने आपको निराश किया, मुझे सजा दीजिए। चुक्सिया, आप भी मुझे मार सकती हैं। झाओ युलान द्वारा एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का जिक्र करने से चुक्सिया काफी देर तक असमंजस में रही। फिर उसे एहसास हुआ, उसके माता-पिता ने शायद यह मान लिया होगा कि चूंकि उसका होने वाला पति एक रेजिमेंटल कमांडर था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे। जब लुओ शियाओकियों बोल रही थी, तब चुक्सिया अभी भी सोच में डूबी हुई थी और उसने वास्तव में यह नहीं सुना था कि क्या कहा गया था। ऊपर देखते हुए और लुओ शियाओकियों के उत्सुक चेहरे को देखकर उसने जल्दी से समझाया, शियाओकियों, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, बस मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है। चुक्सिया, लुओ शियाओकियों ने घबराकर उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मुझे बस इतना बता दीजिए, वह बूढ़ा आदमी कौन है? मैं सैनिक न रहने का जोखिम उठाने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि जाकर उससे बात कर सकूं। सबसे बड़े चाचा झाओ युशान ने तुरंत बातचीत जारी रखते हुए कहा, शिया, डरो मत। आपके सबसे बड़े चाचा और आपकी चाची आपके माता-पिता के साथ यहाँ सिर्फ आपके लिए न्याय मांगने आए हैं। सबसे बुरी स्थिति में हम सैनिक बनना छोड़ देंगे और घर चले जाएंगे। निश्चिंत रहें, हमारे वापस आते ही आपकी चाची आपके लिए एक अच्छे पति का परिवार जरूर ढूंढ लेंगी। मैं गारंटी देती हूँ कि यह किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने से कहीं बेहतर होगा। शिया, इस मामले को अपनी सबसे बड़ी चाची पर छोड़ दो, वादा करते हुए सबसे बड़ी चाची युआन ने कहा। जैसे जैसे सभी का आक्रोश बढ़ता गया, चुक्सिया असमंजस में पड़ गई कि वह हंसे या रोए। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसकी प्यारी बड़ी चचेरी बहन भी बोल पड़ी, शिया, वह बूढ़ा आदमी कौन है? डरो मत, अगर इसका मतलब मेरी प्यारी शिया को कष्ट सहने देना है तो मैं सेना में नहीं रहूंगा। लिन बाओहे ने आगे बढ़कर अधिकारपूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, किलियांग, अगर यही तुम्हारा कर्तव्य है तो तुम्हें सेना में ही रहना चाहिए। इस मामले में आपके छोटे चाचा यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं अपनी ही बेटी की रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं किस तरह का पिता हूँ? चुक्सिया ने धीरे से गला साफ किया। क्या सबने बोलना समाप्त कर दिया? शिया, झाओ युलान ने अपनी आंखों के कोने पोंछे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो। आपके माता-पिता तभी खुश हो सकते हैं जब आप खुश हो। अगर तुम हमें खुश करने के लिए कष्ट सह रहे हो, तो निश्चिंत रहो, तुम्हारे माता-पिता भी खुश नहीं होंगे। लुओ शियाओकियों चिंतित होकर अपनी आंखें ऊपर चढ़ाते हुए बोली, चुक्सिया, जल्दी बोलो, तुम मुझे यहाँ मार डालोगी। खैर, मैं किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी नहीं कर रही। चुक्सिया के दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे और उसने झाओ युलान की ओर देखा। मां, क्या अंकल गंगशुन और मोटी आंटी ने मेरा पत्र नहीं पढ़ा? उन्होंने क्या कहा? वे हमसे सहमत थे। बूढ़े आदमी से शादी करने से बेहतर है कि सैनिक न बने। ओह, मेरे पत्र में स्पष्टता न होने की गलती मेरी ही है। वह मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन वह अधेड़ उम्र के आदमी से सरासर अलग है। दरअसल, चुक्सिया रुकी और एक अजीब सी मुस्कान देते हुए बोली, दरअसल आप सब उसे जानते हैं। हम सब उसे जानते हैं। झाओ युलान और लिन बाओहे ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपनी बेटी की ओर देखकर बोली, हम भी उसे जानते हैं। हाँ, मैं भी उन्हें जानती हूँ। लुओ शियाओकियों ने चुक्सिया की आस्तीन को जोर से झटकते हुए कहा, चुक्सिया, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं भी उस व्यक्ति को जानती हूँ? हाँ, मुझे पता है ये कौन है। लुओ शियाओकियों ने गुस्से से अपनी जान पर थप्पड़ मारा। धिक्कार है, ये तो बेशर्मी है। अगर मैं उसे माफ कर दूं, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब लुओ नहीं रहूंगा। चुक्सिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। क्या वह सच में इतना बुरा था? देखो शियाओकियों कितनी परेशान है। ऐसा लगता है कि अगर दूसरा व्यक्ति उसके सामने होता, तो वह सचमुच उस पर हमला कर उसे जिंदा ही निगल जाती। कोई जानकारी न होने के कारण झाओ किलियांग की निगाहें लुओ शियाओकियों की ओर मुड़ी। कौन है? वह समझ गया था कि उसकी छोटी चचेरी बहन हिचकिचा रही है और शर्मिंदा लग रही है। बेहतर होगा कि वह अपनी मंगेतर से ही पूछे। लेकिन क्या वह वास्तव में भरोसेमंद था? झाओ युलान और लिन बाओहे, जिन्हें शुरू में लगा था कि उन्हें कुछ सुराग मिल गया है, ने लुओ शियाओकियों को इतना क्रोधित देखकर तुरंत अपने सुरागों को खारिज कर दिया और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। झाओ युशान और ली युआन तो और भी ज्यादा अनजान थे। सबकी सामूहिक निगाहों को महसूस करते हुए लुओ शियाओकियों शर्म से अपनी गर्दन सिकुड़ते हुए बोली, मैं अभी थोड़ी ज्यादा ही उत्साहित हो गई थी, सच में। मैं आमतौर पर इतना आशिष्ट नहीं होता। हाँ, चुक्सिया, पिछली बार जब वह व्यक्ति चुक्सिया को ढूंढने आया था, तो उसने चुक्सिया के चाचा होने का नाटक किया था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे, तो हमने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। उसने दावा किया कि वह कोई दूर का चाचा है जो पहले ही इस दुनिया से चला गया था, चाहे वह उसके पिता की तरफ से हो या माता की तरफ से, ये हमें नहीं पता था। हम तो पत्र लिखकर पूछने पर भी विचार कर रहे थे। वह आदमी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। मुझे पता था, जब उसने रेजिमेंटल कमांडर झो को देखा, तो जिस तरह से वह भागा, वह किसी सभ्य व्यक्ति का व्यवहार नहीं था। जब तक लुओ शियाओकियों ने अपनी बात खत्म की, तब तक चुक्सिया उसके विचित्र विचारों से पूरी तरह अवाक रह चुकी थी। क्या उसे लगा कि सिर्फ धमकी मिलने की वजह से उसे किसी से शादी करनी ही पड़ेगी? इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। झाओ किलियांग ने जल्दी से उसे खोला। जेक मेरी और जो मिकान दरवाजे पर खड़े थे। चुक्सिया का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें थम सी गईं। वे इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसे समझाने का समय नहीं मिला था। अरे, ये सब उसकी अपनी ही अस्वस्थ जिज्ञासा की गलती है कि वह सबको अनुमान लगाने देना चाहती थी। उसने खुद ही क्यों नहीं समझा दिया? अब क्या करें? खैर, अब समझाने का समय नहीं था। उसे क्या करना चाहिए था? क्या करे वह? जैसे जैसे उसकी चिंता बढ़ती गई, उसका दिमाग और भी उलझता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तब तक जो मिकान कमरे में प्रवेश कर चुकी थी और उन्होंने सभी का अभिवादन किया था। उसे देखकर झाओ युलान और लिन बाओहे को एक अवर्णनीय परिचितता का एहसास हुआ। झटपट सोचते हुए झाओ युलान को एक विचार आया। कमांडर झो, आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस बार हमें सचमुच आपकी मदद की जरूरत है। झो मिकान ने तुरंत जवाब दिया, आंटी कृपया मुझे शियाओ झो ही कहिए। मैंने बाहर स्थित रेस्तरां में पहले ही खाना बुक करा लिया है। क्यों न हम बाहर खाना खाने चलें और वहीं बैठकर बातें करें? कोई जरूरत नहीं। चुक्सिया ने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। उसे झाओ युलान की रक्षा इस तरह करते देख जैसे वह किसी चोर को भगा रही हो। झो मिकान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चुक्सिया, तुम इतनी अतार्किक क्यों हो रही हो? चुक्सिया, क्या मैं बच्ची हूँ? अनुचित। कमांडर झो, हम अपना खाना खुद लाए हैं, हमारे पास पर्याप्त है। झाओ युलान ने अपनी बेटी और झो मिकान के बीच बारी-बारी से देखा। वह मन ही मन गर्वाहट महसूस कर रही थी। काश जिस रेजिमेंटल कमांडर में उसकी बेटी की दिलचस्पी थी, वह यही आदमी होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अफसोस, इसे बाद में खा लेंगे। झो मिकान खड़ी हुई और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए आगे-आगे चलने लगी।
झाओ युलान और उनके पति, साथ ही झाओ युशान और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे, कुछ असमंजस में थे। चाची जी, चलिए चलते हैं। हमारे रेजिमेंटल कमांडर सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। जेक मेरी मुस्कुराई और समूह को बाहर ले गई। इस बिंदु पर चुक्सिया को पता चल गया था कि इसे रोकना असंभव है। वह केवल यही आशा कर सकती थी कि रास्ते में उसे अपने माता-पिता से बात करने का समय मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता, चाहे कल्पना कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अक्सर क्रूर होती है। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हानलियांग टोंगजी एक बड़ी मिलिट्री ग्रीन एसयूवी में आकर रुका। यात्री सीट पर हास्यास्पद रूप से गंभीर चेहरे वाला रेजिमेंटल कमांडर बैठा था। चाची जी, गाड़ी में बैठ जाइए। झाओ केलियांग, लुओ शियाओक्योन, लिन चुशिया, आप सब भी आ जाए। मैंने आप सबके लिए छुट्टी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। झो हानलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। चुक्सिया ने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की कि कोई ईंट उसे गिरा दे। अफसोस की बात है कि ऊपर बैठे देवता उसकी प्रार्थना सुनने में बहुत व्यस्त थे। उसकी ओर न तो एक ही फेंकी गई, नहीं धूल का एक कण। लिन चुक्सिया, तुम और लुओ शियाओक्योन आगे बैठो। चुक्सिया की गाड़ी में कदम रखने से पहले ही रेजिमेंटल कमांडर यात्री सीट से बाहर निकल आया। ये 9 सीटों वाली गाड़ी है और आगे यात्री के लिए ज्यादा जगह है। तुम दोनों को वहां एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 लोगों के लिए 9 सीटें, धिक्कार है, ये जानबूझकर किया गया था। चुक्सिया अनिच्छा से भरी हुई थी, लेकिन उसे व्यवस्था का पालन करना पड़ा। रेजिमेंटल कमांडर उसे पहले ही वाहन में घसीट कर ले गया था। वह क्या कर सकती थी? यह शातिर भेड़िया, इसने तो निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा किया। करने के लिए जारी 150 अध्याय 127 मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। 150 अध्याय 127 मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। जैसे ही वे पहुंचे, योजक चिन्ह, उस क्षण परिचित चेहरों को देखकर इतना रोमांच हुआ कि वे एक दूसरे की पहचान को ही भूल गए। जब उत्साह शांत हो गया, तो झाओ युलान और उनके पति, साथ ही झाओ युशान और उनकी पत्नी एक शिक्षक के सामने बैठे स्कूली बच्चों की तरह असहज महसूस करते हुए अपनी सीटों पर अकड़कर बैठ गए। झो मिकान पहली बार औपचारिक रूप से अपने होने वाले ससुराल वालों की मेजबानी कर रहे थे और वह बहुत घबराए हुए थे। हालांकि चुप रहना मददगार नहीं था, इसलिए उसने जानबूझकर कोई विषय ढूंढने की कोशिश की। चाचा और चाची, क्या खेतों में सारी फसलें बो दी गई हैं? छी, लुओ शियाओक्योन ने झट से अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। चुक्सिया के होंठ ठंडाने में फड़कने लगे। लगभग जून का महीना आ चुका था। क्या महान रेजिमेंटल कमांडर झो इससे अधिक अनभिज्ञतापूर्ण प्रश्न पूछ सकते थे? उस समय झाओ युलान और अन्य लोग, जो पहले से ही घबराए हुए थे, ने महान रेजिमेंटल कमांडर झो द्वारा उठाए गए विषय का स्वागत किया और तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, बोया गया। वे अपेक्षाकृत दयालु थे। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि पौधे पहले ही काफी लंबे हो चुके थे। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उनके साथ एक साझा विषय मिल गया है, महान रेजिमेंटल कमांडर झो ने उत्साहपूर्वक आगे कहा, तो चाचा और चाची आजकल किस काम में व्यस्त हैं? एक दूसरे की ओर देखने के बाद झाओ युशान ने कहा, बाद में जब बारिश नियमित हो जाएगी तो हमें बारिश के तुरंत बाद खेत की जुताई करनी होगी, अन्यथा घास फसलों को ढक लेगी। क्या ऐसा है? वहाँ आमतौर पर किस प्रकार की घास पाई जाती है? गधे की बेल वाली घास आम है। इस घास को उगते समय ही कुदाल से उखाड़ देना चाहिए, वरना बाद में इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं उस घास को जानता हूँ। ये लताओं की तरह उगता है, जिनके तनों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। जब लोग इस पर चलते हैं तो वे आसानी से ठोकर खा सकते हैं। पीछे की सीट पर बैठी जेक मेरी के कंधे इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह लगभग कांपने लगी थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका आमतौर पर शांत रहने वाला तीसरा भाई इतना बातूनी हो सकता है। हालांकि उसे भी खेती बाड़ी के मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं थी, फिर भी उसे सहज रूप से लगा कि तीसरे भाई के सवाल कुछ हद तक बुनियादी थे। हानलिया के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वह एक सच्चा देहाती लड़का था और उसका रेजिमेंटल कमांडर टोंगजी। उसने उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया था। उसके बगल में बैठे उन दोनों को देखो, छलनी की तरह हंस रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बाद में उसे अपने कमांडर को ग्रामीण ज्ञान से अवगत कराना होगा, अन्यथा ये वास्तव में शर्मनाक होगा। सौभाग्यवश रेडियंस होटल सैन्य क्षेत्र के बहुत करीब था। 10 मिनट से भी कम समय में वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। बातचीत के विषयों को लेकर काफी सोच विचार कर रहे झो मिकान ने चुपके से राहत की सांस ली और कार का दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि वह बाहर कदम रख पाता, 40 वर्ष का एक व्यक्ति चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसके पास दौड़कर आया और बोला, कमांडर झो, हमें बस एक मछली का व्यंजन कम चाहिए। मुझे डर था कि यह ठंडा हो जाएगा और इसका स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए हमने इसे सबसे आखिर में पकाने का फैसला किया। झो मिकान ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। उसी क्षण झाओ युलान और अन्य लोग भी कार से बाहर निकल आए। उनकी पोशाक देखकर उस व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक सौम्य मुस्कान बनाए रखी। प्रिय अतिथियों, हमारा रेस्तरां शहर एक में कुछ बेहतरीन व्यंजन पेश करता है। बस करो। हानलिया ने हंसते हुए उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बूढ़े गांव, क्या तुम किसी को देखते ही अपनी तारीफ करना शुरू नहीं कर सकते? बूढ़े गांव ने हंसते हुए कहा, इसे आत्मप्रशंसा कैसे कहा जा सकता है? हमारे खरबूजे वाकई बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता तो आप और कमांडर झो यहाँ विशिष्ट अतिथियों को नहीं लाते, है ना? तुम और तुम्हारी जुबान। हानलिया ने मजाक में एक मुक्का मारा जब झो मिकान समूह को रेस्तरां की ओर ले जा रहा था। बूढ़ा गांव जल्दी से आगे दौड़कर रास्ता दिखाने लगा। उसकी निगाहें बीच बीच में सूक्ष्मता से लुओ ये और लुओ शियाओक्योन के चेहरों पर घूमती रहीं। उस आदमी की निगाहें इतनी दूर थीं, वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता। लुओ शियाओक्योन ने धीमी आवाज में लुओ ये से कहा। चुक्सिया चिढ़ गई और बोली, तुम बेवजह ज्यादा सोच रही हो। बिल्कुल नहीं, देखो, वो फिर से हमारी तरफ चोरी छिपे देख रहा है। लुओ शियाओक्योन ने ओल्ड गांव को घूरते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल है, वो तुम्हें देखे बिना कैसे रह सकता है? उन दिनों में ज्यादा गड़बड़ वाली चीजें नहीं हो रही थी। समूह के हाव भाव को देखकर ओल्ड गांव ने शायद कुछ अंदाजा लगा लिया था और इसलिए उनका उत्सुकता भरी नजरों से इधर उधर देखना स्वाभाविक था। हालांकि उसने शायद सोचा होगा कि लुओ शियाओक्योन आगे खड़े पुरुषों में से किसी एक की भावी पत्नी है। उसका चेहरा बंदर के नितंब की तरह लाल था, भला वह ऐसा क्यों नहीं सोचेगा? क्या? लुओ शियाओक्योन ने जल्दी से अपना चेहरा छुआ और उसे आगे पीछे रगड़ते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसके गालों को देखकर, जो अब पहले से भी ज्यादा लाल हो गए थे, लुओ ही अवाक रह गया। तुम्हें क्या लगता है? ये सब कमांडर झो की गलती है, जिसने हमें इस तरह हंसाने की कोशिश की। चुक्सिया, झाओ युलान और लिन बाओहे को खुश करने की कोशिश में झो मिकान ने अनजाने में अपने होठों के कोनों को मुस्कान में मोड़ लिया। 151 अध्याय 127 में उससे शादी करना चाहती हूँ। अंडस्को 2151 अध्याय 127 में उससे शादी करना चाहती हूँ। अंडस्को 2 कमरे के अंदर पहुंचते ही झाओ युलान और अन्य लोग और भी असहज महसूस करने लगे। उस दौर में होटल भी राज्य के स्वामित्व में थे। छोटे होटलों को डायना और बड़े होटलों को होटल कहा जाता था। आम लोग अक्सर छोटे छोटे भोजनालयों में जाया करते थे। रेडियंस होटल सिटी के बड़े होटलों में से एक था और हालांकि बाद के मानकों के हिसाब से इसका लेआउट सरल था, लेकिन उस समय इसे आलीशान माना जाता था। वैसे विलासिता कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन उस युग के लिए उच्च स्तरीय कहना अधिक उपयुक्त होगा। झो मिकान का इरादा अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने का नहीं था, वह बस अपने ससुर और उनके दल की यथासंभव सर्वोत्तम मेजबानी करना चाहता था। जेक मेई से सूचना मिलने के बाद उसने तुरंत रेडियंस होटल को फोन किया, सबसे बड़ा निजी कमरा बुक किया और होटल से सबसे अच्छे व्यंजन मंगवाए। लेकिन वह एक बात को नजरअंदाज कर गया था कि झाओ युलान और अन्य लोग उसकी भव्य योजना से भयभीत हो जाएंगे। समूह पहले से ही चुक्सिया की जबरन शादी को लेकर असहज था और इस तरह की व्यवस्था देखकर उनके दिल और भी बेचैन हो गए। सभी के चेहरों का भाव पहले उदास से धूप जैसा और फिर उदासी में बदलते हुए देखकर झो मिकान पूरी तरह से भ्रमित हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने तुरंत समझाया, चाचा चाची, मैंने इस सारे खाने का भुगतान अपनी तनख्वाह से किया है, न कि राज्य के पैसे से। झाओ युलान ने अपने पति, बड़े भाई और भाभी की ओर देखा और फिर दृढ़ता से कहा, रेजिमेंटल कमांडर झो, चुक्सिया के साथ हुई घटना के बारे में
आपको इसके बारे में पता है ना? मैं करता हूँ। जब झो मिकान ये सोच रहा था कि आगे क्या कहे, तभी झाओ युलान ने बोलना जारी रखा, रेजिमेंटल कमांडर झो, हमारी चुक्सिया हालांकि ग्रामीण इलाके में पैदा हुई है, वह एक अनमोल रत्न है जिसे उसके पिता और मैं अपने दिलों में संजो कर रखते हैं। हाँ, हमारा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और हमने बस यही सोचा था कि उसकी शादी एक सभ्य परिवार में कर दे, जहाँ उसका जीवन थोड़ा अधिक आरामदायक हो सके। लेकिन माँ, चुक्सिया ने जल्दी से पुकारा और झाओ युलान के कटोरे में कुछ खाना रखते हुए कहा, माँ, पहले आप ही थोड़ा खा लीजिए, बड़े चाचा और चाची को भी भूख लगी होगी। रेजिमेंटल कमांडर झो की दयालुता को व्यर्थ मत जाने दो। उसे डर था कि उसकी माँ उसके एक बड़े उम्र के आदमी से शादी करने के बारे में सबको बता देगी और उसके सामने खड़ा यह आदमी अभी तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाद में उससे हिसाब जरूर लेगा। झाओ युलान ने झो मिकान से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कमांडर, हम आपको सरकारी धन का उपयोग करने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। मैं बस स्थिति को समझाना चाहता था। उसने शुरू में उसकी मदद लेने का इरादा किया था, लेकिन उसकी बेटी के हस्तक्षेप ने उसे अपनी गलतफहमी का एहसास कराया। वे सिर्फ एक बार मिले थे, वह उन्हें डिनर पर क्यों बुलाएगा और मदद की पेशकश क्यों करेगा? वह खुद को क्या समझती थी? चाचा जी, आप लोगों ने बहुत लंबा सफर तय किया है और अब तक आपको भूख लग गई होगी। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। झो मिकान शांत दिख रहा था, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर काफी दुविधा में था। उसने जानबूझकर चुक्सिया और लुओ शियाओकियों को आगे बैठाया था, जबकि वह खुद पीछे बैठा था और बेताब होकर उनसे हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में उसका उद्देश्य लिन बाओहे और झाओ युलान के साथ संबंध बनाना था, साथ ही उनके विचारों को जानना था ताकि यह पता चल सके कि क्या उन्होंने अनुमान लगाया था कि चुक्सिया का होने वाला पति वही है। अब उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें यह नहीं पता था कि चुक्सिया उनसे शादी करने वाली है। हालांकि दंपति की प्रतिक्रिया और इस तथ्य से कि वे अपने साथ सहायकों को लाए थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि वे चुक्सिया की शादी के पक्ष में नहीं थे। वह चुक्सिया के साथ तो अड़ियल हो सकता था, लेकिन उसके परिवार के साथ वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगर उसके होने वाले ससुराल वाले उसे ज्यादा महत्व न दे तो वह क्या करेगा? झो हानलियांग और ज़ेक मेई के अलावा बाकी सभी लोग अपने अपने विचारों में खोए हुए चुपचाप अपना भोजन कर रहे थे। लहसुन के अंकुर, हरी मिर्च और आंतों के साथ भुना हुआ सुअर का मांस, मसालेदार चिकन, पैन में तली हुई पीली क्रोकर मछली, लीक के साथ तले हुए अंडे, तला हुआ बैंगन, धीमी आंच पर पकी हुई सूखी पसलियां, 3 प्रकार की देसी सब्जियां। खाने से सजी मेज को देखते हुए लुओ शियाओकियों ने अनजाने में लुओ ये से फुसफुसाते हुए कहा, उसे इस तरह व्यवहार करते देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वह दामाद ही हो। अचानक कुछ समझ आने पर वह विश्वास से चुक्सिया को घूरने लगी और एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ठीक उसी समय ओल्ड गांव मछली की एक थाली लेकर अंदर आया। उसके पीछे 2 वेटर भी आए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक थाली थी। मछली रखने और वेटर्स को अपने व्यंजन व्यवस्थित करने का इशारा करने के बाद ओल्ड गांव ने झो मिकान और झो हानलियांग पर हंसते हुए कहा, रेजिमेंटल कमांडर झो, प्रशिक्षक झो, ऐसे खुशी के दिन मैं भी कुछ दिन से अपनापन दिखाना चाहता हूँ। ये भुना हुआ मांस और पाइन नट कॉर्न मेरी तरफ से है। झो हानलियांग हंसते हुए बोले, हे ओल्ड गांव, आपको इतने सालों से जानने के बाद ये पहली बार है जब मैंने आपको इस तरह खर्च करते देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बूढ़े गांव ने कमरे से बाहर निकलते हुए हंसते हुए कहा और सावधानीपूर्वक दरवाजा बंद कर दिया। उनके सामने परोसी गई उस दावत के बावजूद, जिसमें ऐसे व्यंजन थे जिनका स्वाद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था, और लगभग एक दिन से बिना भोजन के होने के बावजूद झाओ युलान और अन्य लोग अपनी चिंताओं में डूबे होने के कारण अपनी चॉपस्टिक लेकर जल्दीबाजी नहीं कर रहे थे। कुछ बातचीत के विषय मिलने के बाद और ये देखकर कि झाओ युलान और अन्य लोग निराश लग रहे थे, झो मिकान ने धीरे से आह भरी और खड़ा हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, चुक्सिया अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, तुम बैठ जाओ। फिर उसने झाओ युलान और बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, पिताजी, माताजी, बड़े चाचा, बड़ी मौसी, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई हो। मैं किसी उम्रदराज व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। वह कमांडर जो मुझसे शादी करना चाहता है, चुशिया ने झो मिकान की ओर इशारा करते हुए कहा, वही है। वह सिर्फ 27 साल का है, वास्तव में कोई बुरा आदमी नहीं है। क्या? झाओ युलान चौंक कर खड़ी हो गई, फिर धड़ाम से वापस बैठ गई और लिन बाओहे को चुपकी काते हुए बोली, क्या दर्द हो रहा है पापा? स्वप्निल भाव से लिन बाओहे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी यही लगा था, ये जरूर सपना होगा। बोलते बोलते झाओ युलान ने अपना चेहरा झटक दिया। माँ, चुक्सिया ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, आप क्या कर रही हैं? पिताजी, आपने मुझे धोखा दिया, बहुत दुख हुआ। झाओ युलान ने हंसते हुए झाओ युशान और उनकी पत्नी की ओर मुड़कर कहा, बड़े भाई भाभी, चुक्सिया किसी बुरे आदमी से शादी नहीं कर रही है, हमें अब और बहस करने की जरूरत नहीं है। चुक्सिया सेना में भर्ती हो सकती है, उसे खेतीबाड़ी में वापस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जारी रहेगा। 152 अध्याय 128 उत्साह 152 अध्याय 128 उत्साह। ये रात का दूसरा पहर था। झाओ युलान और लिन बाओहे जैसी शख्सियतों को देखकर चुक्सिया का दिल कड़वाहट से भर गया और अनजाने में ही उसकी आंखें लाल होने लगी। इस युग में आना उसके लिए दुर्भाग्य की बात थी, लेकिन ऐसे माता पिता से मिलना उसके लिए सौभाग्य की बात भी थी। झाओ युलान और लिन बाओहे का उसके प्रति उदार और सहनशील रवैया। किसी भी युग में ऐसे माता पिता बहुत कम होते हैं जो वास्तव में यह उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। उनका स्नेह उसके प्रति पूर्णतः निश्चित था। उन्होंने उससे कभी कोई लाभ प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि केवल यही कामना की कि वह सुखी और सुखमय जीवन व्यतीत करे, या यूं कहें कि उनके जीवन का संपूर्ण अर्थ वही थी। झाओ युलान ने यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को फिर से चुटकी काटी कि उसे वाकई दर्द हो रहा है, फिर अचानक अपनी बेटी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लिन बाओहे झट से उठी और असहज महसूस करते हुए झो मिकान और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराई। चुक्सिया की मां इन दिनों बहुत परेशान है। चुक्सिया ने झाओ युलान को कसकर गले लगा लिया। उसका दिल अपराध बोध से भर गया था। अगर वह अपना पत्र और स्पष्ट करने को तैयार होती, तो क्या उसके माता पिता को इस तरह की पीड़ा सहनी पड़ती? उसने उसका नाम नहीं लिखा, उन्हें यह नहीं बताया कि वह कौन था, क्योंकि अवचेतन रूप से वह अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहती थी। अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाता, वह जानती थी कि उसके माता पिता उसकी उससे शादी करने से बहुत खुश होंगे, लेकिन वह इस रिश्ते को लेकर अनिश्चित और असुरक्षित महसूस कर रही थी। अगर जू जेंगोंग ने उससे बात न की होती, तो शायद उसने इतनी जल्दी अपने माता पिता को पत्र न लिखा होता। पहले लाभ कमाना और फिर उसे खो देना सबसे दुखद बात है। फिर भी उसकी सारी चिंताओं ने उसके माता पिता को इतना कष्ट पहुंचाया था। दरअसल वह अभी भी उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानती थी। इस समय उसके माता पिता से माफी मांगने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। वह केवल अपनी मां की पीठ को धीरे से थपथपा सकती थी, जिससे उन्हें पिछले कुछ दिनों से जमा हुई निराशा को बाहर निकालने का मौका मिल सके। ठीक है, ये खुशी का मौका है, रोने की क्या जरूरत है? रोना बंद करो, अपने दामाद को हंसी का पात्र मत बनने दो। झाओ युशान अपनी बहन के लिए दिल से खुश था। उसने अपनी आंखों के कोनों को पोंछते हुए उसे सांत्वना दी। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि पिछले कुछ दिनों में उनकी बहन और बहनोई को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। उनके बहनोई तो बेहद ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन जब उनकी भतीजी से संबंधित किसी भी बात की बात आती थी, तो वे अपना आपा खो बैठते थे। यहाँ आते समय वह और उनकी पत्नी बेहद चिंतित थे। वे अपनी भतीजी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर चीजें ठीक नहीं रही, तो उनका बहनोई कुछ ऐसा कर सकता है जिसे सुधारा न जा सके। अप्रत्याशित रूप से परिणाम एक सुखद आश्चर्य साबित हुआ। युलान, बाओहे, ली युवा ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार तुम यहाँ से निकल आए। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, है ना? हे, जब से चुक्सिया ने घोषणा की कि उससे शादी करने वाला झो मिकान है, तब से झाओ की आंख एक स्तब्ध मूर्खतापूर्ण अवस्था में आ गया था। बटालियन कमांडर के कंधे पर लगी बैच को अविश्वास से घूर रहा था। सेना में 1 साल से अधिक समय बिताने के बाद वह शायद यह विस्तार से वर्णन नहीं कर पाएगा कि झो मिकान किस तरह का व्यक्ति था, लेकिन 25 वर्ष की आयु में इतनी शानदार सैन्य उपलब्धियों के साथ एक बटालियन कमांडर बनने के कारण झो मिकान एक ऐसा व्यक्ति था जिसे निचले स्तर के सैनिक भगवान की तरह पूजते थे। अब ये देवता अपनी छोटी चचेरी बहन से शादी करने जा रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि अब वह इस देवता का बड़ा चाचा बन गया था? उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। खुशी इतनी अचानक आई थी कि उसे लग रहा था कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा है।
उसकी छोटी चचेरी बहन का उसके प्रति बचपन का आकर्षण उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट था। सेना में शामिल होने का उसका दृढ़ निर्णय इस डर से था कि उस पर उसकी निर्भरता और भी मजबूत हो जाएगी। अपने परिवार से आखिरी मुलाकात से पहले भी वह इस बात को लेकर चिंतित थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके पुनर्मिलन पर उनकी छोटी चचेरी बहन वास्तव में अपने बचपन के स्नेह को त्याग देगी। हालांकि वह कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाया। उसे हमेशा डर रहता था कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी भावी पत्नी के रूप में उनसे मिलवाने का मतलब ये होगा कि उसकी छोटी चचेरी बहन अभी भी उसके करीब रहने की इच्छा रखती है। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी चिंताएं निराधार थी। उन्होंने अपनी चाची की जिद का सम्मान किया। उसे अपनी छोटी चचेरी बहन से हमेशा से ही विशेष लगाव था, जिसके कारण बदले में उसके मन में भी उसके लिए अलग भावनाएं विकसित हो गईं। अब आखिरकार उसे अपराधबोध महसूस करने की जरूरत नहीं रही। कितना अद्भुत था! वर्षों की चिंता इस क्षण में पूरी तरह से गायब हो गई। लुओ शाओकियों की ओर नजर घुमाते हुए उसने देखा कि वह अपना सिर झुकाए खड़ी थी, मानो उसे कोई गंभीर चोट लगी हो। एक हल्की सी आह भरते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से दबाया। अपने विचारों में खोई हुई लुओ शाओकियों कांप उठी। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उसकी मुस्कान का जवाब दिया। हालांकि उस मुस्कान में, चाहे उसे किसी भी नजरिए से देखा जाए, कड़वाहट की झलक जरूर थी। हाँ, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, वह हमेशा से चुक्सिया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, भाई से भी ज्यादा करीबी। लेकिन वह उसे क्या समझती थी? यहाँ आते समय उसने कहा कि एक ऐसी बात है जो उसे कभी बताने का मौका नहीं मिला। शायद वह इसी मामले का जिक्र कर रही थी। लेकिन गणना के अनुसार उसने पूर्वाभ्यास से पहले अपने परिवार को पत्र लिखा था, क्योंकि उसके पास उन्हें बताने का समय नहीं था। उसे हंसाओ मत। क्या उसे लगता था कि वह मूर्ख है? 153 अध्याय 128 उत्साह अंडरस्कोर 2153 अध्याय 128 उत्साह अंडरस्कोर 2 जब उसे पता चला कि सच्चाई सामने आने वाली है, तभी उसने पहले से ही उसे चेतावनी दी। ऐसा कृत्य, ये बहुत निराशाजनक था। वह अपने भविष्य का त्याग कर सकती है, लेकिन उसका क्या होगा? चुक्सिया ने पहले ही लुओ शियाओकियों के चेहरे के भावों को देख लिया था और वह केवल एक असहाय व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सकी। वह जानती थी कि दूसरा पक्ष गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, और अगर यहाँ बड़े बुजुर्ग मौजूद न होते तो वह निश्चित रूप से खड़ी हो जाती और उसी क्षण उनसे दोस्ती तोड़ देती। इस समय झाओ युलान और अन्य लोग अपने उत्साह से शांत हो चुके थे और झो मिकान, झो हानलियांग और ज़ेगमेई के साथ और भी अधिक उत्साह से बातचीत कर रहे थे, जिससे उसे बीच में बोलने का कोई मौका नहीं मिला। इसलिए वह चुपचाप खड़ी हो गई और लुओ शियाओकियों को खींचने लगी। दूसरे पक्ष ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया। उसने उसे फिर से खींचा। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उनकी छोटी-छोटी हरकतों को देखकर झाओ की आंख बेबस होकर हंस पड़ी और लुओ शियाओकियों को धक्का देते हुए बोली, चुक्सिया का इरादा तुमसे इसे छिपाने का बिल्कुल नहीं था। अपने होठों को दबाते हुए लुओ शियाओकियों खड़ी हुई और बिना कुछ कहे बाहर चली गई और चुक्सिया जल्दी से उसके पीछे चली गई। बूढ़ा गांव दरवाजे पर खड़ा सूरजमुखी के बीच खा रहा था। उन दोनों को बाहर आते देख उसने उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया। साथियों, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? पहले से ही चिढ़ चुकी लुओ शियाओकियों ने उस पर ध्यान देने की कोई परवाह नहीं की और बिना देखे ही उसके पास से गुजर गई, जिससे चुक्सिया को उसे माफी भरी मुस्कान देते हुए उसके पीछे भागना पड़ा। तस तस, बूढ़े गांव ने सिर हिलाया। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है और वह अभी से इतना नखरा दिखा रही है। प्रशिक्षक झो का चुनाव आखिरकार उतना अच्छा नहीं निकला। काउंटर पर बैठी 40 साल की एक वेट्रेस, जो उसकी बात समझ नहीं पा रही थी, पास आकर बोली, डायरेक्टर साहब, आपके हाव भाव को देखकर लगता है कि अभी अभी उन दोनों लड़कियों ने सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना। झो मिकान और झो हानलियांग यहाँ के नियमित ग्राहक थे और यहाँ के कर्मचारी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनकी सामाजिक स्थिति प्रशंसनीय थी। भले ही लोगों के घर में बेटियां हों, वे कभी भी ऐसे अनैतिक विचार मन में लाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि निजी तौर पर अक्सर इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाती थी कि किस तरह की लड़की इन दोनों पुरुषों का ध्यान आकर्षित करेगी। मैं अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। बूढ़े गांव हंसे। उनके चेहरे पर गहन रहस्य का भाव झलक रहा था। रहस्यमय होना। वेट्रेस बुदबुदाई और काउंटर पर लौट गई, लेकिन जल्द ही वापस बाहर आकर फुसफुसाते हुए बोली, डायरेक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि इंस्ट्रक्टर झो को किसी ग्रामीण लड़की में दिलचस्पी होगी? वांग किंग, तुम क्या कहना चाह रही हो? बूढ़े गांव ने उसकी ओर देखा। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। तुम्हारी बेटी प्रशिक्षक झो की नजर में नहीं आएगी। बेहतर होगा कि आप उस लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश में शर्मिंदा न हो जाएं जिसे आप पकड़ ही नहीं सकते। डायरेक्टर साहब, ये बात करने का कैसा तरीका है? वांग किंग परेशान दिखी। मेरी बेटी के पास शहर का निवास पंजीकरण है। वो किसी ग्रामीण लड़की से तो बेहतर ही होगी, है ना? प्रशिक्षक झो को लगता होगा कि उनकी उम्र बढ़ रही है और कोई उनके लिए रिश्ता तय नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसके जैसी किसी से शादी करने का मन बना लिया है। रुको, बस करो। बूढ़े गांव ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम सपना देख रही हो। प्रशिक्षक झो उस तरह के व्यक्ति नहीं है। उसे वह लड़की वाकई पसंद होगी। दखलंदाजी मत करो। महिला ने आंखें घुमाई, दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए काउंटर पर लौट आई। ओल्ड गांव ने उसे एक नजर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हमेशा काल्पनिक सपने देखते रहते हैं। लेकिन जब अभी पहुंच से बाहर रहने वाली लड़की की तुलना वांग किंग की बेटी से की गई, तो वास्तव में ये कहना मुश्किल था कि कौन बेहतर थी या कौन बदतर। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, एक शादी को तोड़ने से बेहतर है 10 मंदिरों को ध्वस्त कर देना, और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि लड़की के माता-पिता बहुत दूर से आए थे। अफसोस, आखिर उसे वास्तव में किसकी मदद करनी चाहिए? बाहर चुक्सिया से कारण सुनने के बाद लुओ शियाओकियों इतनी गुस्से में थी कि उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। लेन चुक्सिया, तुम काय हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भले ही इसका मतलब सैनिक न बनना हो, मैं उसे तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। विवाह जीवन भर के लिए होता है, इसमें धोखा नहीं खाया जा सकता। और वैसे भी तुम तो सिर्फ 17 साल की हो, उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हें अभी शादी करने के लिए मजबूर करे? चुक्सिया ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। शांत रहो, मैंने तुमसे कहा था। मुझे डर था कि तुम हंगामा खड़ा कर दोगे। मुझे आपको बताने के लिए सही समय ही नहीं मिल रहा था। क्या तुम इतनी जोर से इसलिए चिल्ला रहे हो ताकि बाकी सब लोग भी जान जाएं, या फिर क्या बात है? लुओ शियाओकियों ने अपना सिर जोर से हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह अब नहीं चिल्लाएगी। चुक्सिया को अभी भी पूरी तरह से तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए उसने अपना हाथ थोड़ा ढीला कर दिया। ये देखकर कि वह चिल्ला नहीं रही थी, चुक्सिया ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। चुक्सिया, क्या तुम सचमुच उससे यूं ही शादी करने की योजना बना रही हो? मैं ऐसा कर ही सकती हूँ। चुक्सिया की निगाहें दूर तक भटक गईं। लोगों को हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। दरअसल उससे शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। भविष्य में कोई भी मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। मेरे माता-पिता को मेरे बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे कुछ गर्व के साथ बेहतर जीवन जी सकेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बेहतर सौदा मिल रहा है ना? लेकिन लुओ शियाओकियों ने दुविधा में डूबी हुई असमंजस में पड़ी उसकी ओर देखा। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। अवचेतन रूप से उसे भी लगा कि यह एक अच्छा मेल है। वह सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि चुक्सिया ने उस पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन दिल ही दिल में वह चुक्सिया के लिए वास्तव में खुश थी। लेकिन चुक्सिया के चेहरे के भाव देखकर उसे एक रहस्यमय उदासी महसूस हुई और कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या तुम उसे नापसंद करती हो? जरूरी नहीं, तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? आप क्या सोचते हैं? नापसंद करना और नापसंद करना। कुछ देर तक भौहें चढ़ाकर और सोचते हुए लुओ शियाओकियों असमंजस में दिखी और बोली, कमांडर झो का रवैया देखकर उनके गुस्से स्वभाव को छोड़कर बाकी सब ठीक होना चाहिए। वह आपकी शर्तों पर सहमत हो गया है, इसलिए आपको बाद में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसी और से शादी कर लें, तो जरूरी नहीं कि वह उससे शादी करने से बेहतर हो, है ना? ठीक है, चुक्सिया ने सिर हिलाया। दरअसल इस युग में प्यार की कोई उम्मीद न होने के कारण ही उसने इतनी जल्दी जवाब दे दिया। अब जब वह इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी, तो पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस समय को याद करते हुए जब वह इस युग में नई आई थी और उसे सफेद आटा भी नहीं मिलता था, उसने सोचा था कि अगर कोई यह सुनिश्चित कर दे कि उसे हर दिन खाने के लिए उबले हुए बंस मिले, तो वह उससे भी शादी कर लेगी। या शायद उस समय उसकी महत्वाकांक्षा की कमी के लिए स्वर्ग उसे दंडित कर रहा था। उसके लिए इस तरह की जबरदस्ती शादी की व्यवस्था करके क्या यही कारण हो सकता है?
करने के लिए जारी 154 अध्याय 129 हृदय परिवर्तन 154 अध्याय 129 हृदय परिवर्तन। भोर होने से पहले योजक चिन्ह। चुक्सिया के चेहरे का रंग लगातार बिगड़ता देख लुओ शियाओकियोंग ने घबराकर उसकी आसीन खींची और कहा, चुक्सिया, क्या रेजिमेंटल कमांडर झो से शादी करना तुम्हें वाकई इतना दुख पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं। चुक्सिया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं बेवजह ही चीजों के बारे में चिंता कर रही हूँ। कुछ दिनों में शायद मुझे इसका हल मिल जाए। मेरी चिंता मत करो। चुक्सिया, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि रेजिमेंटल कमांडर झो से शादी करने का मतलब ये होगा कि उनके परिवार के साथ संबंध बनाना मुश्किल हो जाएगा? असल में लुओ शियाओकियोंग ये कहना चाहती थी कि क्या उसे डर है कि वे उसे नीची नजर से देखेंगे, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपने शब्द बदल दिए। ऐसा नहीं है, उसके परिवार को उसकी शादी को लेकर काफी चिंता है, वरना वे उसे मुझसे शादी करने के लिए इतना दबाव न डालते। बात अधूरी छोड़ते हुए चुक्सिया अचानक रुक गई और लुओ शियाओकियोंग को पीछे खींचते हुए बोली, इस बारे में बाद में बात करेंगे, कैप्टन ज़ेक बाहर आ रहे हैं। अपना सिर घुमाते हुए लुओ शियाओकियोंग ने सचमुच ज़ेक मेई को रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर इधर-उधर देखते हुए देखा, जिससे उसे अपनी जीभ बाहर निकालने की प्रेरणा मिली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा तुम्हारे प्रति इतनी देखभाल करने वाली रही है। चुक्सिया, अगर तुम सच में रेजिमेंटल कमांडर झो से शादी कर लेती हो, तो तुम कैप्टन ज़ेक की भाभी बन जाओगी। हाँ हाँ। चुक्सिया ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे भाई से शादी करने पर तुम मेरी भाभी बन जाओगी। किसी के चेहरे की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई और उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई। चुक्सिया ने अचानक अपना माथा पीटते हुए कहा, ओह हाँ, तुमने अभी तक मेरे भाई को कमरा नंबर 401 में स्थानांतरण के बारे में नहीं बताया है। अपने अत्यधिक स्वाभिमान को देखते हुए बेहतर यही होगा कि वह जल्द से जल्द अपनी बात कह दे। लुओ शियाओकियोंग का चेहरा गंभीर हो गया। अभी भी यह निश्चित नहीं है। निर्देशक जो बीमार पड़ गए थे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बुला दिया गया है। मैंने आपको जो मिकान के बारे में पहले से नहीं बताया था और मेरे लिए इसके बारे में ज्यादा समझाना भी आसान नहीं है। असल में उन्होंने आपका स्थानांतरण इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि आप कमरा नंबर 401 में अकेले रहने में सहज महसूस नहीं करेंगे। सचमुच? लुओ शियाओकियोंग की आंखें तुरंत चमक उठी। हाँ, चुक्सिया ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, पहले तुमने कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम रूप बदलती हो या नहीं। देखो, अब तुम्हारी असली भावनाएं सामने आ रही हैं, है ना? मेरा मतलब यही था, मुझे सच में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह सबके सामने बेइज्जत होना बहुत शर्मनाक होगा, आप नहीं जानते। इन दिनों मैं सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहा हूँ। पफ। चुक्सिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। मिस लुओ, जो आमतौर पर इतनी बेफिक्र और सीधी-सादी रहती थी, अचानक खुशी का दिखावा करने के बारे में गंभीरता से बात कर रही थी, ये बहुत ही हास्यास्पद था। तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, फिर छुप-छुप कर फुसफुसाने की क्या जरूरत है? पकौड़े परोसे जा चुके हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रवेश द्वार पर खड़ी ज़ेक मेई ने मुस्कुराते हुए दोनों के आने का इंतजार किया और फिर बोली, लुओ। शियाओकियोंग ने तुरंत कहा, कैप्टन, इसमें चुक्सिया की कोई गलती नहीं है। मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि उसने मुझे अपने और कमांडर झो के बारे में पहले नहीं बताया। वह मुझे समझाने के लिए बाहर लाई क्योंकि उसे चिंता थी कि मैं इसे गलत तरीके से ले सकता हूँ। ज़ेक मेई अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली, कोई बात नहीं, कोई आपको दोष नहीं दे रहा है। चलो चलते हैं, बड़ों को इंतजार मत कराओ। दरवाजा खुला और सचमुच कमरे में मेज पर गर्मा-गर्म पकौड़े रखे हुए थे। चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग दोनों कुछ शर्मिंदा दिख रही थी। बैठने से पहले उन्होंने बड़ों से माफी मांगी। दरअसल सबको पता था कि वे दोनों बाहर क्यों निकले थे। आखिरकार पहले से ही यह बात सबको पता चल रही थी कि लुओ शियाओकियोंग को जानकारी नहीं थी और उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, ये देखते हुए भला कोई अंदाजा कैसे नहीं लगा सकता था। ली युआन आगे आई और मुस्कुराते हुए लुओ शियाओकियोंग को अपने बगल में बैठाते हुए बोली, तुम दोनों लड़कियों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम एक दूसरे का ख्याल रखती हो। हम बुजुर्गों के लिए ये राहत की बात है। झाओ युलान ने तुरंत कहा, शियाओकियोंग, तुम चुक्सिया की देखभाल में हमारी मदद कर रही हो और तुम्हारे चाचा और मैं इस बात को दिल से समझते हैं। चुक्सिया ने भी मेरी देखभाल की। वह मुझसे ज्यादा होशियार है, मैं बस थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर हूँ। लुओ शियाओकियोंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आंटी, चुक्सिया के अकादमिक पाठ्यक्रम वाकई बहुत अच्छे हैं। हमारे शिक्षक जिंग उसे बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे उसे अपनी शिष्या बनाना चाहते हैं। सचमुच? झाओ युलान ने उत्सुकता से अपनी बेटी को गले लगाया। क्या शियाओकियोंग ने जो कहा वह सच है? उसने ये सब जानबूझकर किया था। उसने पहले ही उसे बता दिया था कि झो मिकान नहीं चाहता कि वह जिंगसे की शिष्या बने, लेकिन अब वह सबके सामने यह बात उठा रही थी, जिससे रेजिमेंटल कमांडर झो पर स्पष्ट रूप से दबाव पड़ रहा था। और जैसा कि उम्मीद थी, उसके सहमत होते ही लुओ शियाओकियोंग ने फिर से कहा, चाचा जी, चाची जी, लेकिन अब शायद चुक्सिया शिक्षक जिंग की छात्रा नहीं बन पाएगी। क्या बात है? लिन बाओ घबराकर खड़ी हो गई। मेरी बेटी के मामले में दखल देने की हिम्मत कौन कर रहा है? पिछली बार जब एक और लिन चुक्सिया ने उसकी बेटी की जगह ली थी, उसका उस पर गहरा असर पड़ा था। चाचा जी, उसे न जाने देने का फैसला मेरा था। झो मिकान ने स्वेच्छा से बातचीत को आगे बढ़ाया। क्यों? लिन बाओ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम श्रेया को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मैं उसके लिए एक बेहतर नौकरी का इंतजाम करने की योजना बना रहा हूँ, झो मिकान ने संक्षेप में कहा। ओह, लिन बाओ निराश होकर बैठ गई और कुछ नहीं बोली। जियो झो, कमांडर, एक पल के लिए हिचकिचाते हुए झाओ युलान ने फिर कहा, हमें ये जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि आप हमारी बेटी से शादी करने को तैयार हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी हैसियत से ऊपर शादी कर रहे हैं। आपने हमारी पारिवारिक स्थिति देख ली है। न तो श्रेया के पिता और न ही मुझ में कोई खास क्षमता है। हमने अपना पूरा जीवन खेतों में मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, हम ज़िया पर बोझ नहीं बनेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और आखिरकार उस दिन, अगर आप ज़िया को हमारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में मदद कर सके तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। चुक्सिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, माँ, जब सब कुछ ठीक है तो आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? झाओ युलान ने गंभीर भाव से अपनी बेटी की ओर देखा। श्रेया, माँ को बात पूरी करने दो। फिर उसने झो मिकान की ओर देखते हुए कहा, रेजिमेंटल कमांडर झो, हमारे परिवार की श्रेया आपसे शादी करके अपनी हैसियत से ऊपर शादी कर रही है, लेकिन आप उसे पूरी तरह से अपनी शर्तों पर नहीं रख सकते। सच कहूं तो उसके पिता और मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुमसे शादी करेगी। सही मायनों में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने बच्चे को आपकी हर बात मानने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन रेजिमेंटल कमांडर झो, हम भले ही गरीब हों, लेकिन ज़िया वह खजाना है जिसे हमने इकट्ठा किया है। हम खुश नहीं रह सकते अगर सिर्फ उस आरामदेह जीवन को जीने के लिए जो हमने कभी नहीं जिया, वह अपनी सारी आजादी खो दे। चुक्सिया ने अपनी मां को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। वह कब ये समझने में विफल रही थी कि उसकी मां वास्तव में धन से भ्रष्ट नहीं हो सकती थी और सत्ता के सामने अधिक थी। क्या ये वाकई शानदार नहीं था? यहाँ तक कि मोटी चाची भी अपनी बेटी की ऐसी शादी की खबर सुनकर शायद खुशी से हंस पड़ेंगी। वह अपनी बेटी के अधिकारों के लिए लड़ने के मामले में अभी भी इतनी न्यायप्रिय और दृढ़ कैसे हो सकती है? लीजिए, उसकी चाची ली युआन अपनी मां को आंखों से इशारा करने में असफल रहने के बाद खुद को रोक नहीं पाए और बीच में ही बोल पड़ी, युलान, तुम्हारी जैसी बच्ची को कौन बिगाड़ता है? झो परिवार में शादी करने का मतलब है कि वह झो परिवार की बहू बन जाती है। वह अभी भी पहले की तरह अपनी मनमर्जी कैसे कर सकती है? ये बच्ची के लिए अच्छा नहीं है, इससे उसे नुकसान हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? चुक्सिया जानती थी कि यद्यपि उसकी चाची के शब्द कठोर थे, लेकिन वे इस बात का संकेत देते थे कि वह वास्तव में चुक्सिया का भला चाहती थी। अन्यथा अपनी चाची होने के नाते भले ही उनकी अपनी राय होती, तो भी वह लोगों को नाराज करने के लिए इस तरह से आगे नहीं आती। तभी झो मिकान मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और कमरा अचानक शांत हो गया। असंख्य निगाहें उस पर टिकी हुई थी। चुक्सिया ने सोचा था कि सामने वाला कम से कम थोड़ा असहज महसूस करेगा, लेकिन इतनी सारी निगाहों के सामने वह वास्तव में सहजता से बोलने लगा। चाचा जी, चाची जी, निश्चिंत रहें, मेरा चुक्सिया की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उसे टीचर जिंग के साथ इंटर्नशिप करने की अनुमति न देना मेरे द्वारा उसके भविष्य को अवरुद्ध करना नहीं था। मैंने इस बारे में उससे पहले भी बात की है। उसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि वह 401 में जा सकेगी ताकि उसकी हालत अधिक स्थिर हो सके।
बेशक अगर चाचा और चाची को लगता है कि मेरी व्यवस्थाएं उपयुक्त नहीं है तो हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह चुक्सिया से प्यार करता हूँ और उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम आंखें खोलकर बकवास करना बंद कर सकते हो? चुक्सिया ने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। क्या वह भी उसके माता पिता की तरह ही उससे प्यार करता है? उसे इस बात का डर नहीं है कि इतने तीखे झूठ बोलने से उसकी जुबान फट जाएगी। उसने खुद स्वीकार किया कि उसके मन में उसके लिए जो भावनाएं थी वे केवल इसलिए थी क्योंकि उनकी शादी होनी थी। भावनाहीन एक ऐसा समझौता जो उसे उसकी कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो क्या ये सब सिर्फ एक लेन देन नहीं है? कमांडर झो के भाषण के बाद झाओ युलान और अन्य लोग तुरंत चुप हो गए। कुछ देर बाद झाओ युलान ने अपनी बेटी की ओर देखा और पूछा, 401 क्या है? ये सिटी में स्थित जनरल मिलिट्री हॉस्पिटल है जो काफी प्रसिद्ध है। चुक्सिया ने सच्चाई से बताया। उसकी चाची ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी, खिलते हुए गुलदाउदी की तरह झो मिकान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था रेजिमेंटल कमांडर झो हमारी चुक्सिया की वाकई परवाह करते हैं, तभी तो उन्होंने उसके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। युलान, तुमने उसके साथ गलत किया है, तुम्हें जल्दी माफी मांगनी चाहिए। रेजिमेंटल कमांडर झो, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने स्थिति को समझे बिना ही अनुचित समय पर बोल दिया। लेकिन फिर भी मैं अपनी पहले कही बात पर कायम हूँ, चाहे हमारा परिवार कितना भी गरीब क्यों न हो, हम अपनी बेटी को नहीं बेचेंगे। माँ, आप कितनी शक्तिशाली हैं। चुक्सिया लगभग चीखने ही वाली थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस समय उसकी माँ इतने शक्तिशाली शब्द बोल सकती है। आहा, खुद पर गर्व महसूस करते हुए चुक्सिया ने अपने ऊपर एक ठंडी निगाह का एहसास किया और अपनी आंखों और बाहों के कोनों पर दिख रही जीत की खुशी को जल्दी से दबा लिया और चुनौती भरे अंदाज में झो मिकान की ओर देखा। संदेश स्पष्ट था, अब मुझे समर्थन प्राप्त है। क्या तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? चलो, अगर तुम सक्षम हो तो। क्या आप? उसकी इस छोटी सी जीत को देखकर झो मिकान अवाक रह गया। उसे धीरे धीरे ये शक होने लगा था कि उसमें आत्मपीड़न की प्रवृत्ति है। इस लड़की ने उसका ध्यान इसलिए खींचा था क्योंकि उनकी पहली मुलाकात के दौरान वह उसके प्रति बिल्कुल भी नर्म नहीं थी। जब से वह बेस पर आई थी तब से वह काफी शांत स्वभाव की हो गई थी। तो पता चलता है कि वह तभी दिखावा करती है जब उसे किसी का समर्थन प्राप्त होता है। उम्मीद है एक दिन वह उसके लिए सहारा बन सकेगा। लिन बाओहे, जिन्हें अपनी बेटी की शादी कमांडर झो से होने पर कुछ शंकाएं थी, ने जिस तरह से कमांडर झो ने उनकी बेटी को देखा, उसे देखकर उन्हें तुरंत तसल्ली मिली। वही पुरुष थे और जानते थे कि जब कोई पुरुष किसी महिला को इस तरह देखता है तो इसका क्या मतलब होता है। उनकी बेटी को कोई तंग नहीं करेगा। अचानक वह आत्मविश्वास से भर गया। पापा, मम्मी, चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं इस जीवन में चुक्सिया को जरा सा भी कष्ट नहीं सहने दूंगा और मैं उसे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो वह नहीं करना चाहती। कल मैं अपने माता पिता को आपसे मिलने के लिए बुलाऊंगा ताकि वे शादी की तैयारियों पर चर्चा कर सकें। सभी निर्णय आपकी राय के आधार पर लिए जाएंगे। क्या ये ठीक है? कमरा एकदम शांत हो गया। जेग मेरी और जो हानलियांग समेत सभी लोग वहां मूर्खों की तरह खड़े थे। पापा, माँ, क्या ये पते में बदलाव है? करने के लिए जारी। 155 अध्याय 130 चिंता 155 अध्याय 130 चिंता चौथा पहर आ गया। आखिरकार मैंने कल का बकाया चुका दिया। मैंने सारा दिन कोडिंग की, फिर पूरी रात उसमें सुधार करती रही। योजक चिन्ह। महान रेजिमेंटल कमांडर झो, जो पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, काफी देर तक बिना कोई शब्द सुने इंतजार करते रहे और अंत में उनके चेहरे पर बेचैनी के लक्षण दिखाई दिए। दरअसल जब से वह श्रीमान से पहली बार मिले थे तब से ही वह अपने संबोधन का तरीका बदलना चाहते थे। और श्रीमती झाओ, लेकिन उसने कभी भी इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। अभी अभी चुक्सिया के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर उसने आवेग में आकर पिताजी और माताजी शब्द बोल दिए। फिर पहली बार जोर से बोलने के बाद इसे दोबारा बोलना आसान हो गया। हालांकि बाद में लोगों की सर्वसम्मत प्रतिक्रिया ने उन्हें थोड़ा अनिश्चित महसूस कराया। उन्हें युवाओं के हाव भाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चारों बुजुर्गों का उसे इस तरह अविश्वास भरी नजरों से देखना थोड़ा समस्याग्रस्त था। इससे पहले जब चुक्सिया और लू शियाओ चली गईं, तो उन्हें लगा कि उनका चारों बुजुर्गों के साथ भावनात्मक रूप से काफी अच्छा जुड़ाव हो गया था और वे भी उनकी सराहना करते प्रतीत हुए। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उनकी शुरुआती चौंका देने वाली कॉल के बाद वे खुश होंगे। इसके बजाय युवाओं के भाव धीरे धीरे आश्चर्य से या तो खुशी झो हानलियांग दबे पांव हंसी जेग मेरी तिरस्कार लिन चुक्सिया लू शियाओ या प्रसन्नता झाओ की में बदल गए। लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पर अभी वही अचंभित और अविश्वास का भाव था। वह शांत कैसे रह सकता था? उनके पास उन्हें फिर से आश्वस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिताजी, माताजी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मैंने इस बारे में काफी समय से सोचा है। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे द्वारा कहा गया हर शब्द मेरे दिल से निकलता है। जेग मेरी मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। जब से उसे याद है, उसने अपने तीसरे भाई को कभी इतना भावुक और गंभीर वादा करते हुए नहीं देखा था। क्या प्यार वाकई किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल सकता है? तीसरे भाई ने तो ये बात मानी ही नहीं, है ना? अगर वह सचमुच लिन चुक्सिया के प्यार में नहीं पड़ा होता तो क्या वह इस तरह के वादे करता? वह अपने भाई के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उनके शब्द बहे हुए पानी की तरह कभी वापस नहीं लिए जा सकते थे। लिन चुक्सिया, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। काश उसकी शादी ऐसे आदमी से हो पाती जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता। शाओ झो, हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन आइए इस शादी में जल्दबाजी न करें। अच्छा होगा अगर आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान लें, ठीक है? अप्रत्याशित रूप से झो मिकान को जवाब देने वाली पहली व्यक्ति लिन बाओहे थी। हालांकि यह कोई निश्चित जवाब नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से आखिरकार उन्हें शियाओ झो कहकर संबोधित किए जाने से रेजिमेंटल कमांडर को ऐसा लगा जैसे उनका दिल खुशी से झूम उठा हो। क्या इसका मतलब यह था कि उसके ससुर ने सचमुच उसे अपना लिया था? इससे पहले उन्होंने अनगिनत बार दोहराया था, लेकिन दंपति ने उन्हें संबोधित करने का तरीका बदलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि चुक्सिया के चाचा और चाची, जिन्होंने पहले ही अपना पता बदल लिया था, को भी वापस उसी पुराने तरीके पर लौटना पड़ा। आज शाम चारों वरिष्ठों द्वारा उन्हें रेजिमेंटल कमांडर झो कहकर पुकारते सुनकर उन्हें थोड़ी सी हानि का एहसास हुआ, लेकिन अब आखिरकार ये पूरा हो गया। हाँ, जियाओ झो, चुक्सिया छोटी है और ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती है। अगर वह अभी शादी कर ले तो मुझे डर है कि आपके परिवार को वो पसंद नहीं आएगी। उसे थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा और समझदार बनने दो, फिर उसकी शादी हो सकती है। मुझे पता है कि आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग शायद जल्द ही पोता पोती चाहते हैं, लेकिन हम आपको रोकेंगे नहीं। बस अगले साल शादी कर लीजिए, कैसा रहेगा? आज रात के दौरान चुक्सिया को पहली बार अपने माता पिता की सही समझ आई। वे ईमानदार और सरल किसान थे जो आमतौर पर दूसरों के दुर्व्यवहार को सहन करते थे और उसके आगे झुक जाते थे। लेकिन जब भी बात उसकी आती थी तो वे तुरंत उग्र हो जाते थे, चाहे दूसरा पक्ष उच्च पद का व्यक्ति ही क्यों न हो। वह इस साल भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यह बहुत जल्दबाजी होगी। अब जबकि उसके माता पिता ने उसकी ओर से बोल दिया था, उसने आशा भरी निगाहों से झो मिकान की ओर देखा। उसने अभी अभी कहा था कि वह हर चीज में उसकी मदद करेगा और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अब जब उसके सामने यह अवसर था तो वह सोच रही थी कि वह क्या करेगा। मैं अपने माता पिता की बात मानूंगी। ये सुनकर झो मिकान को आश्चर्य हुआ कि उसने एक भी तर्क नहीं दिया और झाओ युलान और लिन बाओहे के सुझाव से तुरंत सहमत हो गई। उस शाम न केवल उसे अपने माता पिता की गहरी समझ प्राप्त हुई, बल्कि उसने झो मिकान को भी एक नए नजरिए से देखा। वो उतना दबंग नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। उनकी थोड़ी सिकुड़ी हुई भौं से यह स्पष्ट था कि शादी को स्थगित करने का निर्णय उनकी पसंद का नहीं था, लेकिन चूंकि उसके माता पिता का सुझाव था, इसलिए वो तुरंत सहमत हो गए, जिससे जाने में ही उसके मन में उनके प्रति नापसंदगी कम हो गई। वातावरण में व्याप्त तनाव को भांपते हुए झाओ युशान ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। पकौड़े ठंडे हो रहे हैं, चलो खाते हैं, चलो खाते हैं। झाओ युलान ने झो मिकान की थाली में एक पकौड़ी रखते हुए कहा, शाओ झो, मुझे पता है कि यह फैसला तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन कृपया माता पिता के रूप में हमारे दिल की बात समझो। चुक्सिया अभी बहुत छोटी है, हम निश्चिंत नहीं हो सकते। हम ये सब सचमुच आप दोनों के लिए कर रहे हैं। चुक्सिया अवाक रह गई। उसकी मां बहुत जल्दी ही मान गई थी। पलक झपकते ही युवा जोड़ी में बदल गई थी।
माँ, मैं समझ गया। झाओ युलान द्वारा इस तरह का व्यवहार किए जाने पर झो मिकान को तुरंत एहसास हुआ कि उसका दृष्टिकोण बिल्कुल सही था। जैसे जैसे वह पकौड़ी खाता रहा, उसे ये भी महसूस होने लगा कि रेडियंस होटल में मिलने वाली पकौड़ियों की फीलिंग पहले से कहीं बेहतर होती जा रही है। प्रहार प्रहार, उसी क्षण किसी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। ये कौन है? झो हानलियांग ने पूछा। मैं हूँ, एक तीखे जवाब के साथ दरवाजा खुल गया और एक सुंदर लड़की पकौड़ियों की थाली लेकर अंदर आई। बड़े भाई झो, ये मेरी माँ ने आप लोगों के लिए बनाई है। हमारे पास पहले से ही पकौड़ी है, झो हानलियांग ने हैरानी से कहा। ये पकौड़ी मेरी माँ ने बनाई है। लड़की ने शर्माते हुए मुस्कुराया, पकौड़ी नीचे रखी और जल्दी से बाहर निकल गई। इसका क्या मतलब है? झो हानलियांग ने उलझन में अपना सिर छूते हुए पूछा। डायरेक्टर खाना भेज रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट पकौड़ी भेज रही है, ग्रेट लाइट के कर्मचारी दिन ब दिन और भी उदार होते जा रहे हैं। हे, ज़ेंगमेई ने धीरे से हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि बात यह नहीं है। आपका क्या मतलब है? जब मैं बाहर निकला तो मैंने थोड़ी बहुत गपशप सुनी। उस रिसेप्शनिस्ट वांग किंग को आप पसंद आ गए हैं और वह चाहती है कि आप उसके दामाद बने। किंजू सुबह की शिफ्ट में थी और उसका काम घंटों पहले ही खत्म हो चुका था, तो वह यहाँ क्यों आई? खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। ज़ेंगमेई ने बस इतना ही बताया, बाकी बातों पर उन्होंने स्वाभाविक रूप से कोई चर्चा नहीं की। झो हानलियांग ने गर्व से अपनी भौहें उठाई और कहा, ऐसा लगता है कि भले ही मैं बुरा दिखता हूँ, फिर भी मेरी काफी मांग है। अफसोस की बात है कि मेरे दिल में पहले से ही कोई है और उन्हें निराश होना ही पड़ेगा। तो फिर इसे खुद ही कर लो। माँ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम किस तरह की माँ हो? मुझे सिर्फ इसी के लिए यहाँ बुलाया है। दरवाजा एक बार फिर धमाके के साथ खुला और किंजू, जो अभी अभी निकली थी, दरवाजे पर गुस्से से खड़ी थी। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला शर्मिंदा दिख रही थी, जो दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। किंजू ने उसे एक तरफ धकेल दिया और उसकी निगाहें झो हानलियांग की ओर मुड़ गईं। बड़े भाई झो, जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, मेरी माँ ने मुझे आपके लिए पकौड़ी लाने को कहा। मुझे लगा कि वह बस एक नियमित ग्राहक की देखभाल कर रही थी, लेकिन पता चला कि उसने आज आपको अपने होने वाले ससुराल वालों से मिलते हुए देखा और उससे पहले ही आपसे मिलने का एक कुटिल विचार उसके मन में आ गया। बड़े भाई झो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बेवकूफ लड़की, वांग शियाओ घबराकर अपनी बेटी को खींचकर बाहर ले गई और बोली, तुम क्या बकवास कर रही हो? प्रशिक्षक झो, कृपया उसकी बकवास पर ध्यान न दें। इस लड़की और मेरे बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी और वो मुझे भड़काने की कोशिश कर रही है। उसी क्षण ओल्ड गांव ने भी शोर सुना और जल्दी से वहां पहुंचा। सभी से माफी मांगते हुए वो और वांग शियाओ मिलकर किंजू को वहां से खींच कर ले गए। दरवाजा बंद होने के बाद ज़ेंगमेई ने मुस्कुराते हुए झो हानलियांग को धक्का दिया और कहा, इस लड़की में वाकई एक अलग ही व्यक्तित्व है। भाई झो, आप इस पर विचार कर सकते हैं। बकवास, झो हानलियांग ने उसे घूरते हुए कहा। क्या मैं उस तरह का इंसान हूं जो हर नए चेहरे पर मोहित हो जाता है? उस समय झाओ युलान और ली युआन दोनों के चेहरों पर चिंता के कुछ संकेत दिखाई दिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वांग माँ और बेटी के साथ हुए हंगामे के बाद सभी ने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया और चले गए। झो मिकान ने जाने से पहले सभी को गेस्ट हाउस तक पहुंचाया। उसे रात भर घर पर रहकर अपने माता पिता से भावी ससुराल वालों के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में चर्चा करनी थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें इस साल उसकी शादी न करने के लिए मनाना था। ज़ेंगमेई थोड़ी देर और बैठी रही और फिर चली गई। उसने लिन चुक्सिया और लो शियाओकियों को लाइट बंद होने के आधे घंटे बाद लौटने की अनुमति दे दी। जब घर में सिर्फ परिवार के सदस्य ही बचे, तो चूजिया को आखिरकार वो सवाल पूछने का मौका मिला जो उसे पूरी शाम परेशान कर रहा था। पिताजी, माँ जी, जब आपको पत्र मिला तो क्या आपने लंबे समय तक ये नहीं सोचा कि यह झो मिकान हो सकता है? उसने जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता के बारे में लिखा था, इस उम्मीद में कि शायद उसके माता पिता अनुमान लगा लेंगे। शिया हे, तुमने पूछा नहीं, लेकिन हमें तुम्हें इसके बारे में बताना जरूरी था। जब हमें पत्र मिला तो हमें संदेह हुआ कि यह कमांडर झो का हो सकता है, लेकिन इस पर विचार करने के बाद यह असंभव प्रतीत हुआ। उनके स्तर को देखते हुए उन्हें इतनी जल्दी दुल्हन की आवश्यकता क्यों होगी? बाद में ये सोचकर कि दागान के दादाजी झो परिवार से परिचित हैं, हम ये पता लगाने के लिए उनके घर गए कि क्या कमांडर झो विवाहित हैं। हालांकि आपके दागान के दादाजी ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी शादी हुई थी या नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी सगाई काफी पहले हो गई थी। उन्होंने बताया कि लड़की का परिवार भी सैन्य पृष्ठभूमि से है और उसकी सामाजिक स्थिति कमांडर झो के परिवार के समान है। समय का अनुमान लगाकर उसने यह मान लिया कि कमांडर झो ने तब तक शादी कर ली होगी और यहाँ तक कहा कि अगर उन्होंने शादी नहीं भी की है तो भी यह वह व्यक्ति नहीं हो सकता। दागान के दादाजी ने बताया कि भले ही कुछ परिवारों के विवाह समझौते टूट जाएं, लेकिन झो और ये परिवारों का समझौता नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब ओल्ड मास्टर झो उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने अपने 3 पोते पोतियों और बहू को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के बारे में भी शेखी मारी थी। दोनों बच्चे पहले ही साथ में विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं, अब वे कैसे अलग हो सकते हैं? अगर वे अलग हो जाते तो लड़की अपना चेहरा कहाँ रखती? दागान के दादाजी की बातें सुनकर तुम्हारे पिताजी, चाचा गांगशुन, मोटी चाची और मुझे पूरा यकीन था कि तुम कमांडर झो से शादी नहीं करने वाली हो। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच वही होगा। वैसे चुक्सिया, क्या उसने शादी की और फिर तलाक ले लिया? फिर भी उनकी योग्यताओं को देखते हुए भले ही वे शादीशुदा हों और तलाकशुदा हों, हमारे परिवार के लिए ये काफी होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में सोचना थोड़ा असहज है। जारी रहे। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।